सो हम यहाँ से अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रेस से स्टार्ट करते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंटों को स्ट्रेस बहुत हो जाता है कि सर एग्ज़ाम आ रहे हैं, हमने कुछ नहीं पढ़ा, बुक्स हमारे पास आई नहीं थी, कैसे होगा, क्या होगा, फेल होंगे तो क्या होंगे? कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इग्नू का ही क्यों ना हो, चाहे कहीं का भी एग्ज़ाम हो, सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है जो दिमाग होता है आपका उसको जितना हो सके फ्रेश रखो, बिल्कुल घबराओ मत, जितना बिना घबराए एग्ज़ाम दोगे उतने अच्छे मार्क्स आपके आएँगे। जितना आप दिमाग में बर्डन लेके चलोगे, अरे मैंने तो पढ़ा नहीं था, ये क्वेश्चन आ गया तो मैं कैसे करूँगा, वो क्वेश्चन आ गया तो कैसे करूँगा, मैं तो कुछ पढ़ के नहीं आया हूँ। तो जितना भी आपने पढ़ रखा होगा, जितना भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, वो भी आपके दिमाग से चल जाएगा उस डर के कारण। क्योंकि जो डर है वो उसको भी कवर अप कर लेगा, वो उस पे भी हावी हो जाएगा। ठीक है? तो जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ रखी होगी वो भी सब भूल जाओगे। तो इसलिए सबसे पहले बेफ़िक्र होके जाइए कि भई हमें पूरा पेपर आता है, हमारे 100 मार्क्स आएँगे। इतना कॉन्फिडेंस लेके जाना बहुत ज़रूरी है आपका। कॉन्फिडेंस नहीं लेके जाओगे, डर में रहोगे तो वैसे ही आप सब कुछ भूल जाओगे और मार्क्स भी बेकार आएँगे और फेल भी हो जाओगे। ठीक है? तो सबसे पहले अपना माइंडसेट एकदम अपना रखें पॉज़िटिव कि आपको अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे, आप पास हो जाओगे अच्छे मार्क्स से। ठीक है? तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। और दूसरी बात भई इग्नू के एग्ज़ाम है, ये कोई बहुत ऐसे एग्ज़ाम नहीं है हाई लेवल के जिसमें आपको इतनी घबराने वाली बात है, ऐसे कोई नहीं है इतना हाई लेवल वाले एग्ज़ाम, ठीक है? बहुत ही नॉर्मल एग्ज़ाम होते हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे जो आपने 11th-12th में पढ़ रखे होते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट आपसे यहाँ से भी पूछा जाता है। जैसे आर्ट्स का ही हम उदाहरण ले लें, अगर किसी स्टूडेंट ने हिस्ट्री ले रखी थी 11th-12th में, तो वही सेम टॉपिक्स आपके कॉलेज में भी पूछे जाते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। उसको ही कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। ये नहीं है कि आपने 11th में कुछ पढ़ा था, 12th में कुछ पढ़ा है और सीधे कॉलेज में आके आप कुछ और ही चीज़ पढ़ रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता। वही सारी चीज़ें कैरी फॉरवर्ड की जाती है। कुछ जैसे कुछ पार्ट आपको पढ़ा दिया 11th में, फिर उसका सेकंड पार्ट आपको पढ़ाया जाता है 12th में, ऐसे ही उसका जो थर्ड पार्ट होता है, जो भी आपने हिस्ट्री ले रखा है, जो उसका थर्ड पार्ट होता है, फिर वो आपको कॉलेज में पढ़ाया जाता है। ठीक है? तो जो भी चीज़ें होती हैं, उनको सीक्वेंस वाइज़ पढ़ाया जाता है और सेम ही रहता है, वो रिलेटेबल रहता है। ये नहीं कि बिल्कुल ही एकदम आउट ऑफ द बुक दे दिया या आउट ऑफ द कहीं से दे दिया कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन है कहाँ से। ठीक है? तो ऐसे घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है आपको। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके 11th-12th से रिलेटेड ही होते हैं, उससे बाहर के नहीं होते। और जो जितना हमने आर्ट्स में देखा बाकी भी जितने भी आपके वो हैं स्कूल्स हैं, जितने भी आपके साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, इन सभी में पूरा रिलेटेबल रहता है। जितना आपने 11th-12th में पढ़ा है वही सारी चीज़ें आपकी आगे भी पूछी जाती है आपसे। ठीक है? काफ़ी बार वही सेम क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, जो आपसे 12th के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, वही क्वेश्चन आपके कॉलेज में भी रिपीट होते हैं। ठीक है? बाकी आप सभी के जो एग्ज़ाम है वो 2 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है? तो हम एक-एक करके सारी चीज़ों पे बात करेंगे कि कैसे-कैसे सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं कि भई सबसे पहले जो एग्ज़ाम सेंटर में क्या-क्या चीज़ें अलाउ की जाएगी आपको, ठीक है? पढ़ना-वढ़ना तो बाद की बात है, पहले ये तो पता चल जाए कि अलाउ क्या है, पता चल जाए आप वो चीज़ लेके चले जाओ और वो अलाउ ही ना हो, ठीक है? तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि सर फ़ोन अलाउ है, फ़ोन लेके जा सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि कैलकुलेटर अलाउ है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये कहते हैं सर फ़ोन अलाउ है, फिर हम उनसे पूछते हैं कि फ़ोन क्यों चाहिए आपको एग्ज़ाम सेंटर में? काफ़ी बच्चे बताते नहीं है, लेकिन कुछ-कुछ बच्चे बता देते हैं कि सर हमें जैसे कुछ समझ नहीं आया तो हम फ़ोन से देख सकें। तो पहले हम बता दें आप सभी को कि भई फ़ोन अलाउ नहीं होता आपका एग्ज़ाम सेंटर हॉल में। बाहर तक अलाउ है, आपके जो आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा वहाँ तक अलाउ रहेगा, बट आपका जो हॉल होता है, जिस क्लास में आप बैठोगे वहाँ पर आपको फ़ोन्स अलाउ नहीं किए जाते। या तो आप अपने बैग में रखिए अपने फ़ोन्स को, या जो आपका जो भी कोऑर्डिनेटर होंगे या जो भी आपके वहाँ पर अटेंड कर रहे होंगे, जो भी रिसीवर होंगे, आपको उनको फ़ोन देने होंगे अपने, ठीक है? या किसी टेबल पे रखने होंगे, आप फ़ोन अपने साथ नहीं ले जा सकते। बाहर मत रखिएगा कि आप क्लास से बाहर रख रहे हो अपने फ़ोन बैग में डाल के, भई चोरी-वोरी हो जाती है, तो सारी ज़िम्मेवारी आपकी है, आपको ही अपने तरीके से देखना है, ठीक है? तो इसमें कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर आपका फ़ोन या बुक्स या कुछ भी आपके पैसे या कुछ भी चीज़ या आपका बैग कहीं भी गायब होता है, तो इसमें कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। ठीक है? तो जितना हो सके अपने या तो क्लासरूम के अंदर रखिए, जैसे डेस्क होते हैं आपके पीछे तो सामने फ्रंट साइड पे रख दीजिए, जहाँ पर आपके जो भी रिसीवर होंगे वो आपका बैग सँभाल के रखेंगे, ठीक है? तो जितना हो सके ऐसी चीज़ें कम ही लेके जाइए, जितना हो सके फ़ोन मत लेके जाइए, पैसे-वैसे कम लेके जाइए, 100-200 रुपए जो आपके ऑटो के लगते हैं वही ले जाइए। बाकी कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर हम बहुत दूर से आते हैं तो हमें फ़ोन चाहिए होता है, तो आपको चाहिए होता है कोई बात नहीं आप लेके जाइए, लेकिन वहीं पे टेबल पे रख दीजिएगा, जो भी आपके एग्ज़ामिनर होंगे उनकी टेबल पे रख दीजिएगा या उनको दे दीजिएगा, या बैग एकदम सामने रखिएगा जो आपकी नज़रों के सामने हो। ठीक है? तो ऐसे करके रखिएगा, ये मत कीजिएगा कि कहीं आप
जा रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर के बाहर ही रख दिया अपने बैग, उसमें फ़ोन भी है, उसमें ही पैसे भी है, उसके बाद आपके बैग कोई लेके चले गया गलती से या जानबूझ के, फिर आप पछताएँ, ठीक है? तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि आपको फ़ोन-वोन नहीं लेके जाना है, अगर मजबूरी है, तो जितना हो सके अपने सामने रखिए, नज़रों के सामने, ताकि इन सब चीज़ों की चोरी-चकारी कुछ ना हो, ठीक है? बाकी आती कैलकुलेटर की बातें कि सर हम कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेटर ले जा सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें कैलकुलेटर की आवश्यकता होती है। काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जिनमें नहीं होते, जो नॉर्मली होता है आपका, वो नॉर्मली आप हाथ से भी कर लो या कॉपी में, रफ कॉपी में भी कर लो तो हो जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी में आपको अलाउ किया जाएगा, नहीं। कुछ ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें अलाउ किया जाता है आपका कैलकुलेटर, जैसे बीएससी के भी कुछ में किया जाता है, ठीक है? और भी जैसा आपके अपर जितने भी हैं, उनमें किया जाता है, बट सभी में अलाउ नहीं किया जाता। कहीं आप सोच रहे हो इकोनॉमिक्स में भी कर दिया, कोई ऐसे इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट हो जो ईज़ी हो, उसमें भी अलाउ किया जा रहा है, नहीं, उसमें अलाउ नहीं किया जाता। तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसमें कैलकुलेटर अलाउ है, किसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है और कौन-सा कैलकुलेटर अलाउ है? देखिए, सभी जितने भी पेपर हैं, सभी के लिए नॉर्मल वाला कैलकुलेटर ही अलाउ है, ठीक है? जो एकदम एडवांस वाला होता है, वो यूज़ नहीं कर सकते आप, जो नॉर्मल वाला कैलकुलेटर होता है, वो यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है? जो कैलकुलेटर होगा, वो आपके क्वेश्चन पेपर पे ही मेंशन रहता है। जब भी मान के चलिए आपको पता ना चल रहा हो कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें कैलकुलेटर अलाउ है या नहीं है, तो आप अपने साथ लेके जाइए कैलकुलेटर, ठीक है? उसको बैग में रख के रखिए और अपने जो क्लास है, जो भी रूम है आपका, उसमें बैठिएगा हॉल में। जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आए, तो उसमें ऊपर लिखा रहेगा। अगर उसमें लिखा हुआ है कि हाँ, यहाँ पर कैलकुलेटर अलाउ है आपको, तो सीधे आप उधर जो भी बैठ रखे होंगे, जो भी एग्ज़ामिनर होंगे, उनको बोल दीजिएगा कि सर इसमें कैलकुलेटर अलाउ है, मैं कैलकुलेटर लेके आया हूँ, तो मैं अपने बैग से कैलकुलेटर ले सकता हूँ? तो वो आपको अलाउ कर देंगे, जाके कैलकुलेटर ले लीजिएगा, ठीक है? जहाँ पर लिखा ही ना हो, आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा ही ना हो कि यहाँ इसमें कैलकुलेटर अलाउ ही नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, अपने बैग में ही रहने दीजिएगा, आपको खुद ही वो सॉल्व करना होगा अपने हाथों से या जो भी माइंड से, ठीक है? ओके। और बाकी कुछ स्टूडेंट वॉचेस का भी पूछते हैं कि सर वॉचेस अलाउ है? एग्ज़ाम सेंटर में हम वॉच ले जा सकते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स कैसा ले जा सकते हैं, वो भी हम बता देते हैं। देखिए जो वॉचेस होती है, वॉचेस आप कोशिश कीजिएगा कि नॉर्मल वाली लेके जाएँ, ठीक है? ये नहीं कि आप एकदम स्मार्ट वॉच लेके जा रहे हैं, स्मार्ट वॉच ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, नॉर्मल वॉचेस ले जाइएगा, ठीक है? जितना हो सके नॉर्मल जो क्लासिक वाली आती है आपकी वॉचेस, वो लेके जाइएगा। बाकी ज्योमेट्री बॉक्स ऐसा रखिएगा कि जो विज़िबल हो, जैसे कुछ पाउचेज़ आते हैं बॉक्स के ज्योमेट्री टाइप के जो पाउचेज़ आते हैं ना जिसमें पेन पेंसिल रखते हैं जो ट्रांसपेरेंट होता है जिसमें दिख जाता है कि उसमें कुछ है नहीं ऐसा करके, आप वो ले जाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? बाकी ये चीज़ भी ध्यान में रखिए ऐसा बहुत ही स्ट्रिक्ट मामला नहीं है इग्नू में, ठीक है? वो किसी-किसी सेंटर पे डिपेंड करता है, किसी सेंटर पे ऐसे बहुत स्ट्रिक्ट मामला नहीं होता, वहाँ पर एकदम फ्लेक्सिबल रहता है कि आप जो हार्ड वाली ज्योमेट्री आती है वो भी ले जा सकते हो, पाउच ज़रूरी नहीं है। बट मोस्टली जो सेंटर्स हैं वहाँ पर आपको ऐसी सारी चीज़ें ले जानी है जिससे कोई भी तरह की चीटिंग ना हो सके, ठीक है? तो ट्रांसपेरेंस पे जाइए, स्मार्ट वॉच पे ना जाके क्लासिक वाली वॉच पे जाइए, ठीक है? फ़ोन्स को अंदर जेब में ना रख के उनको भारी बैग्स में रखिए, ठीक है? बाकी इतना टाइट नहीं है रूल्स, आपके नॉर्मल रूल्स हैं, तो ऐसा ये नहीं है कि बच्चे सोच रहे हो कि मम्मी हमारे पापा-मम्मी से बोलने लग जाए कि मम्मी-पापा यहाँ तो ज्योमेट्री ले जाने नहीं देते, यहाँ पर हमें ट्रांसपेरेंट वाला बैग चाहिए, वो पाउच जो आता है वो चाहिए, उसके लिए पैसे दे दो। नहीं, आपको ऐसा कोई इतनी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास है तो लेके जाइएगा। अगर वहाँ पर अलाउ नहीं भी होगा तो आप उसमें से जो भी ज्योमेट्री है उसमें से पेंसिल पेन निकाल लीजिएगा, बाकी ज्योमेट्री बैग में रख लीजिएगा, ठीक है? तो ऐसा कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, जो आपके पास चीज़ है वही लेके जाइएगा। अगर आपके पास दोनों चीज़ हो, मान लीजिए आपके पास ज्योमेट्री भी और वो ट्रांसपेरेंट वाला पाउच भी हो, तो ट्रांसपेरेंट वाला ले जाइएगा, ठीक है? ओके, हमने बता दिया बाकी वाटर बॉटल वॉटल ये सारी चीज़ें ले जा सकते हो आप। कुछ जो सेंटर्स रहते हैं वहाँ पर वॉल पे वॉच रहती है तो आपको अलाउ नहीं किया जाता। बाकी मोस्टली जगह पे अलाउ ही कर दिया जाता है आपको, ठीक है? तो डिपेंड करता है वो जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा वो कितना स्ट्रिक्ट है, कितना नहीं है, ठीक है? ओके, ये सारी चीज़ें हो गई हमारी कि कैसे-कैसे एग्ज़ाम सेंटर में क्या-क्या चीज़ें लेके जानी होती है। टाइमिंग का हमने इसके रिगार्डिंग शायद पोस्ट भी डाल रखा है टाइमिंग का कि आपको 10-15 मिनट पहले ही पहुँच जाना है। 10-15 मिनट जैसे ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे उससे 10-15 मिनट पहले पहुँच जाइएगा, एंट्री दी जाएगी। और जब आपका एग्ज़ाम जब बँट जाएँगे, जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके बाद जब वो बँट जाते हैं सबको सेंड कर दिए जाते हैं, दे दिए जाते हैं। उसके बाद भी आपके पास 15-20 मिनट का टाइम रहता है, बट वो डिपेंड करता है जो भी वहाँ के ओनर होंगे, जो भी सेंटर के कर्ता-धर्ता होंगे,
वही आपको अलाउ कर सकते हैं 15 मिनट बाद अगर क्वेश्चन पेपर बँट गया है तो। ठीक है? तो वो डिपेंड करता है जो भी आपके सेंटर्स होंगे वो अलाउ कर रहे हैं आपको, लेट अलाउ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है? ओके। हाँ, कुछ स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर कौन-सा पेन यूज़ करें? हम जेल पेन यूज़ कर सकते हैं, बॉल पेन यूज़ कर सकते हैं, व्हाइटनर यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते? देखिए, आप पेन कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। आप जेल पेन यूज़ करना चाह रहे हो, बॉल पेन यूज़ करना चाहो, जो भी आपको सही लगे। काफ़ी बार लेकिन ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट कोई ऐसा पेन यूज़ कर लेता है जिसकी रिफ़िल जो होती है, इंक जो होती है, वो काफ़ी मतलब ज़्यादा निकलती है, पेजेज़ के आर-पार हो जाती है, ठीक है? तो ऐसे पेन से थोड़ा अवॉइड ही कीजिएगा, ऐसे पेन को मत लीजिएगा जिनकी रिफ़िल जो है, इंक जो है वो ज़्यादा ही निकलती हो, ठीक है? उनको छोड़ दीजिएगा, बाकी आप कोई से भी पेन यूज़ कीजिए, सारे अलाउ है। बाकी कलर्स का ध्यान रखिएगा, रेड, ग्रीन कलर के मत ले जाइएगा, बाकी ब्लू और ब्लैक ये दोनों आप यूज़ कर सकते हैं पेन, ठीक है? कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि हम ब्लू ही कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। आप ब्लैक भी कर सकते हैं, ब्लू भी कर सकते हैं, जोन-सा आपको सही लगे वो कर सकते हैं। व्हाइटनर के लिए बता देते हैं, देखिए व्हाइटनर अलाउ नहीं होता है आपको, तो जितना हो सके कुछ भी गलती हो जाए, जैसे मान लीजिए कोई वर्ड गलत हो गया, कुछ भी गलत हो गया, तो उसपे सीधे-सा सिंपल सा आपको कट करना है, कभी भी आपको उसपे ट्रिपल-ट्रॉपल करके क्रॉस नहीं करना है, ठीक है? सिंपल सी एक लाइन करनी है, वो भी सीधी लाइन कट, ठीक है? कोई उसमें आपको बहुत ऐसे गोल-गोल करके, घुमा-घुमा के या क्रॉस करके 3-4 बारी क्रॉस करके आपको अपना क्वेश्चन जो आंसर शीट है, उसको खराब नहीं करना है, ठीक है? जितना आप नीट एंड क्लीन रखोगे, उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। जितना आप ऐसे दिखाओगे, जितनी चीज़ें आप अपनी गलतियों को जितना आप हाइलाइट करोगे, उतने बेकार मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है? तो इतनी कोशिश कीजिए कि गलती किसी को पता ही ना चले आपकी। मान लीजिए कुछ गलत भी हो गया आपसे, तो उस वर्ड को काटना भी ना हो आपको तो काटिए मत, उसी के आगे आप सही वर्ड लिख दीजिए, ठीक है? कभी भी ये मत कीजिएगा कि आप उसको पूरा काट के खराब कर देना, अगर काटना भी है तो सिंपल सी एक लाइन कीजिए बस। ज़्यादा आपको उसको खराब करके हाइलाइट करने की ज़रूरत नहीं है कि इस स्टूडेंट ने यहाँ पर गलती कर रखी है जो चेक करके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है? ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। बाकी व्हाइटनर का यूज़ मत कीजिएगा, जो गलत होए सिंपल सा एक टिक मार दीजिएगा, ठीक है? बाकी स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि सर अब एग्ज़ाम आने वाले हैं, क्या हम गेस्ट पेपर ले लें? क्या हम सैंपल पेपर ले लें? क्या हम हेल्प बुक ले लें? इनमें से क्वेश्चन्स आते हैं, नहीं आते? तो देखिए पहली बात जितने भी इग्नू की जो बुक्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो सैंपल पेपर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो गेस्ट पेपर प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको, ये कोई प्रोफ़ेशनल नहीं है, ये कोई राइटर्स नहीं है, ये कोई ऐसे डिपार्टमेंट के हेड नहीं है जिनको बहुत नॉलेज हो इसके रिगार्डिंग, ठीक है? तो इसलिए इन सभी के गेस्ट पेपर, सैंपल पेपर, हेल्प बुक्स ये तीनों की तीनों या इसके बाद भी कुछ चीज़ें आती हो तो वो सारी की सारी चीज़ें बेकार है। इनमें से कुछ नहीं आता क्योंकि जो बना भी रहे हैं उनको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, वो कोई टॉपर नहीं है कि उनको सारी नॉलेज हो कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाएँगे, कौन से नहीं पूछे जाएँगे, ठीक है? तो अगर आप गेस्ट पेपर लेते भी हो तो उसमें से एक क्वेश्चन नहीं आएगा, आप 100% लगा लीजिए। ठीक है? इससे पहले भी जितने गेस्ट पेपर हमें स्टूडेंट सेंड भी करते हैं, बहुत सारे हमारे पास भेजते भी है स्टूडेंट कि सर ये गेस्ट पेपर सही है, इसमें से क्वेश्चन आएगा। तो हम उनको पहले ही बता देते हैं, इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, एक भी क्वेश्चन नहीं आता है आपके गेस्ट पेपर से, ना सैंपल पेपर से, ना हेल्प बुक से। ठीक है? ये सारी बुक्स जितने भी पब्लिशर आपको ये भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ये सभी के सभी फेक्स हैं, इनमें से कुछ नहीं आता है। ठीक है? ये इग्नू के ही कंटेंट को जो इग्नू की बुक्स होती है, उसी के कंटेंट को जो हेडिंग्स होती है, जो टॉपिक्स के जो यूनिट्स की हेडिंग्स होती है, इनको एक क्वेश्चन बना के बच्चों को वो बनाते हैं, उल्लू बनाते हैं, ठीक है? तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर कोई टॉपर हो या जिस स्टूडेंट ने अच्छे से इन बुक्स को रीड आउट कर रखा हो कि इग्नू की बुक्स कैसी होती है और ये जो हेल्प बुक्स होती है, ये कैसी होती है, तो उनको ये सारी चीज़ें पता रहती है कि जो इग्नू में हेडिंग्स दे रखी होती है, वही वहाँ पर जाके क्वेश्चंस में बदल जाती है, ठीक है? तो चैप्टर आपको वही पढ़ना पड़ रहा है, जो आपको इग्नू की बुक्स में पढ़ना पड़ता था। बस बच्चे ये सोचते हैं, अरे यहाँ पर तो क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि जो हेडिंग्स थी, उनको ही क्वेश्चन बना के आपको परोसा जा रहा है, जिससे थोड़ा डिफरेंट लगे इन दोनों चीज़ों में, बट दोनों चीज़ें सेम ही होती है आपकी। वहाँ पर आपको हेडिंग दे रखी होती है कि ये हो गया 2.1 की हेडिंग ये है, 2.3 की हेडिंग ये है। वहीं पर जो हेल्प बुक्स होते हैं उनको क्वेश्चन बना दिया जाता है, वो हेडिंग्स के बदले वहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है। ठीक है? तो थोड़ा दिमाग से चलोगे आप, तो आपके पैसे भी बचेंगे, नुकसान भी कम होगा। ठीक है? ओके, तो हमने बता दिया इन सब से कुछ नहीं आता, तो इनको बिल्कुल बाय मत कीजिएगा। जो भी आपके दोस्त हो, रिलेटिव हों, फ्रेंड सर्कल में जितने भी हों, उन सभी को ये बातें बताएँ, इनमें से कुछ नहीं आता है, टोटली इनमें पैसा बर्बाद मत कीजिए, ठीक है? अब बात आती है सर चलो इनमें हम पैसा नहीं बर्बाद कर रहे हैं, हमारे पास पैसे भी नहीं है इतने और इनमें बर्बाद भी नहीं कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा सर कि भई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है?
अब हम कैसे जानेंगे सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है एग्जाम में, क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं? ठीक है? इसका भी बहुत सिंपल आंसर है आपका। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो होते हैं जो रिपीट किए जाते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? अभी कुछ आपके प्रोग्राम नए-नए लॉन्च हुए हैं। कुछ प्रोग्राम नए लॉन्च हुए हैं, बाकी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, वो ओल्ड ही प्रोग्राम हैं, तो उनके बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है? कुछ जैसे बीसी है, बीसी आपका 2008 से बहुत पहले से चला जा रहा है, उसको उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया जाता है, बट ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो सेम ही रहता है उसका, ठीक है? तो 2008 से चल रहा है, 9, 10, 11, 12 बहुत पुराने-पुराने साल के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं वेबसाइट पे एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट को मिलते नहीं है, तो इसके लिए हमने कुछ चैनल्स भी बना रखे हैं, जैसे क्वेश्चन पेपर का एक चैनल है, एक बुक्स का चैनल है, तो आप उनमें जाके ढूँढ लिया करें, अगर आपको उनमें नहीं मिलते हैं देखिए, हम जितनी हेल्प कर पाते हैं आपकी सभी की उतनी हम करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम सारे 2008 के क्वेश्चन पेपर उठा के वहाँ डाल दें, वो थोड़ा इतना पॉसिबल नहीं हो पाता हमारे लिए। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा शॉर्टकट तरीका निकाला जाए आप सभी के लिए, जिसके लिए आप ईज़िली उन चीज़ों को मतलब उनको एक्सेस कर सको, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन पेपर ढूँढना थोड़ा हार्ड है वेबसाइट में, बट कोशिश करोगे आप तो सारी चीज़ें आसान है। थोड़ा आप पढ़े लिखे हो या आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है आपकी, ठीक है? तो इसलिए उसका ही हमने वहीं से क्वेश्चन पेपर आपके थोड़े बहुत आपको इनमें मिल जाएँगे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगे, ठीक है? तो आप वहाँ से देख सकते हो क्वेश्चन पेपर। अगर वहाँ पे भी क्वेश्चन पेपर आपको ना मिले तो आपके ग्रुप्स बन रखे हैं, ठीक है? टेलीग्राम्स पे आपके सभी प्रोग्राम के ग्रुप बन रखे हैं ए टू ज़ेड। कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसमें टेलीग्राम पे उसका ग्रुप ना हो। हमने जितना हो सकते थे सारे के सारे बना दिया। वो आपके सर्टिफ़िकेट हो, डिप्लोमा हो, चाहे कोई सा भी प्रोग्राम, सभी के सभी प्रोग्राम के बना दिए हैं, ठीक है? तो आप उन प्रोग्राम के ग्रुप्स में भी जाके अपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। तो हम वहाँ पर भी अपलोड करते रहते हैं। बच्चे जो प्रीवियस ईयर के सेशन के बच्चे रहे हैं, जैसे 20 के रहे हैं, 21 के रहे हैं, 22 के रहे हैं, 23 के रहे हैं, जितने भी ये पुराने सेशन के बच्चे रहे हैं ना, वो सारे भी क्वेश्चन पेपर सेंड करते रहते हैं। जैसे उनके क्वेश्चन जैसे अभी मान लीजिए अभी भी एग्ज़ाम होंगे, तो जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे वो एग्ज़ाम की फ़ोटो खींच के वो सेंड करते रहते हैं ग्रुप में, ठीक है? तो आप वो जाके वहाँ से ले लीजिएगा क्वेश्चन पेपर, ठीक है? अपने प्रोग्राम के ग्रुप्स पे। अब प्रोग्राम के ग्रुप्स की लिंक कैसे मिलेगी? एक बारी हम कोशिश करें तो सेंड करने की कोशिश करते हैं आप सभी को। एक बारी वेट कीजिएगा, हम सेंड करने की कोशिश करते हैं आप सभी को। या तो ठीक है, हम देखते हैं अगर हम कर पाएँ तो आप सभी को। ओके, हम एक लिंक दे रहे हैं आपको। इस लिंक पे आप जाइएगा। इस लिंक पे आपको शायद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद एक ऑल प्रोग्राम करके कुछ मिलेगा आपको। ऑल प्रोग्राम पीडीएफ ऐसे करके कुछ मिलेगा। उसमें आप जाओगे तो उसमें सभी प्रोग्राम के ग्रुप लिंक्स दे रखी है। उन ग्रुप्स में जाके आप अपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? जितना हो सके हम स्टार्टिंग के ग्रुप्स में सेंड कर देते हैं, ठीक है? इसमें आपको एक मिलेगी ऑल पीडीएफ ऑल प्रोग्राम करके एक वो होगा पीडीएफ, उसमें चले जाइएगा। उसमें जाओगे ना आप तो वहाँ पर सारे प्रोग्राम के ग्रुप्स मिल जाएँगे आपको, तो उन ग्रुप्स को जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, ऑलमोस्ट हमने सभी में सेंड कर दिया है, तो सारों में ही सेंड कर देते हैं। आप इनमें जाओगे, इनमें आपको बुक्स भी मिल जाएँगी, जो हेल्प बुक्स होती हैं वो सारी चीज़ें भी मिल जाएँगी, गेस्ट पेपर, वेस्ट पेपर सारी चीज़ें इन पे अपलोड रहती है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे खरीदते हैं उनको फिर वो सेंड कर देते हैं, तो आप उधर जाके खुद भी चेक कर सकते हो कि इनमें से कुछ नहीं आता है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। जैसे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएँगे आपको, जो आपके सैंपल पेपर हो गए, बुक्स हो गई आपकी, ये सारी चीज़ें आपको इन ग्रुप्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप ग्रुप से इन सभी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। क्लासेस भी आपकी वहीं पर कंडक्ट करवाई जाती है, तो ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी हो आप, उन ग्रुप्स में जाके अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो आप, ठीक है? ओके, वापस चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। हमने क्वेश्चन पेपर तक आपको बता दिया था। ओके, क्वेश्चन पेपर का हम बता रहे थे आपको। देखिए क्वेश्चन पेपर ही आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? एंड उनमें से जो रिपीट हो रहे हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? अब ये कैसे करना है ये भी चीज़ें हम बता देते हैं। देखिए जो स्टूडेंट्स के जैसे कुछ प्रोग्राम बहुत पुराने वाले हैं, जैसे बीएएम है, जो बीएएम अभी नया रिलीज़ हुआ था 2022 में 24 में ही हुआ था जनवरी में, ठीक है? लेकिन इससे पहले इसका कोड चलता था बीएजी,
ठीक है? बीएजी करके कोड था, ये दोनों कोड सेम ही है, बस इनके नामों में डिफरेंट किया गया है और जो सब्जेक्ट की संख्या है, कभी 2, 3, 4 वो कर दी गई है, बाकी जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट है, वो डिट्टो सेम है। ठीक है? तो आपको ये नहीं सोचना कि हमारा बीएएम है, तो इसके क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ही नहीं है, इन सभी के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट का हम साइट शायद दे पाते, लेकिन अभी नहीं दे पाएँगे क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाएगा सभी जितने भी ग्रुप्स हैं, उन सभी में लिंक्स पहुँचाने में। तो आप क्या कोशिश कीजिएगा, आप जाइएगा गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके लिखिए इग्नू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या लिख दोगे आप इग्नू क्वेश्चन पेपर, ये भी लिख दोगे तो आपके सामने एक साइट ओपन होगी, उस साइट पे जाओगे आप तो वहाँ से जाके आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर आपको सेशंस दे रखे होंगे, दिसंबर 2024 दे रखा होगा, ऐसे-ऐसे करके बहुत सारे सेशन दे रखे होंगे, जो प्रीवियस ईयर दिसंबर 2024 नहीं दिया होगा, जून 2024 दिया होगा आपको या जो उससे पहले के जो सेशंस रह रखे हैं उनको सेशंस दे रखे होंगे आपको, ठीक है? तो वहाँ से जाके आप उनको क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हो। फिर क्वेश्चन पेपर को जब डाउनलोड कर लो तो पहले तो आप कोशिश कीजिएगा 6-7 साल 6-7 तो चलो ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। जो नॉर्मल स्टूडेंट है जो अच्छे नंबर लाना चाहता है 70-80 तो उसके लिए 5-6 साल इनफ है, 5-6 साल इनफ मान के चलिए। 5-6 साल इनफ 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर लीजिए, सारे क्वेश्चन पेपर एक साथ रखिए, 2021 का हो गया, 20 का, 21 का, 23 का, ऐसे-ऐसे करके सारे क्वेश्चन पेपर एक साथ रखिए। उसमें देखिए कौन-कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो रहे हैं। जो पूछे गए थे जैसे मान लीजिए एक कोई क्वेश्चन दिसंबर 2020 में पूछा गया था, वही क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन दोबारा आपका जून 2023 में पूछा गया है, ठीक है? तो ऐसे जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। उन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको, ठीक है? वो आप एक बारी उनको अच्छे से पढ़ेंगे, उनको अच्छे से रीड आउट करेंगे, तो वो आपके लिए सबसे बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि वो उनके चांसेस बहुत रहते हैं रिपीट होने के। ठीक है? तो अगर किसी स्टूडेंट का प्रोग्राम 2008 से चल रहा है, 10 से चल रहा है, 11 से चल रहा है, तो उनके लिए तो कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लें, रिपीटेड क्वेश्चन देख लें और उनको ही पढ़ के जाएँ, पूरे 100 के 100 मार्क्स लेके आ सकते हैं वो। ठीक है? क्योंकि भई जो आपके क्वेश्चन्स होते हैं, वो लिमिटेड ही होते हैं। ये नहीं है कि हर साल जो भी एग्ज़ाम सेट करता है, वो हर साल आपके लिए नया क्वेश्चन बना रहा है, इतना कोई कैपेबल नहीं होता और जो आपका सिलेबस है, वो सेम ही रहता है। बहुत सारी बुक्स का, जैसे हम बता रहे हैं एमएसओ है आपका, एमएसओ एक मास्टर्स का प्रोग्राम है, मास्टर्स ऑफ सोशियोलॉजी, ये आपका बहुत पहले से है, 2008, 9, 10 ये सारे इतने सालों से पहले से है। ठीक है? अगर जो स्टूडेंट इन पुराने क्वेश्चन पेपरों को उठा ले 2008, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये जितने भी क्वेश्चन पेपर अगर कोई स्टूडेंट उठा ले और उसमें से रिपीटेड क्वेश्चन देख ले और उसका ही आंसर लिख के उसको ही अच्छे से रट्टा मार ले, याद कर ले, समझ ले, पढ़ ले, तो वो पूरे आराम से 100 मार्क्स लेके आ सकता है एग्ज़ाम में। क्योंकि उससे बाहर कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। वही सेम क्वेश्चन आपसे अभी भी पूछे जाएँगे, जो पिछले साल पूछे गए थे, उससे पिछले से पिछले, 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 ठीक है? कोई उसमें बदलाव नहीं होते, इस बात को ध्यान में रखा करें हमेशा। क्या है ये नहीं कि हर साल आपके लिए कोई नया क्वेश्चन बनाते हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं बनाता। स्टार्टिंग के जो 5-6 साल रहते हैं, उनमें ही नए क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद नए क्वेश्चन नहीं बनते, वही क्वेश्चनों को रिपीट किया जाता है। ठीक है? तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हैं, उनको अच्छे से रीड आउट कर लेते हैं, आपके 100 मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है? अब कर लेते हैं न्यू प्रोग्रामों की बात, कि भाई न्यू प्रोग्राम है हमारा तो सर, हमारी तो जो क्वेश्चन पेपर है वो आए नहीं है क्योंकि इससे पहले कोर्स जो था वो इग्नू में था ही नहीं, तो इसके कभी क्वेश्चन आए नहीं, इसके कभी एग्ज़ाम हुए नहीं। तो हम क्या करें सर? देखिए, आपके लिए भी इग्नू ऐसा नहीं है कि इग्नू एकदम आपके लिए कोई सुविधा नहीं देता, इग्नू आपके लिए भी सुविधा देता है। आपके लिए इग्नू क्या करता है, आपके जो असाइनमेंट होते हैं ना, असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर, उन्हीं को सेम टू सेम, कभी-कभी सेम ही या उसमें से 99% क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम में भी दिए जाते हैं और ईज़ी बनाया जाता है आपका क्वेश्चन पेपर, ठीक है? तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। जो भी न्यू प्रोग्राम के स्टूडेंट रहते हैं, उनके लिए ईज़ी बनाया जाता है क्वेश्चन पेपर एंड कोशिश की जाती है कि जितना हो सके आपके असाइनमेंट से रिलेटेबल रखें या उसमें से ही क्वेश्चनों को दोबारा आपके एग्ज़ाम में भी डाल दिया जाए, ठीक है? लेकिन जिनके सेशन एक सेशन बन चुका है, जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का प्रोग्राम जैसे बीएएम है, मान लीजिए बीएम का मान लीजिए कि बीएम जो क्वेश्चन ये प्रोग्राम था बीएएम, ये आपका जुलाई 2023 में आया था, ऐसा मान लीजिए, ठीक है? जुलाई 2023 में आया था, तो इसके एक बारी जून में एग्ज़ाम हो गए हैं और अब एक बारी दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाले थे, ठीक है? तो 2 एग्ज़ाम एक एग्ज़ाम हो चुका है, दूसरा एग्ज़ाम अभी होने वाला है। तब क्या होता है, तब आपको प्रीवियस ईयर के जो जून में एग्ज़ाम हुआ है, उसके ही देखने होते हैं, अगर आपके पास एक सेशन का भी प्रीवियस ईयर है,
ठीक है? तो आपको वही देखना होता है। अगर आपके पास कोई भी सेशन नहीं है, पहली बार ही आप उसके एग्ज़ाम देने जा रहे हो इग्नू में, तो जो इग्नू होता है वो कोशिश करता है कि एग्ज़ाम को ईज़ी बनाया जाए और जो आपका असाइनमेंट है उसमें से ही क्वेश्चन लिए जाएँ, ठीक है? तो आप क्वेश्चन पेपर आपके पास नहीं है तो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर देखिए, उनको ही अच्छे से रीड आउट कीजिए, उनके क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है? बाकी जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं जिनके पहले भी जो एग्ज़ाम हो रखे हैं इस प्रोग्राम के, तो उनके लिए भी असाइनमेंट बहुत हेल्पफुल रहते हैं क्योंकि असाइनमेंट से भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो असाइनमेंट भी रीड आउट किया करें और क्वेश्चन पेपर भी रीड आउट किया करें, ठीक है? क्योंकि ये दोनों आपने अगर कर लिए, इनको रीड कर लिया इन दोनों को, तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? तो इसलिए जितना हो सके इन पे फ़ोकस करें, आपको कोई स हेल्प बुक लेने की, गेस्ट पेपर लेने की, सैंपल पेपर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इनको ही पढ़ना होता है, इसमें से ही क्वेश्चन आता है, इसमें से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाता आपका, ठीक है? जिनके पहले से प्रोग्राम है 2020 इससे पहले से 19, 18, 20 इन सभी में पहले भी रहा है ये प्रोग्राम, तो उनके लिए तो बहुत ईज़ी है, वो पूरा क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर से ही आता है, बाहर से कुछ नहीं आता, ठीक है? ओके, अब हम बात कर लेते हैं जैसे सर हमने क्वेश्चन भी ढूँढ लिए, हमने देख लिया कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हमें पता चल गया ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। बट सर अब इसके आंसर कैसे ढूँढे? ठीक है भाई, आंसर भी ढूँढना बता देते हैं। देखिए इनके आंसर आपको बुक्स के अंदर ही मिलेंगे, ठीक है? बुक से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता, बुक्स के अंदर से ही आता है। तब क्या करना होता है आपको? सिर्फ क्वेश्चन पेपर देखिए, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखिए क्या है, उसके कीवर्ड्स क्या है, क्वेश्चन की कीवर्ड्स क्या हैं। जैसे कुछ पूछ लिया गया आपके जैसे कोई भी पूछे कुछ भी सिलेबस में से कुछ भी पूछ लिया जाए तो उसमें से कुछ ना कुछ कीवर्ड रहता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी के बारे में कुछ आ गया कि महात्मा गांधी की जीवनी बताइए, महात्मा गांधी के बारे में कुछ लिखिए, ठीक है? तो इससे रिलेटेड आपका एक चैप्टर होगा आपकी बुक में महात्मा गांधी करके, तो आपको यही देखना है। जो उस पूरे क्वेश्चन का मेन वर्ड था वो था महात्मा, महात्मा गांधी उसका मेन वर्ड था क्वेश्चन का पूरा, ठीक है? तो आपको वही चीज़ ढूँढनी है कि महात्मा किस चैप्टर में, अगर हो सकता है वो पूरा चैप्टर ही एक महात्मा नाम से हो या हो सकता है किसी चैप्टर के कोई यूनिट में एक महात्मा नाम का टॉपिक हो, ठीक है? तो ऐसे ही होता है, आपको जो क्वेश्चन होता है उसमें से आपको कीवर्ड ढूँढना होता है कि इसका जो मेन है, जो मेन क्वेश्चन क्या है इस क्वेश्चन का? क्या है, क्या कहानी, क्या कुछ भी पूछा जा रहा है वो सब नहीं देखना, मेन आपको वर्ड ढूँढना है, मेन है इसमें महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी आपको अपने चैप्टरों में ढूँढना है कि महात्मा गांधी है कहाँ? जैसे ही आपको महात्मा गांधी मिल जाए वहीं पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है? और इसका एक और ईज़ीएस्ट तरीका हम बता देते हैं आपको, आप इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर उठाया करें इंग्लिश मीडियम के, ठीक है? इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन पेपर उठाएँ, इंग्लिश मीडियम का स्टडी मटेरियल उठाएँ आपका जो ऑनलाइन पीडीएफ वाला होता है, ठीक है? जो हार्ड कॉपी होते हैं उसमें तो आप थोड़ा ढूँढना मुश्किल रहेगा आपके लिए। जो बच्चों को ज़्यादा नहीं नॉलेज है, ज़्यादा नहीं ढूँढ पाते उनके लिए और ईज़ीएस्ट तरीका बता रहे हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन पेपर है उसमें से क्वेश्चन को कॉपी कीजिए, सिंपली जाके जो इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ है उसको ओपन कीजिए, सर्च का ऑप्शन रहता है, हर जितने भी पीडीएफ के सॉफ्टवेयर रहते हैं उनमें सर्च का ऑप्शन रहता है, उस सर्च पे जाके पेस्ट कर दीजिए वो क्वेश्चन, ठीक है? वो कभी-कभी एज़ इट इज़ जो क्वेश्चन होता है सेम टू सेम क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है वही आपका स्टडी मटेरियल में भी मिल जाता है, डिट्टो सेम। एक शब्द ना वहाँ ना एक शब्द वहाँ, सेम का सेम शब्द आपके जो होते हैं वो सारे वही मिल जाएँगे। तो आप सर्च करोगे तो वहाँ से आपको पूरा पता चल जाएगा कि एक क्वेश्चन जो है किस टॉपिक से आया है, किस यूनिट से आया है, किस ब्लॉक से आया है, ठीक है? तो ये बहुत आसान तरीका है आपका। ऐसे ही आपके असाइनमेंट का भी होता है। स्टूडेंट कहते हैं सर हमने क्वेश्चन तो कर लिए लेकिन इसके आंसर कहाँ से मिलेंगे? आंसर जितने भी हैं सारे के सारे आपके बुक्स में ही रहते हैं। बस आपको सर्च करनी है, ढूँढने की ज़रूरत है। अगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, तो हिंदी मीडियम वाले भी स्टूडेंट थोड़ा दिमाग लगाइए। जो इंग्लिश मीडियम के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको निकालिए, उनमें से जो क्वेश्चन है उनको कॉपी कीजिए और सीधे इंग्लिश मीडियम के ही पीडीएफ में जाके सर्च कीजिए। क्योंकि जो हिंदी मीडियम के पीडीएफ होते हैं वो कॉपी नहीं हो पाते हैं, जो हिंदी मीडियम के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो कॉपी नहीं हो पाते हैं, ठीक है? इसलिए आपको इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन पेपर और इंग्लिश मीडियम के जो स्टडी मटेरियल है, जो बुक्स हैं उनको रेफर करना है रादर देन हिंदी मीडियम, क्योंकि हिंदी मीडियम का टेक्स्ट कॉपी नहीं हो पाता है, ठीक है? अभी इतना डेवलप नहीं हो पाया है जो भी हमारा सर्वर है, तो इसलिए वो कॉपी नहीं हो पाएँगे आपके, सिर्फ़ इंग्लिश मीडियम के हो पाएँगे। इंग्लिश मीडियम में आप ढूँढ लोगे कि बुक्स में कौन से चैप्टर पे कौन-सा है, तो सिंपली आपको फिर हिंदी वाले में चले जाना है। जैसे मान लीजिए कोई पता चला आपको क्वेश्चन के 9th यूनिट से पूछा गया है, यूनिट नंबर 9 से पूछा गया है, 12 से पूछा गया है, तो हिंदी में भी तो सेम वही है ना, बस आपकी लैंग्वेज चेंज है। है तो सेम चैप्टर वही, बस लैंग्वेज वहाँ पर इंग्लिश में लिख रखा है, वहाँ पे हिंदी लिख रखा है।
ठीक है? तो जैसे ही आपको पता चल जाए ये इतने-इतने पॉइंट्स है, 2.1 से पूछा गया है, तो हिंदी में भी आपको वहीं पे जाना है, 2.1 ढूँढिए, ऐसे मिल जाएगा। ठीक है? तो बहुत ईज़ी है आपको आंसर निकालना। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। ठीक है? तो इन सबको खरीदिएगा मत। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी हमने बता दिया कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे रि निकलते हैं और यही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है? अब इसके बाद आते हैं कि भाई सर हमने आंसर भी देख लिया, आंसर भी मिल गए, सब मिल गया हमें। अब हम प्रैक्टिस कैसे करें इसकी? हमें कैसे पता चलेगा कि और कोई स्टूडेंट ये भी कहते हैं सर हमारी हैंडराइटिंग बेकार है, सर हम बहुत धीरे लिखते हैं, हम जल्दी लिख नहीं पाते, तो इसकी क्या करें? इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए क्या करें? तो इन सभी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आपके पास सबसे अच्छा और बेहतर तरीका रहता है इन सब की प्रैक्टिस करना। राइटिंग प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो राइटिंग प्रैक्टिस के बिना आप उसको क्लियर नहीं कर सकते हो। अब देखो इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं राइटिंग प्रैक्टिस के। राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब होता है आपका मान लीजिए आपने 3-4 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए। 3-4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए कि आपको लगता है कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाने की गारंटी है एग्ज़ाम में, ठीक है? तो वो 3-4 क्वेश्चन को लीजिए, उनको डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली लिख-लिख के एक बारी अच्छे से उसको याद कीजिए, पढ़िए, समझिए, फिर कॉपी बंद कीजिए, फिर खुद लिखना उसका क्वेश्चन लिखिए पहले ऊपर, फिर उसका आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए, आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। फिर दोनों को मैच कीजिए कि कितना आपने डिट्टो लिखा है, कितना गलत लिखा है, कहाँ पर गलती हुई है। गलती हुई है तो उसको काटिए, उसको अंडरलाइन कीजिए और फिर दोबारा बुक बंद करके उसको रीड आउट कीजिए कि आपकी कहाँ पे गलती हुई थी, उसको पढ़िए, उसको दोबारा से दिमाग में बिठाएँ। तो जब आपको लगे कि हाँ, अब मुझे अच्छे से याद हो गया है, तो दोबारा बुक को बंद कीजिए, दोबारा एक क्वेश्चन लिखिए और उसका आंसर लिखिए अपने आप। ठीक है? जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, वो दिमाग में आपके आंसर एकदम चिपक जाता है। तब आपको ना उसमें सोचने की ज़रूरत होती है, ना पढ़ने की ज़रूरत होती है। अगर आप उसको आँख बंद करके भी लिखोगे ना, तब भी आप एकदम एग्ज़ैक्ट आंसर लिखाओगे। ठीक है? ये होता है आपका प्रैक्टिस क्योंकि जब आप लिखते हो किसी चीज़ को, पहली तो आपकी आँखें होती हैं, आँखें उस चीज़ों को सारा नोटिस कर रही होती है कि आप कौन-सा अक्षर कैसे लिख रहे हो, क्या-क्या लिख रहे हो, आँखें आपकी सारी चीज़ें नोटिस करती है। जो आपका हाथ होता है, हाथ को भी प्रैक्टिस हो जाती है, वो आंसर लिखते-लिखते। आंसर को पता हाथ को भी पता चल जाता है, ये शब्द इधर आएगा, ये शब्द ये आएगा, ये शब्द ये आएगा, ठीक है? अगर आप वो चीज़ बोल के भी कर रहे हो, तो आपको मुँह को भी याद हो जाएगा, आपके मुँह को भी अच्छे मुँह ज़बानी याद हो जाएगा आपको आंसर और आपके कानों को भी याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है? तो आंसर राइटिंग बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। अगर आप इन सारी चीज़ों से अपने एक आंसर को याद करोगे ना, आप वो पूरी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते हो। आप आँखों से भी याद कर रहे हो, आप मुँह से भी याद कर रहे हो उसको, आप कानों से भी सुन रहे हो उस आंसर को, आप हाथों से भी लिख रहे हो उस आंसर को। तो ये सारी चीज़ें जब आप एक साथ करते हो, तो वो आपका जो आंसर है, वो पूरी लाइफ़ टाइम आपको याद रहता है, वो कभी दिमाग से जाता नहीं है। ठीक है? तो जितना आप आंसर को प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो आप उसमें इतने अच्छे हो जाओगे कि जो आंसर बुक में लिखा होगा या जो आंसर आपने ढूँढा होगा, वो डिट्टो सेम आप उसको बुक को बंद करके लिख पाओगे, आँख बंद करके भी डिट्टो सेम आप लिख पाओगे। ठीक है? तो उसमें फिर चांसेस ही नहीं रहते आपके कोई मार्क्स कटें। ठीक है? अगर आप डिट्टो सेम आंसर वही लिख रहे हो, बिना कोई मिस्टेक के, बिना कोई गलती के, बिना कोई मिस किए पॉइंट के, आप कोई लाइन भूल गए या आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर लिया, कुछ भी आप ऐसे बिना गलती के आप एकदम डिट्टो सेम लिख रहे हो आंसर, तो आपके मार्क्स कहाँ कटेंगे? ठीक है? मार्क्स उन्हीं स्टूडेंट के कटते हैं तो जो स्टूडेंट पॉइंट भूल जाता है या जो स्टूडेंट कुछ गलत लिख देता है, ठीक है? मार्क्स उन्हीं के कटते हैं। अगर आपने डिट्टो सेम आंसर लिखा तो मार्क्स क्यों कटेंगे आपके? ठीक है? तो ये तरीका होता है अच्छे जो स्टूडेंट होते हैं ना टॉपर्स स्टूडेंट वो ऐसे करते हैं। वो प्रैक्टिस करते हैं आपकी, ये नहीं कि वो बस पढ़ के सीधे एग्ज़ाम देते हैं, वो पढ़ के एग्ज़ाम नहीं देते, वो प्रैक्टिस करते हैं, आंसरों को लिखते हैं, तो उनके दिमाग में वो आंसर बैठ जाता है। दिमाग में आंसर बैठने के बाद आपकी जो हैंड की जो स्पीड होती है, वो भी तेज़ होती है। अब स्लो कैसे होती है हम बताते हैं, देखिए जब आप एग्ज़ाम में देने जाते हो एग्ज़ाम, वहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको। आप कहते हो ये मैंने पढ़ा तो था क्वेश्चन लेकिन यार इसका मुझे 1 पॉइंट याद नहीं आ रहा, इसके मैंने 5 पॉइंट पढ़े थे, एक 4 ही पॉइंट याद आ रहे, 1 पॉइंट इन सब सोचने में ही आपका टाइम बर्बाद होता है। इसलिए जो आपकी स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। आप या तो आपको थोड़ा-थोड़ा याद आ रहा था तो थोड़ा-थोड़ा लिखते हो, फिर भूल जाते हो बीच में कि अरे यार इसके आगे क्या था, इसके आगे क्या था? फिर सोचने में जो टाइम बर्बाद होता है इसलिए जो आपकी राइटिंग स्पीड है वो स्लो हो जाती है। अगर आपको वो जो आंसर है वो मुँह ज़बानी, आँख ज़बानी, हाथ ज़बानी सब अच्छे तरीके से याद हो, तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सीधे आपने आँख बंद करी या आपको कुछ सोचना ही नहीं है, वो अपने आप लिखता जाएगा हाथ। अपने आप लिखते, तब ऐसे स्टूडेंटों की हाथ की स्पीड तेज़ होती है। ठीक है? और जो स्टूडेंट कहते हैं सर हम क्वेश्चन नहीं कर पाए, हम 5 क्वेश्चन नहीं कर पाए, आप इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको सारे आंसर नहीं आते होते हैं। ठीक है? तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे इससे बहुत फ़ायदा होता है। एक तो आपके हाथ की स्पीड बढ़ती है कि आंसर आपको मुँह जुबानी याद है तो आप धड़ाधड़ लगते हो बिना किसी सोचे हुए।
तो जितना जल्दी आप आंसर लिखोगे उतना जल्दी आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होगा। काफ़ी बच्चे इसलिए ही रह जाते हैं क्योंकि वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। कहते हैं सर हमने पूरा हम कोशिश कर रहे थे बट लिख ही नहीं पाए, टाइम ही ओवर हो गया। तो जब तक आप उन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका हाथ तेज कैसे होगा? इसलिए आंसर राइटिंग करना बहुत ज़रूरी है। जितना आप आंसर राइटिंग करोगे आपका जो हाथ है वो प्रोफेशनल होता जाएगा। वो सारी चीज़ों को समझ लेगा, ठीक है? अब यही चीज़ आपकी जो राइटिंग जैसे कहते हैं साफ राइटिंग नहीं है, गंदी राइटिंग है, ये चीज़ उसमें भी काम आएगी आपकी। एक तो आपकी स्पीड बढ़ा रही है ये, एक आपको आंसर याद करवा रही है, तीसरा आपकी जो राइटिंग है वो भी सुधारेगी। जितना आप लिख के प्रैक्टिस करते हो शब्दों को लिखना, कोई भी हो गया ए, बी, सी हो गया या अ, ख, ग, घ हो गया, जो भी हो गया आपका, जितना आप शब्दों को लिखते हो उतनी आपकी जो स्पीड है वो बढ़ती है और राइटिंग होती है वो अच्छी होती है। ठीक है? जो स्टूडेंटों की जिनकी भी स्टूडेंटों की गंदी राइटिंग हो, पहली बात तो देखिए ये इफ़ेक्ट करती है। कोई कहता हो कि इफ़ेक्ट नहीं करती, ऐसा नहीं होता। सबका माइंडसेट सेट नहीं होता, जैसे हमारा माइंडसेट है, हमें कोई वो नहीं होता कि हम जैसे कभी भी हमारे पास कोई कॉपी आती है, तो हम ये नहीं देखते कि किस स्टूडेंट की हैंडराइटिंग अच्छी है, किसकी बेकार है, किसने कैसा लिखा है, किसने कैसा नहीं। ऐसा हम नहीं देखते, कौन-सा मीडियम का स्टूडेंट है, कोई हिंदी मीडियम का है, कोई इंग्लिश का है, ऐसा कुछ नहीं देखते हम। हम अपने हिसाब से चेक करते हैं, जैसा हमें समझ में आता है, जितना अच्छा लगता है। काफ़ी चेकर ऐसे भी होते हैं जो मोस्टली मान के चलिए काफ़ी, ठीक है? मोस्टली जो चेकर्स हैं वो आपकी राइटिंग पे बहुत डिपेंड करते हैं, ठीक है? कि आप स्टूडेंट ने लिखा कैसा है, कि उसने प्रेज़ेंट कैसे किया है। क्योंकि देखिए पहली बात तो जो चेकर होते हैं वो आपको जानते नहीं है कि कौन स्टूडेंट है, कैसा पढ़ता है, कैसे। तो वो पहली बात जब आपका जो वो कॉपी देखते हैं तो वो एक माइंडसेट बनाते हैं कि स्टूडेंट कितना है, ये कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है या ये कोई फेलियर बच्चा है या कोई बैंक बैचर बच्चा है या ये कोई टॉपर बच्चा है। वो कॉपी देख के ही समझ लेते हैं कि हाँ, ये बच्चा बहुत अच्छी राइटिंग है, एकदम टू द पॉइंट आंसर लिखा है, तो ये क्लास का टॉपर है। तो वो उस हिसाब से ही आपको नंबर देते हैं बिना आपका आंसरों को पढ़े हुए। ठीक है? तो अगर आपने ये सारी चीज़ें फ़ॉलो कर रहे हो तो आपको आसानी से पासिंग मार्क्स से बहुत ज़्यादा ला सकते हो अगर आपने ना पढ़ा हो। अगर आपने पढ़ रखा हो तब ये सारी चीज़ें आप फ़ॉलो कर रहे हो तो आपके 100 मार्क्स पूरे के पूरे आएँगे, कहीं भी आपके कम नहीं कटेंगे आपके मार्क्स, ठीक है? तो ऐसा ही होता है, जब भी किसी चेकर के पास कॉपी जाती है, वो आपकी हैंडराइटिंग देखता है, कि बच्चे ने हैंडराइटिंग कैसे लिखी है। अरे! इस बच्चे की तो हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, तो इसका मतलब ये कभी घर में प्रैक्टिस ही नहीं करता है आंसर की। अगर ये प्रैक्टिस नहीं करता है, तो इसका मतलब ये पढ़ने वाला नहीं है। उनके दिमाग में ऐसे ही बैठ जाता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती है। जितना आप जो उसके जो चेकर होता है, उसके माइंड के साथ खेलोगे ना, उतना अच्छा आप उससे निकल सकते हो आराम से, ईज़िली उनको आउट कर सकते हो। ये नहीं कि आप उनको बेकार हैंडराइटिंग में दे रहे हो, सारी चीज़ें बेकार दे रहे हो, कट-कुट करके दे रहे हो, कोई हेडिंग नहीं, कोई नहीं, तो वो आपको वही सोचेगा कि ये कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पढ़ता नहीं है, बस कहानी लिख के आया है। ठीक है? आपको प्रेज़ेंट ही ऐसा करना है कि आप एक क्लास के टॉपर हो। आपको नीट एंड क्लीन लिखने की कोशिश करनी है, आपको आंसर को टू द पॉइंट लिखना है, जितना हो सके आंसर को अच्छा लिखने की कोशिश कीजिएगा, तो ही वो सोचेगा जो चेकर होंगे वो तभी आपको सोचेंगे कि हाँ, ये क्लास का टॉपर है, ये बच्चे में बहुत ज्ञान है, तो इसको हम पहले ही 15-15, 20-20 मार्क्स दे के चलते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है, आपका मीडियम भी बहुत इम्पोर्टेंट करता है। जो ये आपका हिंदी मीडियम हो गया, इंग्लिश मीडियम हो गया, ये भी बहुत आपके मार्क्स काटता है, ठीक है? जैसे आपको कहा जाता है कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, बट होता है। ये हमें भी पता है, ये सभी को पता है, तभी ये बात हाइलाइट की जाती है कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं, उनके साथ भेदभाव होता है, क्योंकि होता है, ये चीज़ होती है। और ये बहुत सारे ऐसे देखो जैसे हमने अपना बताया कि हम एक ऐसे चेकर हैं जो ये सब भाई भेदभाव नहीं करते कि कौन-सा स्टूडेंट किस मीडियम का है, किस स्टूडेंट ने अच्छा लिखा है, किसने बेकार लिखा है, हम ये सारी चीज़ें नहीं देखते। हम ये देखते हैं जो चीज़ आंसर में पूछी गई वो स्टूडेंट ने लिखी है, नहीं लिखी है। अब किसी स्टूडेंट का लिखने का तरीका अलग होता है, किसी स्टूडेंट का मीडियम अलग होता है, बट बात तो एक ही लिखी है ना हमने। बट सभी चेकर्स हमारी तरह नहीं सोचते हैं। सभी चेकर जो मोस्टली चेकर्स होते हैं वो मीडियम पे बहुत डिपेंड करते हैं कि भाई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, ये तो कम पढ़ने वाला होगा, इंग्लिश मीडियम का है तो ये ज़्यादा पढ़ने वाला है, तो उनको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। हिंदी मीडियम में कम पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो उनको कम मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है? ऐसे ही आपका जो हमने राइटिंग का बताया आपको कि राइटिंग अच्छी है तो पढ़ने वाला बच्चा है, राइटिंग बेकार है तो ना पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बहुत डिपेंड करती है और ये मोस्टली चेकर होते हैं। ऐसे जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जैसे आपके कोई सीबीएसई के एग्ज़ाम हो गए, जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते हैं या यूपीएससी के एग्ज़ाम हो गए, जैसे हाई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं ना, वहाँ पर ऐसा भेदभाव थोड़ा कम हो रहता है।
लेकिन जो ऐसे एग्ज़ाम रहते हैं छोटे-मोटे जैसे 8th 9th क्लास के हो गए या आपके कॉलेजेस के एग्ज़ाम हो गए, इनमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट होती है क्योंकि यहाँ के जो चेकर्स होते हैं वो हाई लेवल, हाई क्वालिटी के नहीं होते हैं, ठीक है? कहीं आप सोच रहे हो बहुत हाई लेवल के चेकर्स बिठाए जा रहे हैं जो ऐसे भेदभाव नहीं करते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर ऐसे ही चेकर बैठे रहते हैं जो भेदभाव करते हैं, जिनके दिमाग में पहले से माइंडसेट ऐसा रहता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें दिमाग में लेके चला करें। जितना अच्छा लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। इसके आगे हम अभी और भी चीज़ें बताएँगे आपको कि आंसर राइटिंग कैसे करना है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो उसमें उस चीज़ को और अच्छे से बताएँगे आपको, ठीक है? ओके। बाकी हमने कैलकुलेटर का बता दिया, आंसर राइटिंग पे आ जाते हैं। चलो आंसर राइटिंग के बारे में अब हम थोड़ा क्लियर करते हैं कि भाई आंसर राइटिंग कैसे करनी है एग्ज़ाम में। कि सर हमने आंसर भी लिख लिए, उसके आंसर भी ढूँढ लिए, आंसर भी अब हमें पता है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर है। अब लिखना कैसे है एग्ज़ाम में? कि हमारे पास आंसर शीट आ गई, अब हम लिखें कैसे? उसको प्रेज़ेंट कैसे करें कि भई जो चेकर है वो देख के ये समझे कि हम टॉपर हैं क्लास के। बल्कि हमें उसको इतना जितना जो टॉपर होता है उतना ज्ञान ना हो, लेकिन लगे ऐसा कि हम टॉपर हैं क्लास के। अब ये कैसे करना है ये भी हम बता देते हैं। इसको कहते हैं स्मार्ट जो बच्चे होते हैं ना, जो स्मार्ट तरीके से स्टडी करते हैं, स्मार्ट स्टडी। ये नहीं कि आप सिर्फ रट्टा मार रहे हो, आप बुक्स को पढ़ रहे हो, इतना सारी बुक्स पढ़ रहे हो, पूरा आपने एकदम अच्छे से बुक्स को पढ़ लिया, लेकिन आपको आंसर लिखने का तरीका नहीं आता, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना आपको। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बुक्स भी नहीं पढ़ते हैं, जो पूरे साल नहीं आते हैं, वो थोड़े बहुत दिन आते हैं, लेकिन वो फिर भी पास हो जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल आते हैं, बट फिर भी वो अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाते। ठीक है? तो यही तरीका होता है एक स्मार्ट स्टडी करने का, एक स्मार्ट तरीके से आप कैसे एक स्मार्ट तरीके से आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो अगर आपने वो चीज़ पढ़ी भी ना हो तब। ठीक है? तो एक आंसर राइटिंग पे हम बात कर लेते हैं, कि देखिए आंसर लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है? जो मोस्टली स्टूडेंट को नहीं पता होता है और जो मोस्टली स्टूडेंट फॉलो भी नहीं करते हैं। ठीक है? देखिए आंसर को हमेशा एक तरीके से लिखा जाता है और आंसर के हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है आंसर को। अब वो आपका कोई सा भी बैकग्राउंड हो, वो आपका साइंस बैकग्राउंड हो, वो आपका कॉमर्स बैकग्राउंड हो, वो आपका आर्ट्स बैकग्राउंड हो, कोई सा भी बैकग्राउंड हो, सभी में आपको 3 जो बॉडी होती है आपके आंसर की, उसको आंसर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। सबसे पहले इंट्रो देना होता है। इंट्रो यानी कि भूमिका, भूमिका हो गई आपकी कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है, उसकी थोड़ी-सी भूमिका दीजिए। जैसे महात्मा गांधी के बारे में एक सवाल था हमारा, महात्मा गांधी का ही ले लेते हैं चलो कोई क्वेश्चन, कि महात्मा गांधी के क्या-क्या महत्वपूर्ण कार्य रहे या महात्मा गांधी का क्या-क्या योगदान रहा? ऐसा एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया कि महात्मा गांधी ने क्या-क्या ऐसे कार्य किए या क्या-क्या उनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें मेन जो क्वेश्चन है वो है कि क्या योगदान है? पूछा गया है आपसे कि योगदान क्या है? महात्मा गांधी का योगदान क्या है? तो योगदान आपका मेन हो गया इस क्वेश्चन में। तो मेन आपका बाद में आता है, सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, आपका भूमिका। सबसे हम पहले महात्मा गांधी के बारे में 2-3 लाइन लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखना आपको इंट्रो। इंट्रो आपको 2-3-4 लाइन का लिखना है, इससे ज़्यादा मत लिखिएगा, जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट लिखिए। तो हम थोड़ा बहुत लिख देंगे कि महात्मा गांधी ये थे, वो थे, उनका जन्म इतने में हुआ था, उन्होंने बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिया, ये करके उनकी जो अच्छी बातें हैं वो लिख देंगे। या जैसे पूछा गया था कि उनके क्या-क्या योगदान रहे, तो ऊपर जो हेडिंग है वो योगदान से भी रिलेटेड भी लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने इतने-इतने सालों में बहुत योगदान दिया है, जो हमारे भारत के लिए बहुत अच्छा रहा, ऐसे-ऐसे करके एक थोड़ा जो हमारा आंसर का है वो भूमिका हम तैयार करते हैं कि भई ये आंसर के बारे में हम ये बताने वाले हैं। पहले उसके बारे में आप थोड़ा-सा हेडिंग समझ लीजिए कि महात्मा गांधी कौन थे, महात्मा गांधी का कैसे योगदान रहा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि महात्मा गांधी ऐसे-ऐसे थे, ऐसे-ऐसे फिर लिखेंगे महात्मा गांधी के निम्नलिखित योगदान थे। ऐसे करके डैश लगा के, लाइन लगा के, उसके बाद आती है हमारी मेन बॉडी, ठीक है? तो पहले तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन हमने दिया कि भूमिका क्या रही, क्वेश्चन की हमने हेडिंग बना दी कि ये हमारी भूमिका है, इस क्वेश्चन में ये बताया जाएगा आपको। उसके बाद मेन बॉडी आती है, उसमें हम लिखेंगे कि महात्मा गांधी के योगदान क्या-क्या रहे। तो हम पहला 1 पॉइंट लिखेंगे महात्मा गांधी का ये योगदान रहा, फिर 1.2 लिखेंगे, 2 पॉइंट हो गया महात्मा गांधी का, फिर 3 पॉइंट हो गया, फिर 4 पॉइंट हो गया, फिर 5 पॉइंट हो गया, फिर 6 पॉइंट हो गया, ठीक है? ऐसे करके। अब जो मेन बॉडी होती है, मेन बॉडी लिखने के भी 2-3 तरीके रहते हैं आपके, ठीक है? या तो आप मेन बॉडी पॉइंट वाइज लिखिए, जो आपका मेन आंसर है, जो आपकी मेन बॉडी है, उसको पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश कीजिए कि पॉइंट लिखा आपने 1 पॉइंट में महात्मा गांधी का एक योगदान बता दिया, पॉइंट नंबर 2 में महात्मा गांधी का दूसरा योगदान बता दिया, पॉइंट नंबर 3 में महात्मा गांधी का तीसरा जो भी योगदान था वो बता दिया, ठीक है? एक ये तरीका हो गया। दूसरा ये तरीका होता है आपका कि हेडिंग के थ्रू बताएं आप।
और हेडिंग थोड़ा ज़्यादा आपका अच्छा रहता है कंपेयर टू पॉइंट्स हो गए, जो भी अदर आपके अभी हम बताएँगे टाइप्स, उन सबसे बेस्ट आपका हेडिंग रहता है। हेडिंग में क्या होता है, हेडिंग में कोई भी टॉपिक जो आपका जो पॉइंट बताने वाला आप, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर किसी चेकर ने हेडिंग पढ़ ली कि योगदान हम बता रहे हैं, महात्मा गांधी का धर्म में योगदान था, राष्ट्रवाद में योगदान था, ऐसे-ऐसे करके हम एक हेडिंग दे दी, जैसे धर्म लिख दिया हमने, महात्मा गांधी का धर्म में योगदान है। तो जो चेकर होगा वो पढ़ लेगा कि हाँ, उसने अगर यही चीज़ पढ़ी हो और यही आंसर हो उसका, तो वो पढ़ेगा कि हाँ, महात्मा गांधी का धर्म में योगदान था, तो बच्चे ने सही लिखा है। तो वो सिर्फ हेडिंग पढ़ेगा आपकी, उसको पूरा टॉपिक वो जो आपने पॉइंट लिखा वो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वो वैसे ही आपको मार्क्स दे देगा, 2 मार्क्स हो गए 1 पॉइंट में, ठीक है? तो ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा रहता है आपका हेडिंग्स का। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि हेडिंग्स के थ्रू आप अपने आंसरों को समझाया करें कि जो चेकर है उसको आसानी हो आपके आंसर शीट को चेक करने में। ये नहीं कि उसको दिक्कत हो रही है। देखो, जितना आप उसके दिमाग से खेलोगे, जितना उसके दिमाग को आप परेशान करोगे, वो उतनी फ्रस्ट्रेशन में आपके मार्क्स भी देता है। ये ऐसा जनरली सबके साथ होता है। जो चेकर्स हमारे साथ जो जाते हैं, जो हमने जितने भी चेकर्स देखे हैं, उन सभी के साथ ये रहता है। आप जितना उनको फ्रस्ट्रेट करोगे वो उतने बेकार मार्क्स देते हैं आपको। किसी-किसी की देखो फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, किसी की कुछ इश्यूज़ होते हैं, किसी का अच्छा चल नहीं रहा होता है। कुछ बहुत सारी कंडीशंस होती है, किसी के घर में कोई बीमार होता है, तो वो पहली सी वो बर्डन लेके आ रखे होते हैं चेकर्स, ठीक है? उनके दिमाग में पहली सी परेशानी रहती है। उसमें आप उनको और सता रहे हो, उनको और परेशानी दे रहे हो कि आप आंसर इतने बड़े लिख रहे हो, पैराग्राफ में लिख रहे हो कि वो सोच रहा हो कि अब इसको कौन पढ़े, इतना टाइम कौन लगाए इसको पढ़ने में, इतना टाइम मैं इस एक कॉपी को पढ़ने में लगाऊँगा, इससे अच्छा मैं इसको जल्दी-जल्दी करके कर दूँ, ऐसे ही मार्क्स दे दूँ इसको तो मुझे जल्दी पैसे मिल जाएँगे, ठीक है? इसके बारे में भी बताएँगे कि देखिए जो कॉपीज़ होती है, उन सभी कॉपीज़ को जो चेकर्स होते हैं उनको पैसे मिलते हैं, ठीक है? तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें होती है जो चेकिंग का प्रोसेस होता है, इसकी वजह से इन चेकिंग में थोड़ा इश्यूज़ आते हैं आपके, ठीक है? तो अभी इन सब चीज़ों को हम और डिटेल में बताएँगे जब चेकर वाले पॉइंट पे जाएँगे, तो इसमें हम थोड़ा और डिटेल में बताएँगे आपको, ठीक है? तो वही हम चीज़ बता रहे थे आपको कि जितना आप उनको परेशान करोगे, अगर आपने सीधे हेडिंग लिख दी कि हाँ भाई, धर्म के बारे में हम बताएँगे कि महात्मा गांधी का धर्म में योगदान था और महात्मा गांधी का धर्म में योगदान था और ये राइट आंसर है, तो वैसी हेडिंग पढ़ के ही आपको सीधे मार्क्स दे देगा, उसको पूरे पॉइंट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है? तो जितना उसके माइंड को आप रिलैक्स रखोगे चेकर को, वो इतने अच्छे मार्क्स देगा आपको। ठीक है? तो हेडिंग के थ्रू लिखने की कोशिश कीजिएगा एंड हेडिंग देखिए ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन की हेडिंग बन नहीं सकती, सभी क्वेश्चन्स की हेडिंग बन सकती है। काफ़ी बार स्टूडेंट ये होते हैं कि सर हमसे हेडिंग नहीं बन रही। देखिए थोड़ा बनाने की कोशिश करोगे तो बन जाती है हेडिंग हर क्वेश्चन की। किसी-किसी क्वेश्चन में पहले से ऑलरेडी हेडिंग दे रखी होती है, किसी में नहीं दे रखी होती। जिनमें नहीं दे रखी होती उनमें खुद बनानी होती है, ठीक है? तो हेडिंग बना के करिएगा। अगर मान लीजिए आपसे नहीं बन रही है, आप नहीं बना पा रहे हो, चलो मान लीजिए हम नहीं बना पा रहा है कोई स्टूडेंट, तो भाई पॉइंट में लिख लीजिएगा आप, ठीक है? अगर आपसे नहीं बन पा रही है तो पॉइंट में लिख लीजिएगा, कोई नहीं है। बस ये है कि थोड़ा बहुत जितना आप हो सके हेडिंग में लिखने की कोशिश करें, अगर आपसे नहीं बन पा रहा तो इसमें आप क्या ही कर सकते हैं, ठीक है? तब आपको पॉइंट में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है? पॉइंट पे लिख लीजिएगा। फिर तीसरा रहता है आपका पैराग्राफ में। पैराग्राफ सबसे अवॉइड करने वाली चीज़ है, जितना हो सके पैराग्राफ को अवॉइड कीजिए। ये नहीं कि और देखिए पैराग्राफ को अवॉइड करने का मतलब होता है पैराग्राफ लंबे वाले पैराग्राफ, जो बहुत लंबे-लंबे पैराग्राफ होते हैं, आधे पन्ने के, आधे पेज के, 1 पेज के, इन पैराग्राफों को जितना हो सके इग्नोर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? अगर पैराग्राफ बनाना ही है आपको, तो 4 लाइन का, 3 लाइन का लिख के आधा-आधा काट-काट के लिखिए, ठीक है? आधा लिख लिया आपने 3 लाइन में लिख दिया, फिर उसमें बीच में लाइन स्पेस छोड़ दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखिए फिर आधा पॉइंट, ठीक है? ऐसे-ऐसे करके आधा-आधा पैराग्राफ डिवाइड कर लिया करें, तो इससे थोड़ा ऐसा नहीं लगेगा कि वो एक ही है पूरा पैराग्राफ, ठीक है? तो पैराग्राफ को लिखने का तरीका होता है, ये स्टूडेंट समझते हैं कि पैराग्राफ को बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं कि आधा पन्ना लिख दिया, पूरा पन्ना लिख दिया, ठीक है? तो इससे जो चेकर होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपका पूरा आधा पन्ना पढ़े, पूरा पन्ना पढ़े, ठीक है? इतना टाइम नहीं होता है किसी चेकर के पास। तो चेकर भी बहुत जल्दी में आपकी कॉपी चेक कर रहे होते हैं, तो जितना उनको आप सुविधा दोगे, जितनी आसान रखोगे, टू द पॉइंट रखोगे, उतने जल्दी आपको मार्क्स भी मिलेंगे और उतने ही अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे आपको, ठीक है? ओके, ये हमने बता दिया आपको ये जो मेन बॉडी है ये आपका सेकंड पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट क्या होता है? आपका इंट्रोडक्शन होता है। सेकंड पार्ट मेन बॉडी होता है जिसमें आपको जो आंसर का पूरा जो करेक्ट आंसर होता है वो लिखना होता है। जो थर्ड पार्ट होता है आपका थर्ड पार्ट होता है आपका निष्कर्ष, ठीक है? कंक्लूजन जो कहते हैं निष्कर्ष होता है आपका, वो आपका थर्ड पार्ट होता है जिसमें आपको पूरा समरी बतानी होती है आंसर की।
फिर आपको वही बताना है महात्मा गांधी की ये योगदान थे, जैसे कि आपको ऊपर बताया गया है, ये योगदान की वजह से हमारा भारत ऐसा-ऐसा रहा है, ठीक है? ऐसे करके आपको एक समरी देनी होती है कि इन योगदान की वजह से भारत आज इतना महान देश है हमारा, ठीक है? ऐसे-ऐसे करके आपको एक समरी देनी होती है, जो भी आपने क्वेश्चन के बारे में ऊपर बताया उसका ही समरी देना होता है। कभी-कभी समरी कुछ अलग भी हो सकती है, जैसे अगर आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो आप समरी में वो नई इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हो। क्वेश्चन तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे पुराने होते हैं, ठीक है? पुराने एंशिएंट टाइम के या पुराने ज़माने के क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपके पास कोई नया डाटा हो, तो आप समरी में लिख सकते हो कि ये सारी बातें इतने-इतने साल पहले होती थी, लेकिन आज के समय में आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें कम होने लग गई है, ठीक है? ऐसे करके आप एक समरी में दे सकते हो चीज़ें, ठीक है? तो ये 3 पार्ट्स होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना होता है, फिर मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन, ठीक है? ये 3 चीज़ें होते हैं, भूमिका, जो उत्तर हो गया आपका मेन उत्तर, और निष्कर्ष, ठीक है? ये 3 पार्ट्स में ही डिवाइड करके आपको आंसर लिखने होते हैं। कभी भी सारे आंसर पूरा आंसर एक साथ मत लिखा करें, 3 बॉडी बनाया करें कि सबसे पहले 3 लाइन हो गई, फिर उसके बाद जितना भी नंबर का क्वेश्चन है उतने नंबर का मेन बॉडी हो गया, फिर कंक्लूजन भी आपको 3-4 लाइन का ही लिखना होता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? कंक्लूजन भी जो होता है आपका निष्कर्ष, वो 3-4 लाइन का लिखिए, और जो इंट्रो होता है वो भी 3-4 लाइन का। बाकी जो मेन बॉडी होती है वो डिपेंड करता है आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, कि आपका 20 मार्क्स का है, 15 का है, 10 का है, 5 का है, 6 का है, 7 का है, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है वो उस पे डिपेंड करता है, ठीक है? ओके, अब बात आ गई है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस की है, तो इन पे भी हम बात कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तब इनमें कितने आपको वो देने होते हैं पेजेस, कितने पेजेस लिखने होते हैं वो भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि सर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें कितने पेजेस लिखने हैं? सर 25 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें कितने पेजेस लिखने हैं? ठीक है, तो इसमें भी हम बात कर लेते हैं। देखिए जैसे आपका 20 चलो वैसे तो मोस्टली 20 ही का होता है, या तो चलो सबसे नीचे से स्टार्ट चलते हैं। आपके 1 नंबर से बात करते हैं कि 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तब कितनी पेजेस, तब कितने लाइन, तब कितने वर्ड्स लिखने होते हैं, उस पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है? जैसे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, कोई भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्टली ऐसे 1 नंबर के क्वेश्चन जैसे कोई लैंग्वेज कोड हो गया जिसमें पैराग्राफ्स रहते हैं, ठीक है? निबंध, विबंध वो सब रहता है ना? संधि बंध जो भी होता है आपका, जैसे पैराग्राफ्स होते हैं इंग्लिश में, उसमें 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन दे रखे होते हैं, ठीक है? तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में या तो आपको 1 वर्ड लिखना होता है, सिर्फ 1 वर्ड, ठीक है? 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें आपको या तो सिर्फ 1 वर्ड लिखना है, या आप 1 लाइन लिख सकते हो, 1 से 2, इससे ज़्यादा मत लिखिएगा, 1 वर्ड से लेके और 1-2 लाइन तक, ठीक है? यही लिखना होता है, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं लिखना होता। बाकी वर्ड्स में भी वही बताया आपको कि जो वर्ड्स होंगे वो आपके 1 से लेके 10 तक हो सकते हैं। 1 वर्ड लिखना होता है या तो आप 10 तक लिख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कि आप 20-30 वर्ड लिख रहे हो, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? 1-2 लाइन में आपके 10 तक वर्ड आनी चाहिए, इससे ज़्यादा मत रखिएगा, ठीक है? तो 1 मार्क्स का हमेशा या तो 1 वर्ड का होता है या 1 से लेके 10 वर्ड तक का हो सकता है, ठीक है? ओके, अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तब कितनी लाइन्स लिखनी होगी? देखिए अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तब 2 से लेके 4 लाइन्स लिखिएगा, इससे ज़्यादा मत लिखिएगा, 2 से लेके 4 लाइन्स ही लिखनी है आपको, ठीक है? अगर ये हम दिखा सकें आपको फर्स्ट उसमें, ओके, एक बार ये हमारे पास ये इसका इसका तो हमने तैयार कर रखा था, अगर कोशिश करते हैं हम आपको दिखा सकें तो ये। एक बारी वेट कीजिएगा, हम कोशिश करते हैं आपको दिखाने की। ठीक है? ये सिर्फ़ फर्स्ट लिंक वाले स्टूडेंटों को ही दिख पाएगा, ठीक है? बाकी आप सब सुनते रहिएगा, हम सुनाते भी रहते हैं आप सभी को। बाकी आप सब सुनिएगा, ठीक है? बाकी ये सिर्फ़ फर्स्ट वाले जो लिंक है उन्हीं स्टूडेंट्स को दिखेगा। ये हमारा जो पीपीटी है। ओके, एक बारी हम पूछ लेते हैं फर्स्ट स्टूडेंट वालों को, फर्स्ट जो लिंक वाले स्टूडेंट हैं। ओके, स्टूडेंट्स आपको ये पेजेस का दिख रहा है काउंट? यस सर, विज़िबल, विज़िबल। ठीक है? ओके। देखिए ये हम पीडीएफ जो है आपका शेयर भी करेंगे, अपने जो चैनल्स हैं उनमें शेयर कर देंगे, ठीक है? तो चिंता मत कीजिएगा, जिनको साफ नहीं दिख रहा हो या कुछ भी दिक्कत हो रही हो, ये पीडीएफ हम शेयर कर देंगे चैनल्स पे, तो आप उधर से देख पाओगे, ठीक है?
और ये जो रिकॉर्डेड सेशन है उसमें भी आपको शो होगा, ठीक है? तो चिंता मत कीजिएगा, जिन भी स्टूडेंट्स को दिख नहीं पा रहा, बाकी आप सब हमारी बातों पे ध्यान रखिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये देख के ही काम होएगा, नहीं, हमारी बातों पे ध्यान रख के रखिए आप, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी, ठीक है? तो हमने जैसे आपको 1 मार्क का बता दिया था कि 1 मार्क्स पे कितने लिखने हैं, अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे हम बताते हैं, इसको थोड़ा ज़ूम कर लेते हैं, शायद आपको और अच्छे से दिखेगा तब। ओके, अब शायद अच्छा दिख रहा होगा आप सभी को, ठीक है? 1 मार्क्स पे हमने बात कर ली थी, अब 2 मार्क्स पे भी हमने शायद बता दिया था आपको कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे आपको 2 से लेके 2 से लेके 4 लाइंस लिखनी होती है, इससे ज्यादा मत लिखिएगा, ठीक है? 2 से लेके 4 लाइंस। और वर्ड्स कितने लिखने होते हैं आपको 2 मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए आपको 20 से लेके 30 वर्ड्स लिखने हैं, इससे ज्यादा मत लिखिएगा जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे कि भाई, एंड देखिए स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स को ये पीडीएफ नहीं दिख रहा हो ना, जैसे लिंक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जितनी भी लिंक्स के बाकी जितने भी स्टूडेंट है जिनको ये पीडीएफ नहीं दिख रहा है, वो ना इन चीजों को लिख लीजिए, जो हम बताते जा रहे हैं वो इनको लिख लीजिए। वैसे तो हम शेयर भी करेंगे, बाकी बाई चांस कोई स्टूडेंट हमारे चैनल्स में ग्रुप्स में ना हो तो उनको थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसलिए आप लिख लीजिए ये सारी चीजें, ठीक है? हाँ, जो हम पॉइंट्स बताते जा रहे हैं लिख लीजिए, जो हम मार्क्स वाला बता रहे हैं, जितने भी हमने पॉइंट्स बता रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिखते रहिए करें कॉपीज में, ताकि आपको इन फ्यूचर अगर हमारा कोई चैनल ना मिल पाए या आप एक्सेस नहीं कर पाए ये सारी चीजें, तो इन फ्यूचर वो आपके काम है, ठीक है? तो कॉपी में लिख लीजिए जो हम चीजें बता रहे हैं आपको कि 5 मार्क्स के लिए कितने होते हैं, ठीक है? ओके, हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे आ गए थे कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको कितने पेजेस लिखने होते हैं और कितने वर्ड्स लिखने होते हैं। देखिए 5 मार्क्स का जब क्वेश्चन आएगा आपको, तो 5 मार्क्स के लिए आपको आधा पेज लिखना होता है आपका, यानी कि देखिए जो आपका एक पेज होता है, एक जो फुल पेज होता है उसकी 2 साइड्स होती हैं आपकी, एक फ्रंट साइड होती है, एक बैक साइड होती है, ठीक है? तो जो फ्रंट साइड होता है उसका आधा, जो फ्रंट साइड होती है वो जो एक पेज होगा उसका आधा ही लिखना है आपको, पूरा जो फ्रंट साइड है वो कवर नहीं करनी है आपको, ठीक है? और या तो आप फिर एक पेज लिख सकते हो जो फ्रंट साइड होती है पेज की, उसको, ठीक है? इससे ज्यादा नहीं लिखना है आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे, या तो आपको आधा पेज लिखना है या पूरा एक सिंगल जो फ्रंट पेज होता है पूरा लिखना है आपको, ठीक है? और वर्ड्स कितने रहेंगे आपके? 100 वर्ड्स रहेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, 100 वर्ड से ज्यादा मत लिखिएगा, ठीक है? अब आ जाते हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भाई 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तब कितने पेजेस लिखने और कितने वर्ड्स लिखने? देखिए 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 1 पेज लिखना होता है, 1 पेज यानी कि फ्रंट साइड, बैक साइड काउंट नहीं होता 1 पेजेस में, 1 पेज में आपका सिर्फ फ्रंट साइड ही काउंट होगा, ठीक है? जो आपका एक पेज रहता है उसमें 2 साइड होती है, एक आगे होता है एक पीछे होता है, तो सिर्फ आगे वाला हिस्सा, जो आगे वाला हिस्सा है उसी पे आपको आंसर लिखना है 6 मार्क्स का, उससे ज्यादा मत लिखिएगा, पीछे मत लिखिएगा, सिर्फ आगे आगे वाले हिस्से में, ठीक है? और वर्ड्स कितने रहेंगे आपके? 150 वर्ड्स रहेंगे आपके, ठीक है? अब 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया कि भाई 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तब कितने पेजेस लिखने हैं? तब आपको 2 पेजेस लिखने होते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, यानी कि आगे और पीछे, आगे और पीछे को मिला के 2 पेज, ठीक है? तब 2 पेजेस लिखने हैं आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। और वर्ड्स कितने रहेंगे आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए? 10 मार्क्स के लिए आपको 250 से लेके 300 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं 12 मार्क्स का क्वेश्चन कि भाई 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, 12 मार्क्स के लिए कितने पेज लिखने हैं? 12 मार्क्स के लिए आपको 2.5 पेज लिखने हैं, यानी कि एक फुल पेज बैक और फ्रंट मिला के, और जो तीसरा पेज होगा उसका आधा हिस्सा, यानी कि फ्रंट का आधा हिस्सा, ठीक है? तो 2.5 पेज लिखने हैं आपको। वर्ड्स कितने रहेंगे? 300 से लेके 350 वर्ड्स तक, ठीक है? ओके, 12 तक हमने बता दिया। अब आ जाते हैं 15 मार्क्स के क्वेश्चन पे कि भाई 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितने पेजेस लिखने हैं? 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 3 से 4 पेजेस लिखने हैं, जैसा कि हमने पहले ही बता रखा है, पेजेस को कैसे काउंट करना है उसके अकॉर्डिंग 3 से 4 पेजेस लिखने हैं आपको, बैक और फ्रंट को जोड़ के, ठीक है? ये हो गया आपका। और कितने वर्ड्स लिखने होते हैं आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए? 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 350 से लेके 400 वर्ड्स लिखने होते हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं 20 मार्क्स के क्वेश्चन के, जो मोस्टली सभी प्रोग्राम में 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस रहते हैं उनमें आपको 4 से 5 पेजेस लिखने हैं। 4 कैसे हो गए? 4 आपका जो एक पेज होता है उसमें फ्रंट साइड हो गई 1 पेज, बैक साइड हो गई 2 पेज, जो दूसरा पेज होगा दूसरा पेज का फ्रंट साइड हो गई तीसरा पेज, बैक साइड हो गई चौथा पेज, ठीक है? तो ऐसे आपको 2 फुल पेजेस लिखने हैं, ठीक है, मिनिमम।
और मैक्सिमम आप ऐसे 5 पेजेस लिख सकते हो, ठीक है? जो फर्स्ट डिजिट होती है वो आपकी मिनिमम होती है और सेकंड डिजिट आपकी मैक्सिमम, यानी कि 5 पेजेस से आपको ज़्यादा नहीं लिखने और 4 पेजेस से आपको कम नहीं लिखने, ठीक है? तो 20 मार्क्स के लिए हमने बता दिया कितने पेजेस होते हैं, बाकी वर्ड्स भी बता देते हैं। देखिए वर्ड्स आपके 400 से 500 रहते हैं 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, ठीक है? ओके, जो 25 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके लिए देखिए 5 से 6 पेजेस यूज करने होते हैं। 5 पेजेस आपको बता रखा है फ्रंट और बैक जोड़ के, ठीक है? कैसे 5 और 6 पेजेस होते हैं और वर्ड्स कितने रहेंगे 25 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए 500 से लेके 600 वर्ड्स, ठीक है? बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट बातें होंगी इसमें हम आपको वो बता देते हैं। देखिए इसमें जो इमेज है आपको वही चीज आपको बता रखी है, जो आपकी आंसर शीट होगी ना उसमें आपको फ्रंट और बैक पेजेस के अकॉर्डिंग ही काउंट किया जाता है। उसमें कोई एक सिंगल पेजेस नहीं होते, उसमें बैक पेज 1 होता है, जो फ्रंट पेज होगा वो 1 होगा पेज, उसका जो बैक साइड होगा वो 2 होगा, उसका जो बगल वाला पेज होगा वो पेज नंबर 3 होगा और जो उसके पीछे होगा बगल वाले के जो पीछे साइड होगा वो पेज नंबर 4 होगा, ठीक है? तो ऐसी आपकी आंसर शीट होती है, ठीक है? या ऐसे आपको सीधे पेजेस में मिलेगी, चौड़े पेजेस में नहीं मिलेगी, ठीक है? लंबे पेजेस में मिलेगी आपको, ठीक है? तो यहाँ पर आपको वही चीज बता रखी है कि 1 पेज का मतलब क्या है। 1 पेज का मतलब होता है सिर्फ ओनली फ्रंट पेज। तो जहां पर भी हमने 1 पेज का जिक्र किया है कि 1 पेज यानी कि जो एक पेज होता है उसका फ्रंट साइड, ठीक है? यही उसको यहीं पे आपको वही सारी चीजें बता रखी है। बाकी आपको बता रखा है कि जो आपकी आंसर शीट है जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको कोई आंसर शीट एक्स्ट्रा नहीं प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है? तो इस बात का ध्यान में रखिए कि आपको आंसर शीट कोई प्रोवाइड नहीं की जाएगी एक्स्ट्रा। आपकी जो एक आंसर शीट होगी वो एक बुकलेट होती है, ठीक है? ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ 4 पन्ने की आंसर शीट दे दी, ऐसा नहीं होता। वो एक पूरी बुकलेट होती है जिसमें आपको 28 पेजेस दिए जाते हैं, ठीक है? 2 स्टार्टिंग के और 2 लास्ट के हटा के 24 पेज होते हैं आपके पास लिखने वाले जिसमें आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है? तो वो 24 पेज में ही आप आंसर लिख सकते हो। 28 पेज की आंसर शीट दी जाती है आपको, लेकिन उसमें से आप सिर्फ 24 पेजेस पे ही आंसर लिख सकते हो। जो 2 होते हैं पेजेस आपके फ्रंट जो फर्स्ट पेज होता है और लास्ट पेज, उसमें आपकी डिटेल्स भरने वाला पेजेस होता है, ठीक है? अगर वो भी हो सका हम दिखाने की कोशिश करेंगे, या तो कल संडे कोशिश करेंगे कि कल संडे में वो दिखा पाए, या आज भी कोशिश करेंगे अगर हम दिखा सके तो दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ओके, तो हमने आपको बता दिया कि आपको सिर्फ जो 24 पेजेस की आंसर शीट है वही दी जाएगी जिसमें आप आंसर लिख पाओगे, बाकी जो 2 पेजेस रहते हैं उसमें आंसर नहीं लिख सकते आप, ठीक है? तो ये जो 24 पेज वाली आंसर है यही मिलेगी, इसके बाद आपको एक और आंसर शीट नहीं प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है? तो आपको 24 पेजेस में ही लिखना है आपको आंसर, ठीक है? तो अगर आप 4-4 पेजेस करके जाओगे तो कवर हो जाएगा आपका। ये नहीं कि आप पहला ही क्वेश्चन 6-7 पेजेस का लिख रहे हो तो ऐसे कवर नहीं हो पाएंगे। अगर आप एक पहला क्वेश्चन 4 पेज का लिख रहे हो, फिर दूसरा क्वेश्चन 4 पेज का लिख रहे हो, ऐसे-ऐसे आप लिखोगे ना तब आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, 5 के 5 क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे 24 शीट में, ठीक है? तो आपको ये चीज पहले ही ध्यान में रखनी है कि आपके पास कितने पेजेस हैं और कितने नंबर के अकॉर्डिंग आप कितने पेजेस लिख रहे हो, कितने क्वेश्चन लिख रहे हो, कितने पेज नंबर के हिसाब से, ठीक है? तो ये चीज आप पहले ही ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कि आपने पहला ही आंसर 7 पेजेस का लिख लिया, बाद के आंसरों के लिए जगह ही नहीं बची, फिर आप आंसर शीट मांगते रह जाओगे, ठीक है? तो ये गलती नहीं करनी है आपको। जो एक आंसर शीट है वही मिलेगी आपको, उसमें ही आपको 5 क्वेश्चन करने हैं तो 5 के 5 24 पेजेस में ही करने हैं। अगर 10 क्वेश्चन करने हैं तो 10 के 10 क्वेश्चन 24 पेजेस में ही करने हैं। अब वो कैसे भी करो, आप 1 पेज में करो, आधे में करो, 2 में करो, 3 में करो, ठीक है? ओके, बाकी यही चीज हमने ऊपर आपको जो बताई थी मिनिमम डिजिट वाली और मैक्सिमम डिजिट वाली, कि जैसे हमने आपको ऊपर एक बताया था 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन था जिसमें हमने बताया था कि 4 से 5 पेजेस करने हैं, तो 4 मिनिमम होता है जो फर्स्ट डिजिट है, जिसमें भी फर्स्ट जैसे लिखा होगा 1 to 4 करके लिखा होगा या 3 to 5 करके लिखा होगा, तो जो फर्स्ट डिजिट होगी वो आपकी मिनिमम होगी कि मिनिमम इतने पेज करने हैं। जो सेकंड डिजिट है वो मैक्सिमम होती है कि इतने 5 पेजेस करने से ज्यादा मत कीजिएगा, ठीक है? आई होप आप सभी को ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, एक बारी हम पूछ लेते हैं स्टूडेंट से। चलो एक बारी सेकंड ग्रुप से पूछ लेते हैं, जो सेकंड लिंक वाले हैं उनसे भी थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। ग्रुप नंबर 1 होगा और लिंक नंबर 2 होगी ये। ओके, एक बारी चैट बॉक्स ओपन करके पूछ लेते हैं। ओके, ग्रुप 1 वाले स्टूडेंट बताइए कि आपको अच्छे से समझ में आया? ओके, ऑल क्लियर और क्लियर। ओके ओके ओके, मान के चल रहे हैं कि सभी स्टूडेंट को अच्छे से चीज समझ में आई होगी, ठीक है? बाकी हम इसको शेयर करने की भी, शेयर तो हम करेंगे ही इसको, ठीक है? इसको हम चैनल्स पे शेयर कर देंगे, अपने जितने भी चैनल्स हमारे उनमें शेयर कर देंगे, तो आप उनको वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके और अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी आप सबने लिख लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है,
ठीक है? ओके। अब हमने मार्क्स की भी बात कर ली कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए कितने पेजेस लिखने हैं, ठीक है? वर्ड लिमिट की भी हमने आपको बता दिया कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितनी वर्ड लिमिट होती है, ठीक है? नोट्स पे एक बारी हम बात कर लेते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स के लिए आपको वही पॉइंट्स हम एक बारी दोबारा रिकॉल कर देते हैं कि देखिए नोट्स, काफी बच्चे हमसे ये कहते हैं कि सर हमें नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, या ग्रुप्स में आके स्टूडेंट से मांगते हैं कि यार किसी के पास नोट्स है तो वो प्रोवाइड कर दीजिए। देखिए जो नोट्स होते हैं ना, नोट्स हर स्टूडेंट के अलग होते हैं, वो हर स्टूडेंट अपने दिमाग से बनाता है, ठीक है? अब हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट हमारे लिए कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सामने वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट हो, ठीक है? तो इसलिए हर जो जो भी स्टूडेंट नोट्स बनाते हैं वो अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। हमें कुछ चीज इंपॉर्टेंट लग रही है, जरूरी नहीं है ना वो सामने वाले को भी इंपॉर्टेंट लगे। हो सकता है वो स्टूडेंट को वो चीज पहले से आती हो, इसलिए उसने वो नोट्स में लिखा ना हो। तो देखिए हर स्टूडेंट्स के जो नोट्स होते हैं वो अलग होते हैं, कभी भी सिमिलर नहीं होते। हर स्टूडेंट अपने दिमाग, जितनी उसकी कैपेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपने नोट्स बनाते हैं, ठीक है? तो नोट्स आपको खुद ही बनाने होते हैं, जितना खुद बनाओगे उतना अच्छा है। नोट्स कैसे बनाने हैं हम वो बता देते हैं आपको। देखिए जैसे हमने आपको बताया था कि आप जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर रखिए, उनमें से जो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं पहले तो उनके नोट्स बनाइए। जो जो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन उनको लिखा, उसके आंसर ढूंढे, ऐसे ऐसे करके आपको लिख लेने हैं। फिर उसके बाद ऐसे क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में पूछेगा और आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा होगा वो चीज, जो भी सब्जेक्ट है वो अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपको उसकी नॉलेज होती है कि हाँ क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे 12th में भी एग्जाम होते हैं, 10th में भी एग्जाम होते हैं। तो आपको ये चीजें पता रहती है कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये हमसे 11th में भी पूछी गई थी, 12th में भी पूछी गई थी, फर्स्ट ईयर में भी पूछी गई थी, ठीक है? तो ये चीजें नॉलेज हो जाती है बच्चों को, ठीक है? ओके। तो फिर उसके बाद जो पता चल जाए आपको कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे करके लिख के उसी को नोट है, वही आपके नोट्स हैं, उनको ही आपको एग्जाम के टाइम पहले तो देखिए, मान लीजिए जैसे कोई स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कल एग्जाम है, मान लीजिए जैसे हम अपना उदाहरण दे देते हैं कि मान लीजिए हमारा कल एग्जाम है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने कुछ पढ़ा नहीं था, हमने कुछ बुक्स नहीं डाउनलोड कर रखी है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो सबसे पहले हम बुक्स डाउनलोड करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर पेपर निकालेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो निकालेंगे, उनमें से क्वेश्चन देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है, उन सभी को लिख लेंगे और फिर बुक्स में से उनका आंसर ढूंढ ढूंढ के लिख लेंगे, ठीक है? ऐसे ऐसे 12-1 बज जाएंगे मान लीजिए, या कोई स्टूडेंट की स्पीड हैंड राइटिंग हो, तेज लिखता हो तो वो जल्दी लिख लेगा, 7-8 बजे लिख लेगा, 10-11 बजे तक लिख लेगा, ठीक है? अगर कोई थोड़ा लेट लिखता हो, थोड़ा ढूंढने में भी टाइम लगे, तो वो स्टूडेंट 11 बजे 12 बजे तक लिख लेगा वो, ठीक है? उसको लिख के रख देना है। उसके बाद उसको पढ़ते पढ़ते भी लिखना है, ये नहीं कि आप पढ़ते पढ़ते ना लिख रहे हो, आप बस लिख रहे हो, पढ़ते पढ़ते लिखना है आपको, जो जो लिख रहा हो पढ़ते पढ़ते लिखिएगा। उसके बाद उस कॉपी को बंद कर दीजिएगा। और मान लीजिए जैसे किसी स्टूडेंट का दोपहर का एग्जाम है, दोपहर का तो भी उसके पास बहुत टाइम है। अगर किसी स्टूडेंट के पास सुबह का एग्जाम है, तब क्या करना है, सुबह उठिए, 6 बजे उठना चाहे 6 बजे उठिए, 5 बजे उठना चाहे 5 बजे उठिए, जितने बजे भी उठना चाहे उठ जाइएगा। उतने में उठने के बाद जो भी आपने आंसर लिया उसको रीड आउट करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है? कि आप देखिए कि आपने क्या आंसर लिखा, उसको अच्छे से याद कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, ठीक है? अगर आप उतना भी पढ़ लोगे बहुत काफी है। या तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप लेट उठे, 8 बजे उठे, आपका एग्जाम है सुबह, तो आप सीधे बस में चले गए, बस में भी बैठ के भी आप उसको एक बार पढ़ लोगे ना, तो भी वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, अगर आपने वो चीज पहले से पढ़ी हुई है, वो चीजें समझी भी है, ठीक है? आधा घंटा आपके लिए बहुत काफी है। अगर बस से जा रहे हो, आपका आधा घंटा दूर है एग्जाम सेंटर, 1 किलोमीटर दूर है या 1 घंटे दूर है आपका एग्जाम सेंटर, तो आराम से आप बुक्स को खोलिए, बुक्स को पढ़िए। जब हमारे टाइम हुआ करता था, जब हम एग्जाम दिया करते थे, हम ऐसे ही करते थे। कॉलेज टाइम पे हमने भी ऐसे किया, हमने सिर्फ बुक्स जो हम नोट्स बनाते थे, वो सिर्फ जाके हम अपनी बस में पढ़ते थे, ठीक है? इससे 11th-12th तो हमने अच्छे से क्लियर करी थी, उसमें हमने अच्छे से पढ़ा था। लेकिन जब कॉलेज टाइम था, कॉलेज टाइम पे हम थोड़ा बिजी रहा करते थे, तो उस टाइम पे हम क्या करते थे, उस टाइम पे हम रात में नोट्स बनाते थे, और सुबह जब हम बस में जाते थे, जैसे ही बस में बैठते थे, कभी हमें 15 मिनट मिलते थे, कभी हमें 30 मिनट मिलते थे, तो 30 मिनट मिल गए, बुक्स वो जो अपने नोट्स है वो खोले, एक बार रीड आउट कर लिए, बस उतना पढ़ के जाते थे। बाकी हमें थोड़ी बहुत तो नॉलेज रहती थी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो लिख के आ जाते, आराम से हमारे 60-70 मार्क्स ऐसे ही आ जाते थे, ठीक है? तो अगर आपको किसी चीज की नॉलेज है और अगर आपने नोट्स अच्छे बनाए हैं, देखिए प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया पहले से ही रहता था कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और वो आता भी था क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है? तो इसको स्मार्ट स्टडी कहते हैं।
अगर आप पूरे साल भी आपने बुक नहीं पढ़ी, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले भी बुक नहीं पढ़ी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपने नोट्स बना लिए अपने, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के आंसर ढूँढ के आपने एक बार ही नोट्स बना लिए और बस में जाके या सुबह 5 बजे उठ के, 4 बजे उठ के एक बार ही आपने उसको पढ़ लिया, तो तुरंत आप उसको अच्छे से याद करके आराम से दे के आ सकते हो एग्ज़ाम, ठीक है? और उसमें से आराम से ईज़िली नंबर आ जाते हैं आपके 50, 60, 70 यूँ ही मार्क्स आ जाएँगे आपके। ठीक है, अगर आपको पहले से उसकी रिलेटेड नॉलेज होगी तो आप 70-80 और ऊपर के नंबर लेके आ सकते हो। ठीक है, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं है, तो आप बस रट्टा मार के जा रहे हो तो उसमें से पासिंग मार्क्स ईज़िली आ जाएँगे आपको, क्योंकि उसमें से 3-4 क्वेश्चन आपके वैसे ही मिल जाएँगे। अगर आपने दिमाग से क्वेश्चन बनाए होंगे तब। ये नहीं कि आपको कोई ऐसी रैंडमली आपने कोई भी आंसर ले लिया कि हाँ, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, जो कभी पूछा ही नहीं गया एग्ज़ाम में, आपने वही आंसर लेके जाके याद करके चले गए, तो ऐसे नहीं होएगा ना। थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद करके जाओगे तो उसमें से 99% चांसेस रहते हैं कि आपके क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? तो आप 10 क्वेश्चन ऐसे चुन लिया करें जो 10 क्वेश्चन आपको लगे 100% इंपॉर्टेंट है, ये आपके असाइनमेंट में भी आए थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आए हैं, ठीक है? तो ऐसे कोई 10 क्वेश्चन लेके चला करे। 10 क्वेश्चन लेके जाओगे तो उसमें से 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं एग्ज़ाम में। 3-4 क्वेश्चन आएँगे, आप वैसे ही लिखाओगे तो उसमें से आपके 50-60 मार्क्स ईज़िली आ जाएँगे, ठीक है? तो ऐसे ही आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है? ओके, ये चीज़ हमने यहीं पे क्लियर कर दी कि कम टाइम पे कैसे अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं, वही हमने बताया। भई आपने कुछ पढ़ा नहीं है, कभी पढ़ा नहीं पूरे साल में बुक्स, आप क्वेश्चन पेपर निकालिए, प्रीवियस ईयर के ढूँढिए, उनमें से आंसर लिख के कम टाइम पे आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है? इग्नू में आप दिमाग से लिख के आओगे तो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। अब जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो टॉपर नहीं है, ठीक है? लेकिन उसके पास उसने क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मान के चलो, वो 5 क्वेश्चन अच्छे से रट्टा मार के गया, अच्छे से समझ के गया, अच्छे से उसको ध्यान से पढ़ के गया कि इस क्वेश्चन में ये बताना है और वो जाता है एग्ज़ाम में, उस 5 में से 1 क्वेश्चन उसका आ जाता है, सेम टू सेम क्वेश्चन उसका एग्ज़ाम में आ जाता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो वो क्वेश्चन आता है उसको वही वो सबसे पहले करता है, जो उसको एकदम डिट्टो अच्छे से आता है। तो वो पहले उसकी हेडिंग लिखता है, ठीक है? फिर उसकी वो लिखता है आपको जो इंट्रोडक्शन होगा, फिर मेन बॉडी लिखता है, फिर उसका कंक्लूजन लिखता है, यानी कि निष्कर्ष लिखता है आपको उसका, ठीक है? तो जो चेकर होगा, और उसने नीट क्लीन भी लिखा है, उसने एकदम अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा है, सब लिखा है। तो जो चेकर होगा वो सोचेगा इसने पहले ही क्वेश्चन अच्छा लिखा तो ये तो टॉपर है। जबकि उसको पता नहीं है चेकर को कि इस स्टूडेंट को सिर्फ पहला ही क्वेश्चन अच्छा आता था। उसके बाद उसने बस मनगढ़ंत कहानी लिखी है। तो वो एक बार ही उनके दिमाग सेट में बैठ गया कि हाँ, इस स्टूडेंट ने अच्छा लिखा हुआ है, पहला ही पन्ना अच्छा है। तो वो पहले ही मान के चल लेते हैं बच्चा टॉपर है, अच्छे मार्क्स लेने वाला है। तो उसको जब वो जो बाकी के क्वेश्चन होंगे वो रीड आउट भी नहीं करेंगे सही से। ठीक है? क्योंकि जो पहला क्वेश्चन होता है उसमें ही सबसे ज़्यादा फ़ोकस होता है। उसको ही पढ़ा जाता है, उसको ही देखा जाता है कि कितना अच्छा लिखा है बच्चे ने, कहाँ कहीं कटिंग तो नहीं करी, कोई मिस्टेक तो नहीं है, अच्छे से पॉइंट में लिखा है उसने, हेडिंग्स, क्योंकि जो आपका पहला क्वेश्चन है वही सबसे मेन होता है, वही भूमिका आपकी तय करता है कि आप कैसे स्टूडेंट हो। ठीक है? तो उसको ही देख के आपकी भूमिका बिठाई जाती है। तो यही स्मार्ट स्टडी होती है कि अगर किसी स्टूडेंट ने पहला ही क्वेश्चन अच्छा लिख दिया, बाकी उसको आता ना हो, ना आता हो, लेकिन उसने पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखा तो बाकी भी उसको मार्क्स अच्छे ही मिलेंगे। ये नहीं कि उनको क्योंकि देखिए आप पहली अगर 4 नंबर का अच्छा, जैसे मान लीजिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें से आपको 4 नंबर मिलते हैं पहले, तो उसके बाद के जो क्वेश्चन है उनमें भी आपको इतने ही मार्क्स मिलेंगे, 3, 4, 5, क्योंकि तब वो चेकर आपका पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं देगा। क्योंकि उसको पता है बच्चे ने पहले ही नहीं पढ़ रखा, पहले ही क्वेश्चन उसने बेकार गलत कर रखा, तो वो बाकी में भी आपको 4-5 मार्क्स ही देगा। ठीक है? अगर पहले ही क्वेश्चन आप अच्छा कर दो, तो उसके बाद आपके मार्क्स अच्छे मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है? तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि सबसे पहले वो आंसर करो जो आपको बहुत अच्छे से आते हो। जितना अच्छा आपको आता वो सबसे पहले करो। ऐसे ही आपका एमसीक्यू में भी होता है, ऐसे ही आपके हर चीज़ों में होता है। तो कोशिश कीजिए जो एमसीक्यू अच्छे आते हो तो उनको सबसे पहले कीजिए, जिससे दिमाग में जो चेकर के माइंडसेट में है वो ये बैठ जाए कि हाँ, इसका पहला आंसर सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो इसका मतलब सारे ही आंसर इसके सही होंगे। ठीक है? ये थोड़ा दिमाग को, जो चेकर्स हैं उनके दिमाग को पढ़ोगे आप तो बहुत अच्छे से मार्क्स लेके आ सकते हो बिना पढ़े भी। ठीक है? बाकी आप टॉपर हो, आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आपके मार्क्स आने ही ज़्यादा है, तब आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है? बाकी पासिंग मार्क्स का हमने आपको बता दिया कि पासिंग मार्क्स आप कैसे गेन कर सकते हो, कैसे ला सकते हो, पासिंग मार्क्स कितने होते हैं वो भी हमने आपको अभी थोड़ी नहीं, पासिंग मार्क्स शायद हमने नहीं बताया आपको। ओके, पासिंग मार्क्स बता देते हैं। देखिए पासिंग मार्क्स आपके डिपेंड करता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम। बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जहाँ पर पासिंग मार्क्स अलग होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जहाँ पर पासिंग मार्क्स बैचलर्स के अलग होते हैं, मास्टर्स के अलग होते हैं, ठीक है? तो सब प्रोग्राम्स के लिए जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो अलग-अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी प्रोग्राम के पासिंग मार्क्स सेम हो,
ठीक है? तो वो डिपेंड करता है कि कौन-सा आपका प्रोग्राम है, क्या है। बाकी जो मोस्टली उसका बता दें कि मोस्टली जो वो रहते हैं आपके प्रोग्राम उनमें कॉमन किसी-किसी मतलब मोस्टली प्रोग्रामों में कॉमन आपके पासिंग मार्क्स 35 वाला ही रहता है रेशियो। ठीक है? एक बारी हम आपको अच्छे से बता देते हैं। देखिए जैसे आपका बीएजी हो गया, जैसे ओल्ड प्रोग्राम है, नया प्रोग्राम इसको कहते हैं बीएएम, ठीक है? बीएएम हो गया आपका, बीकॉम एफ हो गया आपका, ठीक है? बीएससी एम हो गया आपका, ठीक है? ये जितने भी कोर्सेज़ हो गए या जितने भी ऑनर्स के हो गए, जैसे हिस्ट्री ऑनर्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो गया, साइकोलॉजी ऑनर्स हो गया, सोशियोलॉजी ऑनर्स हो गया, जितने भी ऑनर्स हैं, इन सभी में पासिंग मार्क्स कितने होते हैं आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में, इधर होते हैं आपके 35 पासिंग मार्क्स, ठीक है? इसका भी अगर हम शेयर कर पाएँ आपको, वैसे शेयर चलो कोई बात नहीं, इसको शेयर नहीं करते हम, इसको हम वैसे ही बता देते हैं आपको, ठीक है? इसको शेयर नहीं करते, आप इसको बाकी हम बाद में कभी शेयर कर देंगे, वैसे हम इसको शेयर करते रहते हैं टाइम टू टाइम, दोबारा शेयर करेंगे बाद में, ठीक है? कल परसों इन नर्सों का भी शेयर कर देंगे आपको, तो अब एक बारी उसमें भी देख लीजिएगा। बाकी अभी आप हमारे मुँह से ही सुन लीजिए हम क्या-क्या बता रहे हैं, ठीक है? तो देखिए असाइनमेंट में भी सेम रहता है आपके और आपके एग्ज़ाम में भी सेम ही रहता है, ठीक है? जो भी 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होंगे उसमें आपके 35 मार्क्स चाहिए होंगे पासिंग मार्क्स, यानी कि आपको 35 मार्क्स लाने हैं। अगर आप 34 लाओगे तो आप फेल हो, 35 लाओगे तो आप पास हो और उसके बाद जितने भी लाओगे 36, 37, 38, 39 ये जितने भी 50, 60, 70, 80, 90, 100 सभी में ही सभी में आप पास माने जाओगे, ठीक है? तो आपको 34 नहीं लाना, 35 तक मार्क्स लाना है। अगर 35 मार्क्स आ गए तो आप पास हो, ये जितने भी हमने प्रोग्राम बताए आपको, ठीक है? उनके लिए। अगर आपका कोई 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, तब कितने लाने हैं? तब आपको 27 मार्क्स लाने होते हैं 75 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर के लिए, ठीक है? और अगर आपका कोई 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो, तब कितने लाने? जैसे 50 मार्क्स के आपका लैंग्वेज कोड हो गया और आपका एक ईवीएस का कोड आता है 181, वो भी आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। तो उसमें आपको लाने होते हैं 18 मार्क्स। 18 मार्क्स होते हैं आपके पासिंग मार्क्स 50 में से, ठीक है? आप कोई 25 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, तब कितने लाने होते हैं? 25 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन पेपर है, तब उसमें 9 मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है? ये चीज़ याद रखिएगा। और मेनली 2 ही होते हैं आपके बैचलर्स के जो कोड हैं आपके, उनमें मेनली 2 ही होते हैं। एक 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, एक 50 मार्क्स का। तो 100 का हमने बता दिया 35 और आपका 50 का बता दिया 18, ठीक है? तो ये 2 मार्क्स लाने होते हैं आपको। बाकी रिजल्ट की साइड पे मार्क्स अलग शो होते हैं और जो ग्रेड कार्ड होता है वहाँ पर मार्क्स अलग शो होते हैं। वो चीज़ हम कभी इन फ्यूचर बात करेंगे जब आपका रिजल्ट अभी दिसंबर के जब रिजल्ट शो होने लग जाएँगे, तब उस टाइम पे हम ये चीज़ बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमने ये चीज़ काफ़ी बार बता रखी है, बहुत सारे सेशंस में ये चीज़ें बता रखी है, तो बार-बार हम चीज़ रिपीट करते हैं, तो इसलिए जिनने नहीं सुना वो प्रीवियस ईयर के कोई सेशन देख लीजिएगा या हम बाद में इन फ्यूचर कभी इस चीज़ पे बात कर लेंगे, ठीक है? बाकी देखिए बीसीए के लिए अलग होते हैं पासिंग मार्क्स, ठीक है? एमसीए के लिए अलग होते हैं, एमबीए के लिए अलग होते हैं, बीएड के लिए अलग होते हैं, कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम होते हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें अलग होते हैं। तो नॉर्मली हम बताते चलते हैं, जैसे देखिए बीसीए के प्रोग्राम के जो कोड्स हैं, उनमें आपके 100 में से 40 मार्क्स लाने होते हैं। बीसीए भी बैचलर्स का है बट यहाँ पर ये है कि ये बाकी बैचलर से अलग है, इसमें 40 मार्क्स लाने होते हैं। बाकी जो बैचलर्स के कोड है उधर 35 लाने होते हैं, बट बीसीए में 40 लाने होते हैं, ठीक है? बाकी कुछ प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ उनके स्पेशल कोड्स होते हैं जो 50 मार्क्स का होता है तो उसमें 18 लाने होते हैं, कोई थ्योरी का होता है तो उसमें 20 लाने होते हैं, तो उनके लिए अलग-अलग है, ठीक है? बाकी मास्टर्स का बता देते हैं हम ओवरऑल, जैसे देखिए मास्टर्स का हो गया जैसे पॉलिटिकल साइंस मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिंदी हो गया, एमकॉम हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ये सारे जो कोड्स हैं इनके, इन सभी के जो 100 में से मार्क्स होता है, ये इनमें 40 लाना होता है आपको, ठीक है? जो मास्टर्स के होते हैं, मास्टर्स में 40 लाना होता है और जो बैचलर्स के होते हैं कॉमन कोर्स, उनमें आपको 35 लाना होता है, ठीक है? असाइनमेंट और जो थ्योरी मार्क्स होते हैं वो सेम ही रहते हैं, ठीक है? जो असाइनमेंट के मार्क्स हो गए, जो थ्योरी मार्क्स हो गए, वो दोनों सेम ही रहते हैं, उनमें पासिंग मार्क्स सेम ही रहेगा। एमसीए में भी आपको 40 ही लाने होते हैं, बाकी एमबीए के कोड हो गए, जैसे एमबीए में आपको एटलीस्ट सी ग्रेड लाना होता है, ठीक है? एमबीए का जो कोड होगा उसमें एटलीस्ट आपको सी ग्रेड लाना होता है, डी ग्रेड, ई ग्रेड ये सब ग्रेड नहीं लाना है, आपको सी लाने होता है। मान लीजिए गलती से आपका डी ग्रेड आ भी गया, तो आपके जो बाकी ग्रेड है, जैसे असाइनमेंट में ए ग्रेड है तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है अपर ग्रेड में, ठीक है? बाकी इतना ध्यान रखिए अगर आपका एमबीए है तो आपको एटलीस्ट सी ग्रेड लाना है, ठीक है? बाकी और जितने भी प्रोग्राम है बीएड वीएड उधर 60% चाहिए होते हैं, ओबीसी के लिए, जनरल के लिए 78%, ऐसे-ऐसे करके बहुत डिफरेंट प्रोग्राम के लिए अलग-अलग मार्क्सेस होते हैं, ठीक है? जिसको हम शेयर करते रहते हैं, इन फ्यूचर भी शेयर कर देंगे, तो आप उसमें से एक बारी चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है? बस मेनली ये याद रखिए
मोस्टली स्टूडेंट बैचलर के होंगे तो 35 मार्क्स है आपके 100 में से, 50 में से 18, और आपके बीसीए के हैं तो 100 में से 40 होंगे, ठीक है? और मास्टर्स के लिए हैं तो उनके लिए भी 40 होते हैं 100 में से, ठीक है? ओके, तो हमने ये सारे पॉइंट्स आपको बता दिए, पासिंग मार्क्स क्या-क्या होते हैं, ठीक है? ओके, अब हमने बात कर लेते हैं, मीडियम की बात कर लेते हैं कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंटों में क्या इश्यूज़ हैं। देखिए, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको थोड़े मार्क्स कम दिए जाते हैं कंपेयर टू इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को, ठीक है? इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को हर जगह, हर फील्ड में ही ज़्यादा मौका दिया जाता है, ज़्यादा बढ़ोतरी दी जाती है, या ज़्यादा हाथ दिए जाते हैं, या ज़्यादा फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है? ये हर एग्ज़ाम में होता है, आपका यूपीएससी हो, चाहे कोई दूसरा एग्ज़ाम हो, इन सब जगह में आप देखोगे तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो ज़्यादा है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के कंपैरिज़न में। क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता है ज़्यादा। अगर उनको भी बढ़ने दिया जाए ज़्यादा, उनकी भी सिलेक्शन हो, उनको भी आने दिया जाए, उनको भी अच्छे मार्क्स दिए जाए, तो आज हमारे देश में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते। इंग्लिश मीडियम के इसलिए ज़्यादा होते जा रहे हैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा दी जाती है, प्रेफ़रेंस ज़्यादा इंग्लिश मीडियम को दी जाती है। अगर कोई स्टूडेंट एग्रो में ही देख लीजिए, अगर कोई स्टूडेंट हिंदी मीडियम का है, अगर वो अच्छा भी लिख के आता है तो भी उसको इंग्लिश मीडियम से कम मिलता है। बट इसमें एक ये चीज़ है कि सभी चेकर्स ऐसे माइंडसेट के नहीं है, जैसे कि हमने अपना पहले भी उदाहरण दे रखा है कि हमारा माइंडसेट ऐसा नहीं है, ठीक है? तो इसमें से कुछ चेकर्स ऐसे होते हैं जिनका ऐसा माइंडसेट नहीं होता, ठीक है? बस ये है कि जो भी चेकर्स होते हैं आपके, मोस्टली चेकर्स आपके इंग्लिश मीडियम के ही जाते हैं चेकिंग करने के लिए कॉपी, क्योंकि देखिए आपके जितने भी टीचर्स हैं, चेकर्स हैं, वो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के ही हैं, हिंदी मीडियम के है ही नहीं, बहुत कम है भी तो बहुत कम है फिर, ठीक है? इसलिए ये दिक्कत आता है आपको, इसलिए ये इश्यू आती है आपको। ओके, वॉइस आ रही है ना? हाँ जी, इसलिए ये इश्यू आता है कि जब चेकर्स ही ज़्यादा नहीं हैं, तो कॉपीज़ कैसे चेक होंगी? ठीक है? जितने देखो, जितने कम स्टूडेंट हिंदी मीडियम स्कूलों में जाएँगे, जितने कम स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे, उतने ही कम स्टूडेंट, उतने ही कम चेकर आपके हिंदी मीडियम में मिलेंगे। ठीक है? ऐसे ही होता है, जितना आप कम-कम करते जाओगे, तो जो चेकर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो हिंदी मीडियम के कम होते जाएँगे। ठीक है? इसलिए जो चेकर्स हैं वो हिंदी मीडियम के बहुत कम होते हैं, इसलिए चेकिंग भी हिंदी मीडियम की कम होती है आपकी। इसलिए हिंदी मीडियम के जो चेकर्स हैं कम हैं, तो इस कारणवश आपके जो इंग्लिश मीडियम के चेकर्स हैं, उनके पास आपकी कॉपीज़ चली जाती है। ठीक है? तो तब क्या होता है, तब ये होता है कि जो इंग्लिश मीडियम के चेकर्स हैं, उनने तो इंग्लिश में पढ़ रखा है, हिंदी की उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो इसलिए वो आपको एवरेज मार्क्स दे देते हैं, कभी-कभी फेल भी कर देते हैं, क्योंकि उनको हिंदी मीडियम की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। इंग्लिश मीडियम की उनको ज़्यादा नॉलेज होती है क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में पढ़ रखा होता है इसलिए। ठीक है? तो इस बात का ध्यान में रखिए, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है, तो भाई इंग्लिश मीडियम में अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। अगर आपका हिंदी मीडियम है, तो पहले ही मान के चलिए आपके जो वो है मार्क्स मिलने की संभावना कम रहती है। तो इसलिए जितना हो सके अपना बेस्ट दे के चलें। बाकी आपकी किस्मत में अच्छा कोई चेकर आ गया या हिंदी मीडियम का चेकर आ गया, जो पॉसिबिलिटी एकदम 0.1 के करीब है, तो बहुत मुश्किल से ही आते हैं कोई हिंदी मीडियम के चेकर। बाकी आ गए तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आए तो जितना हो सके अच्छा लिखने की कोशिश कीजिए ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। ठीक है? ओके। अब एक हम बात कर लेते हैं कि लैंग्वेज की, जैसे लैंग्वेज की हम जैसे बात कर रहे थे, तो मान लीजिए कि जैसे कोई स्टूडेंट है इंग्लिश मीडियम का, ठीक है? अगर वो चाहता है कि हिंदी मीडियम में लिखना वो चाहता है, तो वो हिंदी मीडियम में भी लिख सकता है, ठीक है? अगर उसके क्वेश्चन पेपर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेजेज़ में आ रहा है या किसी अदर लैंग्वेज में आ रहा है, तो वो उस लैंग्वेज में भी लिख सकता है। अगर कोई स्टूडेंट कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश में, वो इंग्लिश में नहीं लिख पाता है आंसर, वो हिंदी में लिखने में ज़्यादा कंफर्टेबल है या वो ज़्यादा बेहतर हिंदी में लिख सकता है, तो वो हिंदी में लिख सकता है, ठीक है? और जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम है जिन स्टूडेंट्सों का, और वो इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहते हैं एग्ज़ाम, तो वो इंग्लिश मीडियम में भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि जो लैंग्वेज जिस प्रोग्राम का स्टूडेंट है, जिस प्रोग्राम की लैंग्वेज में जो स्टूडेंट ने प्रोग्राम लिया तो वो इसमें लिख पाएगा, ऐसा नहीं है। जिस भी लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर आ रहा है, आप उन दोनों लैंग्वेज या तीनों लैंग्वेज या जितनी भी लैंग्वेज है, उतनी लैंग्वेज में क्वेश्चन अपने लिख सकते हो, आंसर लिख सकते हो, ठीक है? तो हम यही हमेशा देंगे आप सभी को कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं, कि देखिए अगर आप इंग्लिश में लिखने में कैपेबल हैं, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं आंसर, तो इंग्लिश में लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश के स्टूडेंटों को अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है? तो जितना हो सके इंग्लिश में। बाकी जो स्टूडेंट इंग्लिश में अच्छे से ना लिख पा रहा हो आंसर को, बेहतर ढंग से बना के ना लिख पा रहा हो, तो वो हिंदी मीडियम में दे सकता है एग्ज़ाम,
ठीक है? कोई इश्यू नहीं है। स्टूडेंट किसी भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकता है अगर उनका क्वेश्चन पेपर दोनों लैंग्वेज में प्रिंट होके आ रहा हो तो, ठीक है? जैसे कुछ प्रोग्राम हो गए आपके किसी का स्टडी मटीरियल 2 लैंग्वेजेज़ में आता है, किसी का 1 लैंग्वेज में आता है। जैसे बीएलआईएस है आपका, बीएलआईएस जो प्रोग्राम आपका ये हिंदी मीडियम में ऑफ़र नहीं किया जाता है आपका, ठीक है? ये सिर्फ़ इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है? तो ऐसे ही होता है आपका और भी प्रोग्राम है, कुछ प्रोग्राम आपके जो एक ही लैंग्वेज में ऑफ़र होते हैं बट उनके स्टडी मटीरियल या तो 2 लैंग्वेज में प्रिंटेड किए जाते हैं या उनके एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर 2 लैंग्वेज में प्रिंटेड किए जाते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है जो सिंगल लैंग्वेज वाले प्रोग्राम हो वो दूसरे लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, वो दूसरे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। बस ये शर्त है उसमें कि आपका जो क्वेश्चन पेपर हो वो दूसरी लैंग्वेज में प्रिंटेड होना चाहिए। ठीक है? ओके, अब बात आ जाती है जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट को अपनी लैंग्वेज जैसे स्टूडेंट बहुत कहते हैं कि सर बुकिश लैंग्वेज हमें याद नहीं हो पाती, तो क्या सर हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं आंसर को? हाँ जी, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको बुकिश लैंग्वेज ही लिखनी हो। जैसा बुक में लिख रखा हो ए टू ज़ेड जो-जो शब्द इंग्लिश में या हिंदी में जो भी शब्द आपके यूज़ किए गए हैं बुक्स में आपको वही सेम शब्द, वही सब सारे जो वर्ड्स हैं, वही सेम शब्द आपको यूज़ करने हैं एग्ज़ाम में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, जितना आपको समझ में आया हो, अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। ज़रूरी है ना बुक के हिसाब से लिखो। किसी स्टूडेंट को अलग तरीके से समझ में आता है, तो वो अपने हिसाब से भी लिख सकता है, तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हो और अच्छा लिखते हो, तब आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। बट अगर आप अपनी लैंग्वेज में बेकार लिख रहे हो, तब मार्क्स कम मिलते हैं। अगर आपने किसी क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, उसका अर्थ समझ लिया कि पूछा क्या गया है, आंसर में बताया क्या गया है, वो चीज़ समझ लिया आपने और उसको आप अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हो, अच्छे से लिखते हो, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है? ओके, अब हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल की भी बात कर लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंटों के पास प्रैक्टिकल कोड है। प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम कब होंगे? सर प्रैक्टिकल के कब होते हैं? कैसे होते हैं? क्या होंगे? ये भी पूछते हैं बच्चे कि सर हमने प्रैक्टिकल के भी फॉर्म भरा था बट प्रैक्टिकल की डेट्स ही शो नहीं हो रही है हमारे एडमिट कार्ड में या हॉल टिकट में। ठीक है? देखिए जो प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल आपके एग्ज़ामिनेशन के साथ नहीं होते, वो आपके अलग से कंडक्ट करवाए जाते हैं आपके स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर पे। ठीक है? तो वो एग्ज़ाम के साथ नहीं होंगे, वो एग्ज़ाम के बाद होते हैं मोस्टली 99% आपके जो प्रैक्टिकल होते हैं वो एग्ज़ाम के बाद होते हैं। कुछ ही स्टडी सेंटर ऐसे हैं जो एग्ज़ाम से पहले कंडक्ट करवाने की कोशिश करते हैं, बट बाकी जितने भी आपके स्टडी सेंटर है वो एग्ज़ाम के बाद ही होते हैं, ठीक है? जितने भी प्रैक्टिकल होंगे वो एग्ज़ाम के बाद ही होंगे, जितने भी स्टडी सेंटर्स हैं आपके उधर। ठीक है? तो जिनके पास भी प्रैक्टिकल कोड है आपके जैसे बीएससीजी हो गया, बीएससीएम हो गया, इनमें प्रैक्टिकल है या आपका बीसीए हो गया उसमें प्रैक्टिकल है, बहुत सारे प्रोग्राम है, एमकॉम में प्रैक्टिकल है, तो जिनके भी प्रैक्टिकल हो रहे हैं, उन सभी के एग्ज़ाम के बाद होंगे। तो वो जो हॉल टिकट है उसमें आपकी डेट मेंशन नहीं रहती, बट आपको वो हॉल टिकट सँभाल के रखनी है, वही हॉल टिकट आपको प्रैक्टिकल देने के समय लेके जानी होगी, ठीक है? याद रखिएगा इस बारे में। ओके, ऑलमोस्ट आई थिंक हमने हमने स जितने हो सकते थे सारे पॉइंट हमने बता दिए हैं, बाकी एक बारी कॉपी चेकिंग का बता देते हैं हम आपको, लास्ट पॉइंट हम कॉपी चेकिंग का कवर कर लेते हैं। ठीक है? बाकी हमने जितना हो सकता था आप सभी को बता दिया, अगर कोई पॉइंट रह गया हो, तो हम कल लेने की कोशिश करेंगे, उस पॉइंट को कवर करने की कोशिश करेंगे या आप सभी हमें बता दीजिएगा, अभी हम चैट बॉक्स ओपन करेंगे, तो अगर कोई पॉइंट रह गया हो हमसे या कोई जानना चाहता हो कोई स्टूडेंट किसी पॉइंट के बारे में, तो हम वो भी बता देंगे आपको, ठीक है? बाकी हम चेकिंग के बारे में बता देते हैं आपको पॉइंट कि देखिए जो आपकी कॉपीज़ होती है, पहली बात तो कॉपीज़ आपके स्टडी सेंटर में चेक नहीं होती, ठीक है? दूसरी बात वो आपके रीजनल सेंटर में भी चेक नहीं होती। तीसरी बात जहाँ आप एग्ज़ाम देते हो वहाँ पे भी वो कॉपी चेक नहीं होती। जो-जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पे भी आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, ठीक है? एग्ज़ाम जो होती है आपकी जो एग्ज़ाम की कॉपीज़ होती है वो अलग सेंटर्स में चेकिंग होती है जिनके लिए एक स्पेशली सेंटर्स बनाए जाते हैं कॉपी चेकिंग की, वहाँ पर जाके आपकी कॉपीज़ चेक होती है, ठीक है? तो ना ही आपके कॉलेज में होगी, ना ही आपके एग्ज़ाम का जो सेंटर होगा वहाँ पे होगी, ठीक है? इनके लिए अलग सेंटर प्रोवाइड किए जाते हैं, हर का अलग-अलग जैसे दिल्ली का तो हेडक्वार्टर ही है, हेडक्वार्टर में जो मेन ऑफिस है दिल्ली का जितने भी दिल्ली 1 के स्टूडेंट हैं, दिल्ली 2 के हैं, दिल्ली 3 के हैं, इन तीनों जितने भी रीजनल सेंटर के स्टूडेंट हैं, इन सभी की कॉपीज़ हेडक्वार्टर जो मेन ऑफिस है इग्नू का ठीक है? वहाँ पे कॉपीज़ चेक होती है। बाकी जो भी हैं जैसे जयपुर हो गया देहरादून हो गया, इन सब की कॉपीज़ अलग-अलग सेंटर्स पे चेक होती है, ठीक है? सेम सेंटर पे चेक नहीं होती है। ओके, बाकी कॉपीज़ का हमने बता रखा है कि आपको देखिए जो चेकर्स होते हैं वो मोस्टली इंग्लिश मीडियम के होते हैं एंड उनको हर कॉपी के चेक करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि कोई फ्री में चेक कर रहा है, सबको पैसे मिलते हैं एंड ये चेकर्स कौन होते हैं? ये चेकर्स होते हैं मोस्टली आपके कोई रेगुलर कॉलेजेस के होते हैं या कोई कॉलेजेस के वो होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं आपके, ठीक है? मोस्टली वही होते हैं आपको।
तो क्या होता है चेकर्स के साथ, देखिए जो रेगुलर जैसे ड्यू के कॉलेजेस के वो हैं प्रोफेसर्स, उनको बुलाया जाता है कॉपी चेकिंग के लिए, ठीक है। वो जाते हैं सेंटर्स पे, वहां पर बैठ के कॉपी चेक करते हैं। तो उधर क्या होता है कि जो आपकी कॉपी होती है, वो जब आपकी कॉपी देखते हैं तो उनको आंसर उनके रिलेटेबल नहीं लगता, क्योंकि जो उनका तरीका है पढ़ाने का, जो उनने अपने बच्चों को पढ़ाया, वो अलग तरीके से पढ़ाते हैं। एंड आप सबने या तो बुक से पढ़ा है, कहीं इंटरनेट से पढ़ा है, सबने अपने अपने दिमाग से पढ़ रखा है। कोई आपको गाइडेंस नहीं करता, कोई गाइड नहीं करता आपको कि ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ये होगा, ठीक है। ऐसे कोई आपको गाइड नहीं करता। तो आप सब अपने अलग अलग तरीके से पढ़ के जाते हो, अपना अलग अलग तरीके से आंसर लिख के आते हो। तो वहां पे क्या इशू आता है, वहां पे ये इशू आता है, जो चेकर्स होते हैं आपके, उनने अलग तरीके से पढ़ा हुआ होता है। तो ठीक है, इसलिए वो आपको मार्क्स भी कभी कभी बेकार भी देते हैं, कभी फेल भी कर देते हैं, कभी कभी अच्छे मार्क्स भी दे देते हैं, अगर कोई चेकर बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हो चेकर तब, ठीक है। मोस्टली चेकर लेकिन अपने अकॉर्डिंग ही देते हैं, जैसा उनने पढ़ा होता है। अगर आप वैसा आंसर नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाते उन चेकरों के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब रेगुलर कॉलेजेस में क्या होता है, रेगुलर कॉलेजेस में आप जाते हो, जो आपके प्रोफेसर होते हैं वो आपको बताते हैं कि ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे लिखना है। तो बच्चे भी सेम टू सेम वैसा ही लिख के आते हैं। तो इसलिए रेगुलर जो कॉलेजेस होते हैं वहां पर मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि बच्चे सेम टू सेम लिख के आ रहे हैं जैसा उनके प्रोफेसर ने बताया। क्योंकि प्रोफेसर जो है एक्सपेक्ट भी वही करते हैं बच्चों से, जैसा उनने उनको समझाया, जैसा उनने पढ़ाया, वही बच्चों को वही समझाते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर कोई दूसरे चेकर आते हैं आपके रेगुलर कॉलेजेस के, जो आपको जानते नहीं होते, इसलिए आपका थोड़ा मिसमैच होता है आंसर। उनने अलग तरीके से पढ़ रखा होता है, तो उनने अपने बच्चों को भी अलग तरीके से पढ़ा रखा होता है, ठीक है। अब आपने उनसे कभी पढ़ा है नहीं, तो इसलिए आपका आंसर थोड़ा अलग होता है, इस चक्कर में आपके मार्क्सेस भी कटते हैं, ठीक है। बाकी कुछ चेकर्स अच्छे होते हैं जिनके पास ज्यादा नॉलेज होती है, जिनने डीपली पढ़ रखा होता है अपने सब्जेक्ट को, तो उनको समझ आ जाता है बच्चा क्या कहना चाह रहा है, बच्चा क्या समझाना चाह रहा है क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन का आंसर यही है, उनको पता चल जाता है, तो वो अच्छे मार्क्स दे देते हैं, ठीक है। बस यही रहता है कुछ इशू के, जो उनने पढ़ रखा होता है तो वो उस हिसाब से मार्क्स नहीं दे पाते। दूसरा, उनको यहाँ पर पैसे मिल रहे होते हैं हर एक शीट के, एक आंसर शीट को चेक करने के, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी चेक करते हैं, क्योंकि देखिए जितना जल्दी वो चेक करेंगे उतने ज्यादा उनके पैसे बनेंगे, ठीक है। अगर वो आपका एक एक शब्द पढ़ने बैठ गए, आपने क्या लिखा है क्या लिखा है, तो इसमें बहुत टाइम जाएगा उनका। अब देखेंगे दो चेकर है, एक चेकर आपका जल्दी जल्दी चेक कर रहा है, ठीक है, वो बस यूं ही आपको मार्क्स दे दे रहा है, जो भी उनको अनुमान लग रहा है। जैसे पहला उसने आंसर अच्छा लिखा है तो 20 मार्क्स दे रहा है, पहला आंसर बेकार लिखा तो 10 मार्क्स, करके सारे क्वेश्चंस में वो 10-10 मार्क्स दे रहा है। फिर दूसरी कॉपी उठाई, उसने देखा पहला आंसर अच्छा है तो 20 मार्क्स दे दिए, 20-20 करके बाकियों में भी दे दिए 20-20, ठीक है। एक चेकर ऐसे कॉपी चेक कर रहा है, दूसरा चेकर एक ऐसी कॉपी चेक कर रहा है जो धीरे धीरे चेक कर रहा है, पढ़ पढ़ के चेक कर रहा है, एक एक वर्ड पढ़ पढ़ के चेक कर रहा है आपकी कॉपी। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि उस चेकर को पैसे कम मिलेंगे। हर कॉपी के जैसे 1 रुपए, मान लीजिए उदाहरण के लिए हम 1 रुपए कर लेते हैं कि 1 रुपए कोई कमा रहा है। जैसे मान लीजिए एक चेकर है जो धीरे धीरे चेक कर रहा है, तो वो 1 घंटे में सिर्फ 4 कॉपी चेक कर रहा है, तो उसको 4 रुपए ही मिले, ठीक है। और एक दूसरा कोई चेकर है, वो 10 कॉपी चेक कर रहा है 1 घंटे में, तो उसको 10 रुपए मिल गए ना। तो जो जितना जल्दी चेक करता है उसको इतने ज्यादा ज्यादा पैसे मिलते हैं। इस वजह से यहाँ पर थोड़ी दिक्कतें आती है कि आपको मार्क्स कम मिलता है, ये सारे इश्यूज होते हैं, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपने हमको बता ही रखा है मीडियम का, कि मोस्टली चेकर इंग्लिश मीडियम के होते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं उनको अच्छे मार्क्स मिल नहीं पाते, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज हैं। बाकी चौथा पॉइंट ये मान लेते हैं कि थोड़ी बहुत इशू चेकर में भी होते हैं, कभी कभी चेकर आपकी कॉपी सही से चेक ही नहीं करते हैं, ठीक है। कभी काउंटिंग में गलती हो जाती है कि उनने मार्क्स तो दे दिया आपको कि 4-4 मार्क्स दे दिए, लेकिन वो 8 नहीं करते, उसको 6 कर देते, काउंटिंग में गलती हो जाती है, ठीक है। कभी कभी कॉपीज आपकी चेक ही नहीं होती है, कभी कोई गलती नहीं होती, ठीक है। ऐसे बहुत सारी दिक्कत है, इस वजह से आपके मार्क्स कम भी मिलते हैं, कभी कभी तुक्के में अच्छे भी मिल जाते हैं, ठीक है। जिसकी कॉपी चेक नहीं करी, जैसे हमने बताया था आपको कि आपने अच्छा लिख के आए हो, बाकी पीछे के आंसर आपने थोड़े बहुत यूं ही लिख दिए गलत वाल, लेकिन वहां पर भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि चेकर के माइंडसेट में दिमाग में पहले ही बैठ गया कि आपके अच्छे मार्क्स है। तो इसके बेनिफिट भी है, बट नुकसान थोड़े ज्यादा है, ठीक है। नुकसान यहाँ पर कॉपीज कमी ज्यादा सही से चेक होती है। एंड ये भी बात याद रखिए हमेशा कि देखिए इग्नू यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर कभी भी आपको फुल आफ्टर फुल मार्क्स नहीं दिए जाते, ठीक है। कहीं आप इसमें सोच रहे हो कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कॉलेजेस हो, फुल मार्क्स ओ चलो रेगुलर में मान लेते हैं, रेगुलर में मिल जाते हैं, ठीक है। बट वहां पर भी ऐसा नहीं है कि वहां पर जैसे कोई बीकॉम जी हो गया या कोई आर्ट्स का हो गया तो वहां पर 100 मिल रहे हैं, वहां पर भी 100 नहीं मिलते, ठीक है। 100 देने में हर जो
जितना भी एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट ही डरता है आपको 100 मार्क्स देने से, ठीक है? क्योंकि अगर आपको 100 मार्क्स दे दिए तो आगे क्वेरी बैठती है कि इस बच्चे के 100 मार्क्स आए कैसे? ऐसा कौन-सा बच्चा है जिसने गलती बिल्कुल भी नहीं की, तो उसकी कॉपी बार-बार चेक होती है, ठीक है? इसलिए आपको 100 मार्क्स नहीं दिए जाते। जितने भी बड़े-बड़े प्रोग्राम्स होते हैं और जो ओपन यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ तो आप भूल ही जाइए कि आपको ऐसे कहीं पूरे 100 आउट ऑफ 100 मिल रहे हो। वहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट में मिल गया, लेकिन ओवरऑल सब्जेक्ट में नहीं मिल सकते कभी भी आपको 100, ठीक है? तो सभी जो टॉपर्स होते हैं इग्नू के, जितने भी प्रीवियस ईयर के टॉपर्स रहे हैं, वो वही रहते हैं 60, 70, 80, ठीक है? इससे ऊपर 90, 100 वाले कोई स्टूडेंट नहीं रहा है कि 100 परसेंटेज आई हो, किसी की 90 परसेंटेज आई हो, ठीक है? जितने भी बड़े प्रोग्राम होते हैं। तो आप ये दिमाग में माइंडसेट पहले ही बिठा के चला करें। ये ना सोचें आप कि हमें 100 मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? थोड़े ही मार्क्स मिलते हैं। एंड कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जैसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो गया, डिप्लोमा प्रोग्राम हो गया, कोई ऐसे प्रोग्राम जिसमें स्टूडेंट ज्यादा एडमिशन नहीं लेते हैं, वहां पर मिलने के चांसेस रहते हैं आपको 100 मार्क्स मिल गए, क्योंकि वहां पर इतनी क्वेरी नहीं बिठाई जाती। बट जो मेन कोर्सेज होते हैं आपके, जैसे बी.कॉम, एम.कॉम, एम.सी.ए, बी.सी.ए, ये जितने भी आपके कोर्सेज है, ये सारे बहुत हाई डिमांडेड कोर्सेज हैं। इनमें गलती आना बहुत स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है कि इसमें गलती आ ही नहीं सकती, गलती आती ही है, मोस्टली स्टूडेंट की आती है। इसलिए इनमें हमेशा आपकी 60 रहेंगे। कभी जो टॉपर रहेगा, प्रीवियस ईयर का टॉपर होगा, वो 60% वाला होगा या 70% वाला होगा, ठीक है? आई होप सारी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ओके, अभी कोई किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो एक बार हम फर्स्ट लिंक में से पूछ लेते हैं। अगर हमसे कोई टॉपिक छूट गया हो तो एक बार हमें बता दीजिएगा, हम उसको कवर अप कर लेंगे। ओके, फर्स्ट लिंक वाले अप टू डेट वाले स्टूडेंट बताइए, कोई डाउट रह गया हो, हमसे कोई पॉइंट छूट गया हो, एग्जाम से रिलेटेड आप पूछना चाह रहे हो। देखिए स्टूडेंट, अभी एग्जाम से, रुपेश जी कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम से रिलेटेड वन क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट, कोशिश कीजिए कि एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है? जो दिसंबर में एग्जाम होने वाले हैं ना, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए। तो अगर हमें लगेगा कि कोई क्वेश्चन अच्छा है, हमने उस पे बात करनी चाहिए, तो हम उस पे जरूर बात करेंगे, ठीक है? तो आप लिख दीजिए, एक दो क्वेश्चन हमें मिले हैं तो उस पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है? एक सबसे पहला क्वेश्चन एक स्टूडेंट का आया था, कहाँ पे है, कैलकुलेटर का तो हमने बता दिया है। एक किसी स्टूडेंट का एक मैसेज आया था, देखिए असाइनमेंट को तो अभी हम बताएंगे नहीं। एक स्टूडेंट ने, कुमार जी ने, जैसे चीटिंग के बारे में पूछा था, चलो भाई चीटिंग के बारे में भी बता देते हैं। भाई काफी सारे बैक बेंचर्स भी होंगे तो उनको चीटिंग के बारे में भी जानना है, तो भाई चीटिंग की भी उनकी चलो ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, चीटिंग के बारे में भी बता देते हैं। ऐसी चीजों को हम प्रमोट नहीं करते, इसलिए वो टॉपिक्स हम लाते नहीं है, ठीक है? बाकी चीटिंग के बारे में बता देते हैं आप सभी को। देखिए पहली बात हमने पहले ही बता रखा है, ये एग्जाम बहुत इजी होते हैं, यहाँ पर आपको चीटिंग करने जैसी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाओगे तो खुद ही आप आराम से पासिंग मार्क्स लेके आ सकते हो, तो चीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? बाकी और ऐसा कुछ नहीं है किसी भी सेंटर में कि एकदम ही आपके मुंह पे उंगली रखी जाएगी कि आप एक शब्द नहीं बोल सकते, ऐसा कहीं नहीं होता। जितने भी एग्जाम सेंटर होते हैं, जो से भी एग्जाम होते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है, ठीक है? तो मान लीजिए कोई आंसर नहीं आता आपको, तो थोड़ा आगे पीछे से पूछ के आप कर सकते हो, ठीक है? बाकी ये सब मत कीजिएगा कि आप फोन लेके जा रहे हैं, फोन से चीटिंग कर रहे हैं या अपनी आंसर शीट एक्सचेंज कर रहे हैं, ये सारी चीजें मत कीजिएगा। ये सारी चीजें करते हुए आप पकड़े गए तो आपको बैन किया जा सकता है या आपकी डिग्री रद्द की जा सकती है, उसके बाद आप कभी एग्जाम नहीं दे पाओगे इग्नू में, ठीक है? तो ये सब चीजें मत कीजिएगा। ये फोन से चीटिंग या चिट्स लेके जाना या पास करना आंसर शीट या बुक्स लेके जाना, टॉयलेट में छुपाना, ये सारी चीजें बिल्कुल मत कीजिएगा। किसी शर्ट के अंदर छुपाना, हाथों में लिखना, ये सारी चीटिंग के तरीके सभी को पता है, तो इन सब चीजों को मत कीजिएगा। वहां पर चेकिंग होती है, आपके कपड़ों को छुआ जाता है, सारी चीजें चेकिंग होती है, ठीक है? एग्जाम नहीं भी हो रही हो लेकिन आपको कहीं करते हुए पकड़ा गया तो देखिए आपका रद्द कर दिया जाएगा, आप बैन हो जाओगे इग्नू से, आप एग्जाम नहीं दे पाओगे अपने, ठीक है? और आपके जो मार्क्स है आपको फेल भी कर दिया जाएगा, ठीक है? तो इस बात का ध्यान में रखिए। तो चीटिंग पे मत फोकस कीजिए, बस ये फोकस कीजिए आप, भाई 7 क्वेश्चन तो आप याद कर ही सकते होगे, इतने तो कैपेबल हो ही आप सब कि एक सिर्फ 7 क्वेश्चन याद कर सको। आप कॉलेज में आ चुके हो तो 7 क्वेश्चन तो याद ही कर सकते होगे। हमें नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ी मुश्किल है या बहुत तकलीफ वाली बात है।
कोई 7 क्वेश्चन अपने ढूँढ लीजिए, 5-10 क्वेश्चन ढूँढ के रखो प्रीवियस ईयर में से। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ना हो तो असाइनमेंट में से 5 क्वेश्चन निकाल के रखो, उनको ही अच्छे से रट के जाओ, वही एग्ज़ाम में आते हैं या उससे रिलेटेड आते हैं, वही लिख के आ जाओगे, पास हो जाओगे। ठीक है? इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली नहीं कि चीटिंग करनी पड़े आपको। एक स्टूडेंट ने पूछा है सागर जी ने कि एग्ज़ाम देना ज़रूरी है? देखिए सागर जी, आप अगर एग्ज़ाम नहीं दोगे तो आप पास कैसे होगे? ये बताइए आप, एग्ज़ाम देना तो ज़रूरी है ना? ठीक है? ये कह सकते हो आप कि सर इस सेशन में एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, हम बाद में दे सकते हैं, ये चीज़ बोलिए। देखिए अगर कोई स्टूडेंट इस सेशन में नहीं देता है या नहीं बैठता है एग्ज़ाम में या कुछ भी इश्यू हो जाता है तो वो बाद में दे सकता है। हाँ जी, वो अपने एग्ज़ाम जून में दोबारा दे सकता है। ठीक है? हर 6 मंथ में आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है? तो जो स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं दे पाते या नहीं बैठते हैं, तो वो 6 मंथ में बाद यानी कि जून में एग्ज़ाम दोबारा दे सकते हैं। एंड जिन स्टूडेंट के एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरे थे, वो भी जून में एग्ज़ाम फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है? जो फेल हो जाएँगे, वो भी जून में एग्ज़ाम दे सकते हैं। जिनके एग्ज़ाम क्लैश हो रहे हैं, जिनके 2 एग्ज़ाम एक डेट में आ रहे हैं, वो भी जून में दे सकते हैं। ठीक है? तो सभी स्टूडेंट जून में दे सकते हैं। कुछ भी इश्यू हो जाए, आप बैठते नहीं हो, फेल होते हो, कुछ भी हो, आप जून में दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है? एग्ज़ाम से हमारे दिमाग में एक और क्वेश्चन बना था। अब तो शायद हम भूल गए। चलो कोई नहीं। मैक्सिमम कितने मार्क्स होने चाहिए टॉपर के लिए? देखिए मैक्सिमम टॉपर के लिए वो डिपेंड करता है आपका प्रोग्राम क्या है। ठीक है? अगर आपको कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा ऐसे कोई प्रोग्राम हो तो वहाँ पर 90, 80, 100 मार्क्स चाहिए होते हैं टॉपर करने के लिए। ठीक है? अगर वहीं आपका कोई कॉमर्स हो या कोई ऑनर्स हो, बीएससी ऐसे कोई कोड हो तो यहाँ पर 60, 70, 80 ज़्यादा से ज़्यादा 80 बहुत ही मुश्किल से आते हैं, 60 ज़्यादातर के रहते हैं। ठीक है? जो टॉपर्स रहते हैं वो 70 परसेंटेज वाले ही रहते हैं। ठीक है? 60 आपके एवरेज मिनिमम होते हैं, मैक्सिमम आपका 80 होता है, मिडल वाला होता है 70 और 70 वाले ही सबसे ज़्यादा रहते हैं। जो टॉपर्स रहते हैं पिछले साल के जितने भी टॉपर्स रहे हैं वो 70-70 वाले रहे हैं, 72, 78 ठीक है? ऐसे टॉपर्स रहे हैं, कोई-कोई 68 वाला भी रहा है, 68 परसेंटेज वाला, ठीक है? ओके, फर्स्ट के तो हमने देख लिया, अब एक बारी ये सेकंड लिंक वाले ग्रुप नंबर 1 सेकंड लिंक वाले स्टूडेंट बताएं आपकी कोई एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी हो तो चैट बॉक्स में लिख के बताएं। ग्रुप नंबर 1 होगा, लिंक नंबर 2। ठीक है, आप बताइए जरा आपकी कोई क्वेरी है, हमने चैट बॉक्स ओपन कर दिया है आपको। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। ओके, एक स्टूडेंट ने अच्छे से मैसेज लिखा है, चलो पहले उनका एक बारी पढ़ लेते हैं। वेट कीजिए। एक बारी स्टूडेंट ने, हाँ देखिए ऐसे आप भी कर लिया करें। आप 3 जैसे आपके दिमाग में 3-4 क्वेश्चन है ना, तो 3-4 क्वेश्चन एक साथ लिख लिया करें। ठीक है? जैसे एक स्टूडेंट ने लिखा है, ठीक है? आप भी ऐसे 3-4 क्वेश्चन हो तो एक क्वेश्चन नंबर 1 लिखे, क्वेश्चन नंबर 2 लिखे, क्वेश्चन नंबर 3 लिख के सीधे सेंड कर दिया करें। जब भी आप चैट बॉक्स ओपन करें, तो ऐसे-ऐसे क्वेश्चन करके लिख लिया करें, ठीक है? एक स्टूडेंट ने पूछा है हमसे, एक ही स्टूडेंट ने 3-4 क्वेश्चन लिख के पूछा है, तो उनका हम बता देते हैं एक-एक आंसर। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर हमारी हॉल टिकट में फ़ोटो नहीं है, तो वो क्या खुद लगा के जाना पड़ेगा? देखिए, आपकी जिन भी स्टूडेंट्स की फ़ोटो नहीं है, ठीक है? जिन भी स्टूडेंट्स की एडमिट कार्ड में फ़ोटो नहीं है, ये इसके रिगार्डिंग हमने पोस्ट भी काफ़ी बार डाल दी है, चीज़ें बहुत रिपीट करते हैं हम, बट फिर भी स्टूडेंट पूछते रहते हैं, बता देते हैं। देखिए, जिन भी स्टूडेंट्स की हॉल टिकट में फ़ोटो नहीं है, उनको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेनी है, खुद उस पे गम लगाओ, स्टेपल करो, जो भी करो, गम लगाओ, गम बेहतर रहेगा आपका। तो वो जो फ़ोटो का है ना, आपका जो फ़ोटो का कॉलम दे रखा है, फ़ोटो का स्पेस दे रखा है, वहाँ पर अपना A4 साइज़ वाली फ़ोटो चिपका दीजिएगा, ठीक है? पासपोर्ट साइज़ वाली, A4 साइज़ नहीं, पासपोर्ट साइज़ वाली फ़ोटो वहाँ पे चिपका दीजिएगा, जो फ़ोटो का स्पेस दे रखा होगा, ठीक है? और उसके नीचे सिग्नेचर कर दीजिएगा। जिन भी स्टूडेंट की फ़ोटो नहीं है अपने हॉल टिकट में, एडमिट कार्ड में, ठीक है? जिनकी फ़ोटो है, उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ओके, हाँ, ये शायद हमसे पॉइंट रह गया था, ये शायद हमने लास्ट टाइम कवर किया था बट इस टाइम रह गया था। इस स्टूडेंट ने बहुत अच्छी बात है, आपने ये सारे पूछे सवाल, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है बता के। देखिए एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि सर जो एग्ज़ाम सेंटर है उसमें क्या-क्या लेके जाना है? ये चीज़ हमसे शायद रह गई थी, हमने बताई नहीं। तो देखिए आपको 2 चीज़ मेनली लेके जानी है अपने एग्ज़ाम सेंटर पे, ठीक है? बाकी आप उसके बाद उसके कुछ भी लेके जाओ वो मैटर नहीं करता, लेकिन ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है, कंपल्सरी है। सबसे पहले आपको हॉल टिकट ले जानी है एग्ज़ाम सेंटर में, ठीक है? और दूसरा आपको आईडी कार्ड। ये 2 चीज़ें आपको लेके ही जानी है।
बाकी आप उसमें कार्डबोर्ड वो जो होता है एग्जाम बोर्ड वो लेके जाना है, नहीं लेके जाना वो आपके ऊपर है, क्योंकि आपको डेस्क दी जाती है, डेस्क पे लिख सकते हो आप बिना उसके भी बोर्ड के, क्योंकि आपकी शीट भी मोटी होती है और डेस्क भी दे रखा होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें ले जाना नहीं ले जाना वो आप पे डिपेंडेड है, बट ये 2 चीजें ले जाना है आपको। ठीक है, आईडी कार्ड लेके जानी है आपको और हॉल टिकट लेके जानी है आपको। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट की आईडी कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, नहीं हो पा रहा है या नहीं है, तब क्या करना है, तब आपको कोई भी गवर्नमेंट प्रूफ लेके जाना है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जिसमें आपकी फोटो रहती है। ठीक है, वो लेके चले जाना है, अगर जिन भी स्टूडेंटों का आईडी कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये कर लीजिएगा वो स्टूडेंट। बाकी जिनके पास आईडी कार्ड है, हॉल टिकट है, तो आप ये 2 लेके जाइए। ठीक है, बाकी आपको एक्स्ट्रा जो ले जाना हो वो आप ले जा सकते हैं, बोर्ड ले जाना हो, एग्जाम बोर्ड ले जाइए, वाटर बॉटल ले जानी हो ले जाइए, वॉच ले जानी हो ले जाइए, पेन ले जाने हो ले जाइए। ठीक है, ये सारी जो ले जानी हो लेके चले जाइएगा। देखिए ये चीज़ हमने बता दी थी, चलो कोई बात नहीं, दोबारा पूछ लिया आपने, शायद आप लेट से जॉइन हुए होंगे, फिर भी हम बता देते हैं। उसी स्टूडेंट ने पूछा है कि सर जो ब्लू ब्लैक पेन है दोनों यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है? नहीं, आप दोनों यूज़ कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आप एक करना चाहो एक भी कर सकते हो, कोई सा भी यूज़ करना चाह रहे हो, आप ब्लैक ब्लैक यूज़ करना चाह रहे हो ब्लैक ब्लैक कीजिए, ब्लू ब्लू करना यूज़ करना चाह रहे हो ब्लू ब्लू कीजिए, दोनों यूज़ करना चाह रहे हो ब्लैक ब्लू, दोनों कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है? एंड कुछ स्टूडेंट हमसे ये भी कहते हैं कि सर जैसे क्वेश्चन लिखना ज़रूरी है। देखिए क्वेश्चन लिखना नहीं लिखना आपके ऊपर है, लिखना चाहो बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है देख के भाई कि हाँ स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी लिखा है। नहीं लिखो तो भी कोई इश्यू बात नहीं है, आप लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद आंसर लिख के आंसर लिखना स्टार्ट। क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 लिख दीजिएगा। ठीक है? ऐसे ही आपका आंसर के लिए भी है। आंसर देखिए क्वेश्चन के लिए ये कीजिएगा, क्वेश्चन में ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप क्वेश्चन लिख पा रहे हो तो क्वेश्चन भी लिख दीजिएगा, फिर ब्लू पेन से आंसर लिखिएगा, आंसर लिख के फिर आंसर लिखने स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे आप अलग अलग डिफाइन कर सकते हो, या कोई डायग्राम बनाना हो, अगर आपके पास पेंसिल नहीं हो तो ब्लैक पेन से डायग्राम बनाइएगा। अच्छा, एक शायद हमने डायग्राम वाली भी बात छोड़ दी थी, वो डायग्राम वाली भी बात अभी करेंगे इसमें। ठीक है, डायग्राम वाली भी बात करते हैं। डायग्राम का हम बता रहे थे कि जैसे अगर आपके पास पेंसिल नहीं हो तो ब्लैक पेन से डायग्राम बना लीजिएगा, बाकी चीजों से, या किसी पॉइंट को हाईलाइट करना हो या कोई हेडिंग को हाईलाइट करना हो तो उस पे ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो। ठीक है, 2 डिफरेंट पेन रहते हैं तो वो हाईलाइट होता है। अगर आप एक ही पेन से पूरा क्वेश्चन लिख रहे हो तो वो हाईलाइट ही नहीं होगा, सब जगह सेम सेम ही लगेगा। अगर आप कोई 2 पेन यूज कर रहे हो, जैसे ब्लैक पेन से हेडिंग लिख रहे हो तो वो हाईलाइट होती है कि हाँ ये मेन पॉइंट है, ये मेन कीज हो गई या कीवर्ड्स हो गए। ठीक है, तो ऐसे 2 पेन का यूज करोगे तो बहुत बेनिफिशियल वाली बात है। ठीक है, वही स्टूडेंट ने पूछा है कि सर क्वेश्चन पेपर में मार्क करना अलाउ है नहीं है? देखिए अलाउ रहता है, आपका मार्क कर सकते हो आप। बाकी जैसे कोई क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस होते हैं आपके, जैसे आपको बताया था हमने ईवीएस का क्वेश्चन पेपर 181, ऐसे क्वेश्चंस पे आप मार्क करने से थोड़ा बचिएगा। बाकी आप कर सकते हो, ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी कुछ देखिए हम पहले भी बता रहे हैं कि ये सारे डिपेंड करता है आपके सेंटर्स पे, कोई सेंटर स्ट्रिक्ट होते हैं कोई नहीं होते, मोस्टली नहीं होंगे। ठीक है, तो जैसे जितने भी ऐसे कोड है जिनमें बस क्वेश्चन क्वेश्चन है, एमसीक्यू नहीं पूछे जा रहे, वहां पर आप मार्क करिए, कोई इशू वाली बात नहीं है। बट जहां पर एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं तो वहां पर थोड़ा बचने की कोशिश कीजिएगा ऐसे, क्योंकि देखिए ऐसे ये रहता है, अगर आप मार्क कर देते हैं ना कि आंसर एमसीक्यू कोई क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, उसमें आपने मार्क्स कर दिया, तो वो हो सकता है आप किसी और को दिखा भी दे, इस वजह से आपको वहां पर डांटा जाता है, बोला जाता है कि क्वेश्चन पेपर पे मार्क मत कीजिएगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन पेपर वाला हमने बात कर लिया। ओके, ऑब्जेक्टिव वाला देखिए मोस्टली जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो सब्जेक्टिव ही रहेंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे। ठीक है, ओके, शायद हमने सारी बातें बता दी आपके क्वेश्चंस की। बस लास्ट हमने एक डायग्राम वाले, आपकी बात से हमें एक डायग्राम वाला पॉइंट याद आया था, तो डायग्राम वाला एक बारी क्लियर कर देते हैं कि देखिए आपको आंसरों में अपने डायग्राम बनाना है, बहुत जरूरी है आपका डायग्राम बनाना। ठीक है, डायग्राम बनाओगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, हमेशा याद रखना, जितना डायग्राम बनाओगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, जितने ज्यादा डायग्राम बनाओगे उतना अच्छा, क्योंकि देखिए जब तक आपकी कॉपी दूसरों से अलग नहीं दिखेगी तब तक आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, जितनी कॉपी आपकी अलग होगी उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो जितना हो सके अपने जो आंसर है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। ठीक है, जितना हो सके अपने आंसर को हेडिंग्स में लिखे, जितना हो सके अपने आंसरों में डायग्राम बनाइए। डायग्राम कैसे बनाएंगे? कहेंगे सर हमें डायग्राम बनाने नहीं आ रहा। देखिए डायग्राम बहुत प्रकार के होते हैं, कोई ट्री वाला डायग्राम बनाता है, कोई पार्ट्स वाला डायग्राम बनाता है, कोई टाइप्स वाला डायग्राम बनाता है, कोई 3 बॉक्स वाला डायग्राम बनाता है, कोई 4 सर्कल वाला डायग्राम बनाता है। तो डायग्राम के मल्टीपल टाइप्स हैं, एंड इसके रिगार्डिंग हमने शायद एक असाइनमेंट वाली वीडियो उस पे डाल रखा था हमने, अब वो तो हम दिखा नहीं पाएंगे इन फ्यूचर, कभी चलो संडे में कोशिश करेंगे ये सारी चीजें इकट्ठा कर पाए,
लेकिन मुश्किल ही लग रहा है इकट्ठा कर पाएँगे हम, फिर भी कोशिश करेंगे कि कल आपको दिखा पाएँ ये सारी चीज़ें कि कैसे-कैसे डायग्राम होता है। बाकी मुँह ज़बानी हम बता देते हैं आपको कि देखिए बहुत प्रकार के डायग्राम होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको टाइप्स बताने हो कि इस चीज़ के इतने टाइप्स होते हैं, ठीक है? तो क्या करना है आपको, सबसे पहले एक सर्कल कीजिएगा, उसमें जो मेन बॉडी है वो लिखिएगा, जो मेन उसका पॉइंट है, जो की है, वो लिखिएगा। फिर बताइएगा इसके 3 प्रकार है, 3 प्रकार करने के लिए एक लाइन खींचिएगा, उसमें सर्कल बनाइएगा, उसका एक फर्स्ट टाइप लिखिए, फिर दूसरी लाइन कीजिए, उस पे सर्कल बनाइए, फिर सेकंड टाइप लिखिए, फिर तीसरी लाइन खींचिए, उस पे सर्कल बनाइए और ये आपका हो गया थर्ड टाइप। ठीक है? तो ऐसे बहुत प्रकार के डायग्राम होते हैं। आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे, गूगल पे जाके डायग्राम्स लिख दीजिएगा तो बहुत प्रकार के डायग्राम्स आते हैं। तो अलग-अलग ट्री वाला डायग्राम होता है, कोई आपका स्क्वायर वाला होता है, सर्कल वाला होता है, कोई मल्टीपल सर्कल वाला होता है। ठीक है? तो डायग्राम बहुत टाइप के होते हैं और हर हर क्वेश्चन में डायग्राम्स बन सकते हैं। अगर आप डायग्राम बनाओगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है? तो डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिएगा एंड एक और चीज़ हम बता देते हैं कि देखिए इग्नू में ना थोड़ा आप राइटिंग पे फ़ोकस कीजिए, कोशिश कीजिए इंग्लिश मीडियम में लिखिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा क्वेश्चन मतलब ज़्यादा पेजेज़ लिखने की। जैसा हमने बताया आपको 4 20 नंबर का क्वेश्चन है तो वो 4 पेजेज़ लिखना है। आगे फ्रंट साइड हो गया फर्स्ट पेज, उसका एक पन्ने का जो फ्रंट साइड होता है फर्स्ट पेज और सेकंड पेज होता है आपका बैक साइड। ठीक है? तो ऐसे करके आपको 4 पेजेज़ लिखना ज़रूरी है। तो जो हमने आपको बताए थे ना कि कितने-कितने पेजेज़ लिखना है, वो एकदम एग्ज़ैक्ट हैं, उतने ही आपको पेजेज़ लिखने हैं। ठीक है? ज़्यादा कहने का मतलब यही है हमारा कि जितने आपको पेजेज़ हमने बताए हैं वो एकदम सही हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको लिखोगे तो आपका कहीं पे भी कम ऐसे नहीं है कि पेजेज़ कम लिखने पड़ेंगे आपको या कम मार्क्स दिए जाएँगे। अगर आप उस अकॉर्डिंग लिख के आते हो, ठीक है? अगर आप अपने अकॉर्डिंग लिख के आ रहे हो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें सिर्फ 1 मार्क्स ही लिख रहे हो तो 1 पेज ही लिख रहे हो यानी कि बैक और फ्रंट मिला के 2 पेज मान लीजिए, 2 पेज लिख रहे हो आप, तो आपको वहाँ पर कम ही मार्क्स दिए जाएँगे। ठीक है? तो ज़्यादा लिखना ज़रूरी है इग्नू में। आपको, ठीक है? तो ज़्यादा लिखने के लिए जो हमने आपको मैक्स नंबर बताए हैं पेजेज़ के इतने-इतने मार्क्स के इतने पेजेज़ लिखने हैं, वो फ़ॉलो करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए एकदम परफेक्ट है। उतने पेजेज़ लिख के आओगे तो आपको कहीं मार्क्स नहीं जाने वाले आपके, ठीक है? तो जो 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, उनके लिए 4 पेजेज़ ज़रूर लिखिएगा। मिनिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम इसको आप 5 कर सकते हो। मिनिमम आपको 4 लिखने ही लिखने हैं। ये नहीं कि आप 3 पेजेज़ लिख के आ रहे हो। 3 पेजेज़ लिख के आ रहे हो तो अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, 15-20 मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? ओके, तो हमने कहाँ से किया था? ओके, इनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। सिटिंग अरेंजमेंट, ओके सिटिंग का देखिए आप क्या जानना चाह रहे हैं? देखिए सिटिंग के लिए देखिए जब आप जाओगे ना जो भी एग्ज़ाम सेंटर होगा, तो वहाँ पर आपकी शीट्स लगा दी जाती है। दूसरा शिफ्ट होगा आपका सेकंड शिफ्ट वाले एग्ज़ाम होंगे आपके, तो फर्स्ट जो आपका फर्स्ट शिफ्ट होगा उसकी शीट लगी हुई होगी, उसको हटा के आपकी शीट लगा दी जाएगी। या आपका फर्स्ट शिफ्ट होगा तो वहाँ पर आप जब भी एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे, तो एग्ज़ाम सेंटर के गेट पे या बाहर किसी वॉल पे, वहाँ पर शीट लगी रहती है कि इस सब्जेक्ट के बच्चों के इस क्लासरूम में आपके एग्ज़ाम होंगे या इस एनरोलमेंट नंबर वाले बच्चों के इस एग्ज़ाम हॉल में या इस क्लासरूम में एग्ज़ाम होंगे। तो सीटिंग अरेंजमेंट आपको वहीं पे पता चल जाएगा जब भी आप जाओगे एग्ज़ाम सेंटर पे, तो वहाँ पर सारी चीज़ें लिखी रहती है। ठीक है? ओके, काफ़ी अच्छे-अच्छे सवाल भी बच्चे पूछ रहे हैं जो हमसे छूट गए थे। ये सारे आप मुझे पहले बता दिए होते तो शायद हम इनको पहले ही नोट कर लेते। हमारे दिमाग से रह गए थे। कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छे-अच्छे सवाल पूछे। वाटर बॉटल वाला हमने बता दिया है कि वाटर बॉटल अलाउ है आपको, ठीक है? देखिए सी ग्रेड का हमने बता रखा है आपको कि 40% सी ग्रेड वाला होता है कि सी ग्रेड आपको लाना होता है और ग्रेड में ही मिलते हैं आपको एमबीए में। ठीक है? ग्रेड में सी ग्रेड लाना होता है आपको मिनिमम, एटलीस्ट आपको सी ग्रेड लाना ही है। अगर नहीं लाते हो, डी ग्रेड लेके आते हो तो आपको असाइनमेंट में ए ग्रेड लाना है तब जाके वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है? ओके, अब हम ज़रा एक बारी जो लास्ट वाला ग्रुप है उसमें भी स्टूडेंट काफ़ी थे। ओके, ओके, नहीं लास्ट वाले में नहीं, अब फिर फर्स्ट पे ही चल लेते हैं। या तो चलो एक बारी लास्ट वालों से पूछ ही लेते हैं। जो लास्ट ग्रुप है आपका 11 नंबर लिंक है आपकी, 11 नंबर लिंक हो गई आपकी, ग्रुप नंबर है आपका 10 ग्रुप नंबर। ओके, इधर भी किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, अगर हमसे कोई स्किप हो गया हो कोई पॉइंट तो आप बता सकते हैं। कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड डाउट हो, ग्रुप नंबर 10 के लिंक नंबर 11 स्टूडेंट का हमने चैट बॉक्स ओपन कर दिया है तो आप लिख सकते हो अपनी जो भी आपके कोई सवाल हो। कोई सवाल है आपका? ग्रुप नंबर 10। ओके, तो लगता है हमें यहाँ पे ग्रुप नंबर 10 वाले स्टूडेंट्स के कोई डाउट्स नहीं हैं।
ठीक है? तो एंड किसी भी स्टूडेंट के डाउट हो, 4-5 डाउट हो, 4-5 क्वेश्चन हो, तो एक साथ लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करके। ओके, ओके, शायद हमने चैट बॉक्स ऑन नहीं किया, आपका माइक ऑन कर दिया था, सॉरी, सॉरी। ओके, ग्रुप नंबर 10 अब हमने आपका चैट बॉक्स ऑन कर दिया, आप लिख दीजिए अगर आपके कोई डाउट हो तो। ओके, एक स्टूडेंट ने लिखा है। देखिए कैलकुलेटर वाला हमने बता दिया है कि कैलकुलेटर आपके अलाउ तब किए जाएँगे जब आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ हो और मोस्टली क्वेश्चन पेपर पे नहीं लिखा रहता, कुछ ही क्वेश्चन पेपर ऐसे होते हैं जहाँ पर कैलकुलेटर अलाउ होता है और कैलकुलेटर आपके नॉर्मल वाले होते हैं, ठीक है? ये हमने चीज़ें बता दी आपको। देखिए आपका क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के बीएस केजी जो है आपका 178 इसका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, वेबसाइट पे भी, चैनल्स पे भी अवेलेबल है। वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो, थोड़ा ढूँढना पड़ेगा, आपको मिल जाएँगे। आई थिंक जियोलॉजी के नहीं मिलेंगे शायद। जो देखो जो भी नए प्रोग्राम हैं, जो नए प्रोग्राम हैं आपके वो सभी असाइनमेंट पे फ़ोकस कीजिए, ठीक है? जिन भी स्टूडेंट के नए प्रोग्राम है वो असाइनमेंट पे फ़ोकस कीजिए। बस ज़्यादा मत लिखिए, एक-एक करके पढ़ने दीजिए, नहीं तो किसी स्टूडेंट के क्लियर नहीं हो पाएँगे। देखिए असाइनमेंट का अभी हम नहीं बता पाएँगे, कोशिश कीजिए कि एग्ज़ाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछें। ओके, एक इम्प्रूवमेंट वाला एग्ज़ाम का क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट से कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का क्या है? देखिए इम्प्रूवमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं, वो आप सिर्फ़ जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे, जब आपकी फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दे सकते हो, उससे पहले नहीं दे सकते आप इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम, ठीक है? बाकी आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो उससे पहले, जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट के 33 मार्क्स आ गए, 35 मार्क्स पासिंग मार्क्स है बट 33 आ गए तो वो रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है? बाकी इम्प्रूवमेंट के जो एग्ज़ाम होंगे वो आपके तभी होते हैं जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो, जब आप पूरा 3rd ईयर के एग्ज़ाम देके रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है तब। और कैसे होता है इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम वो भी हम बता देते हैं। जब भी देखिए आप कोई डिवीज़न पाने से, जैसे फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न आने से कभी 1% 2% से रह रहे हो, तभी आपको इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम देने दिए जाता है, उसके सिवाय नहीं। जैसे मान लीजिए आपकी 55% आ रखी हो और आपको 60% चाहिए हो फर्स्ट डिवीज़न के लिए तो आपको नहीं दिया जाएगा मौका। ठीक है? अगर आपकी 59 आ रखी हो और आपको 60% चाहिए फर्स्ट डिवीज़न के लिए तब आप कर सकते हो। ठीक है? 1% 2% के लिए आपको देने के लिए मौका दिया जाता है। नहीं देखिए आधार कार्ड तब ज़रूरी नहीं है ले जाना जब आपके पास आईडी कार्ड हो। अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तब आधार कार्ड ले जाना ज़रूरी है, ठीक है? हाँ, देखिए फूड आपको खुद ही लेके जाना होगा, अगर आपको भूख लग जाती है तो खाना लेके जाइएगा अपने साथ, लंच का वहाँ पर कोई सुविधा नहीं होती। हाँ, ये है कि कुछ सेंटर्स में आपकी जो होती है कैंटीन्स रहते हैं तो वहाँ पर आप जाके बाय कर सकते हो, जो भी खाने की चीज़ें हैं या ठीक है, या तो कोशिश कीजिएगा आप बाय नहीं कर सकते तो घर से बना के लेके जाइएगा सारी चीज़ें, ठीक है? असाइनमेंट के बारे में अभी नहीं बता सकते, हॉल टिकट हाँ जी, देखिए हॉल टिकट पे फ़ोटो होना कंपल्सरी है, तभी आपकी आइडेंटिटी पता चलती है कि आप सेम बच्चे हो या नहीं, ऐसे तो कोई भी बच्चा चले जाएगा किसी के साथ, ठीक है? तो दोनों चीज़ें मिलना ज़रूरी है, आपका आईडी कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करके देखा जाता है कि आप दोनों सेम हो या कोई दूसरा स्टूडेंट आपके बदले एग्ज़ाम दे रहा है, तो इसलिए फ़ोटोग्राफ ज़रूरी है। देखिए बीसीए न्यू चाहे बीसीए ओल्ड चाहे कोई सा भी हो आपका बीसीए कोई इश्यू वाली बात नहीं है। एंड पहली बात तो देखिए जिन भी स्टूडेंट ने अभी एग्जाम लिया है हमने पहले ही बता रखा है बीसीए आपका पहले से है ये प्रोग्राम ये आपका 2008 से है बीसीए न्यू बस इनके जो नाम है वो चेंज किए जा रहे हैं उनके जो कोड्स हैं उनमें बदला किया जा रहा है बाकी ये सारे पहले से हैं जितने भी आपके कोड हैं इसमें जैसे 181 है इसका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है बाकी जितने भी आपके कोर कोर्सेज हैं उन सभी के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है साइट पे ठीक है तो बीसीए न्यू के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए इनफ है वो आपके लिए देखिए फ्री सोर्स तो हमने पहले से ही बता रखा है स्टडिंग करने के लिए कि आप अपने स्टडी मटेरियल पे फोकस कीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे ध्यान दीजिए उससे बाहर कुछ नहीं आता है आपका ठीक है
हाँ जी, हाँ जी। देखिए, जो भी कोड आपके सेम हैं, उनका जो भी सिलेबस है वो सेम ही है आपका। हो सकता है 1 चैप्टर 2 चैप्टर हटा दिया हो, बाकी आपके जो मोस्टली ऐसे नहीं हटते, कुछ-कुछ के ही हटते हैं। बाकी जब आपके कोड सेम है, तो सेम ही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, वही देखने हैं आपको, ठीक है? अगर आपके कोड में थोड़ा बहुत बदलाव किया जाता है, तब उसमें मोस्टली चांसेस रहता है कि आपके कुछ चैप्टर्स डिलीट किए जा रहे हों, ठीक है? अगर कोड सेम ही है आपके, तो वो सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके सेम कोड के मिल रहे हैं, तो वो सेम ही रहेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट देखिए, वही सेम सिलेबस रहेगा आपका। उनको आप पढ़ के चले जाओगे तो बीसीए से न्यू हमने पहले ही बता रखा है, बीसीए का कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है? बस आपके जो कोड थे पहले अलग कोडेड थे, उनको हटा के दूसरे कोडेड जॉइन कर दिए हैं, जो पहले से पढ़ रखे हैं हमारे बीए में, बी ऑनर्स में, बीकॉम जी में, इन सारे कोर्स में जो पहले से हुआ करते थे, तो इनको मर्ज कर दिया गया है बीसीए में भी, क्योंकि पहले बीसीए में कोड नहीं होते थे, अब इनको भी मर्ज कर दिया गया है, ठीक है? तो ये इनके क्वेश्चन पेपर आपको पुराने साइट्स में मिल जाएँगे, क्योंकि ये पहले से अवेलेबल हैं, ये पहले से एडेड हो रखे हैं कोड्स, ठीक है? ओके, आप जितने भी स्टूडेंट, चलो ठीक है, और हम किसी के देख लेते हैं डाउट। ओके, फर्स्ट लिंक पे ही आ जाते हैं अब हम। ओके, फर्स्ट लिंक वाले स्टूडेंट अपने चैट बॉक्स हम ओपन कर रहे हैं। चैट बॉक्स में आप अपने डाउट्स लिखिए, बताइए अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई डाउट हो, एग्ज़ाम से ही रिलेटेड पूछिएगा, कोशिश कीजिए कि एग्ज़ाम से रिलेटेड ही पूछें, ठीक है? अभी हम बाहर का नहीं बता पाएँगे आपको, वो जैसे आप असाइनमेंट का कुछ पूछ रहे हैं बच्चे, तो असाइनमेंट का नहीं बता पाएँगे, एग्ज़ाम से रिलेटेड ही पूछिएगा, ठीक है? कोशिश कीजिए एग्ज़ाम से रिलेटेड ही पूछें। बाकी एंड कोशिश ये कीजिए, जिस स्टूडेंट के ज़्यादा क्वेश्चन हो वो एक साथ ही मैसेज में सारे लिख दीजिए, ठीक है? अब हमें ज़रा एक-एक करके पढ़ने दीजिए। अगर कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा तो हम उसको ज़रूर लेंगे, अगर कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं होगा तो उसको हम लीव कर देंगे, ठीक है? देखिए, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं इसके लिए हमने पहले ही बता रखा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालिए जिनके अवेलेबल है, जिनके अवेलेबल नहीं है तो उनका प्रोग्राम गाइड पढ़िए, उसमें बता रखा होता है कि कितने क्रेडिट का आपका कोड है, जितने क्रेडिट का कोड होगा उतने ही मार्क्स आपके, उतने ही मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है? तो क्रेडिट के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो आप, या आपके प्रोग्राम के जो गाइड होता है उसमें भी बता रखा होता है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है आपके तो उसमें देख लीजिए, उसमें बता रखा होता है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है? असाइनमेंट प्रैक्टिकल का नहीं बता सकते अभी, सॉरी। देखिए, जो भी 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं वहाँ पर 3 आवर्स दिए जाते हैं, जो 50 मार्क्स के होते हैं उसमें 2 आवर्स, ऐसे-ऐसे कम होता रहता है आपका, ठीक है? जितने ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है उतने मार्क्स के अकॉर्डिंग उतने आपको समय भी दिया जाता है। 100 मार्क्स का होगा तो 3 घंटे दिए जाते हैं आपको, ठीक है? देखिए, पासिंग मार्क्स का हमने बता रखा है आपको कि पासिंग मार्क्स कौन-कौन से कितने-कितने होते हैं। ठीक है, पासिंग मार्क्स का हमने पहले ही बता रखा है, मास्टर्स के लिए जो आपके 40 रहते हैं, बट लेकिन डिपेंड करता है, कुछ-कुछ प्रोग्राम में अलग भी हो सकते हैं। असाइनमेंट का देखिए अभी नहीं बता सकते हम। देखिए, जो भी आपका होगा, जैसे वाइवा होगा, प्रैक्टिकल होगा, ये सारी चीज़ें आपके प्रोग्राम गाइड में मेंशन रहती है, आप वहाँ पे पढ़ोगे, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन रहती है, उनको पढ़ लोगे आप तो अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपकी। देखिए, एग्ज़ाम शेड्यूल में चेंजेस तभी हो सकता है कोई इमरजेंसी हो, ठीक है? जैसे कोई एग्ज़ाम पड़ गया, कोई बड़ा एग्ज़ाम पड़ गया, तब आपके चेंज हो सकते हैं, या कोई लॉकडाउन लग गया, या कोई इमरजेंसी हो गई, वोटिंग हो गई, कुछ भी ऐसा इमरजेंसी वाला केस हो गया, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट हो बच्चों के लिए, तो तब रद्द कर दिए जाते हैं, तब चेंजेस हो जाते हैं, ठीक? अभी कोई ऐसा नहीं दिख रहे चांसेस, बट भी फिर भी एक 10% चांसेस है, लेकिन बहुत मिनिमम है, वो आप में इश्यू नहीं करेंगे, ठीक है? अगर होंगे भी चेंजेस तो बता दिए जाएँगे, बट अभी ना के बराबर है, तो ना ही मान के चलें कि अभी चेंजेस नहीं हो रहे। देखिए, पासिंग मार्क्स का हमने बता रखा है अलग होते हैं, आप एक बारी देख लीजिएगा, हमने इसके रिगार्डिंग पोस्ट डाल रखा है, वहाँ पे सारे पासिंग मार्क्स का बता रखा है। एवरेज हम आपको वैसे ही बता देते हैं, 100 मार्क्स के लिए 35 मार्क्स होते हैं बैचलर्स में। बैचलर्स में भी बीसीए को छोड़ के, बीसीए आपका तब 40 होगा और मास्टर्स है तब भी 40 होगा, ठीक है? देखिए, एग्ज़ाम में क्या-क्या लेके जाना है राठौर जी, हमने बताया था इसके बारे में। एग्ज़ाम में आप अपना सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ लेके जाइएगा, हॉल टिकट और आईडी कार्ड, बाकी आपको जो ले जाना है एक्स्ट्रा वो आप ले जा सकते हो। ठीक है?
देखिए पासिंग मार्क्स के लिए आपको बस ये चेक करना है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है और मास्टर्स का है तो कितने होंगे, ठीक है? बाकी आप जो भी आपका प्रोग्राम गाइड होता है ना उसको रीड आउट कीजिए, उधर ये सारी चीज़ें दे रखी होती है। देखिए हाइलाइटनर जो होते हैं ना, आपने एक अच्छा सवाल पूछा है। देखिए एक हाइलाइटनर होते हैं आपके ग्रीन करके, ग्रीन से आते हैं जो हाइलाइटर ग्रीन वाले, वो मत यूज़ कीजिएगा, उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। या तो आप बहुत नीट एंड क्लीन लिखते हैं अपने, तब तो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी हैंडराइटिंग बेकार है, आप अच्छे से नहीं लिख रहे, तब इन सब चीज़ों को अवॉइड ही कीजिए। ठीक है? अगर आप बहुत नीट एंड क्लीन लिख रहे हैं तब यूज़ करने की कर सकते हैं आप। बट सबसे बेस्ट रहता है आपका, या तो आप पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए, या पेंसिल से हाइलाइट कीजिए, या बॉक्स बना दीजिए, या ब्लू पेन से, या देखिए हाइलाइट करने के बहुत तरीके हैं। जैसे आप कोई ब्लू पेन से आंसर लिख रहे हो, कोई आपको कीवर्ड है आपका, कोई टॉपिक है आपका, कोई हेडिंग है आपकी, तो उसको दूसरे पेन से यूज़ लिखिए, उसको ब्लैक पेन से लिखिए, वो अपने आप हाइलाइट हो जाएगा, ठीक है? दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, जैसे मान लीजिए आपको कोई पॉइंट हाइलाइट करना हो, कोई लाइन हाइलाइट करनी हो, तो उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है? वो तब भी हाइलाइट हो जाएगा, ठीक है? ये तरीके हैं आपके हाइलाइट करने के। बाकी आप उसके ऊपर बॉक्स भी बना सकते हो, बट बॉक्स वाला तभी कीजिएगा अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो, आप अच्छा एक्यूरेट लिखते हो, एकदम हर एक ही साइज़ के सारे शब्द लिखते हो, तब उसमें बॉक्स अच्छा लगेगा। ये नहीं कि आपकी बेकार हैंडराइटिंग है, उसमें आप बॉक्स बना रहे हो, तो वो ज़्यादा खचपच लगता है, ठीक है? अच्छी हैंडराइटिंग हो तब बॉक्स बनाइए, अच्छा ही लगेगा वो। हाँ जी, देखिए अगर कोई ऐसा छोटा आंसर है, जैसे मान लीजिए कोई 5 मार्क्स का, 2 मार्क्स का आंसर है, तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन कंटिन्यू करने का मतलब ये नहीं है कि आप सेकंड लाइन के बाद ही स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको 3-4 लाइनें छोड़ के ही दूसरा आंसर स्टार्ट करना है। ये नहीं कि आप कंटिन्यू करे जा रहे हो। देखिए, हम क्या करते थे, हम जब हमारे टाइम की बात मैं बता देते हैं, हम क्या करते थे, हम जैसे भी कोई भी आंसर हो, जैसे 20 मार्क्स के आंसर हुआ करते थे, 20 मार्क्स के आंसर होते थे, तो हम 4-5 जैसे 4 पेजेज़ ले लिए तो 4 पेजेज़ ही हम उनको लेते थे। उसके बाद उसको दूसरा जो क्वेश्चन है उसको कंटिन्यू नहीं करते थे। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं हमारे, जैसे एक पूरा पेज में हमने आंसर लिखा है, ठीक है? फ्रंट साइड में पूरा आंसर लिखा और बैक साइड में हमने हाफ तक आंसर लिखा है। उसके बाद नीचे हाफ जगह, आधी जो जगह है वो बच गई है। फिर हम उसमें आंसर नहीं लिखते थे। जो नेक्स्ट आंसर रहता था वो हमेशा नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते थे। इससे ये रहता था कि जो चेकर होते थे उनको ईज़िली पता चलता था कि हाँ, ये आंसर यहाँ खत्म हो गया, दूसरा आंसर यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है? नहीं तो क्या होता है कि जो चेकर होते हैं उनको कन्फ्यूजन हो जाती है कभी-कभी। आप उसकी 2-3 लाइन छोड़ के ही कर देते हो तो ये लगता है चेकर को कि वो उसी के जॉइंट ही आंसर है। वो आपने उसी के कोई दूसरे पॉइंट लिखे हुए हैं। तो इस चक्कर में आपके 2 क्वेश्चन के मार्क्स 1 क्वेश्चन में ही मिलते हैं। दूसरे मार्क्स के मिल ही नहीं पाते। ठीक है? इससे हम ऐसा करते थे कि अगर आधा पेज बच गया या थोड़ा पेज बच गया, ज़्यादा भी पेज बच गया तो उसको वहीं छोड़ देते थे। जो नेक्स्ट आंसर होता था उसको अगले पेज से ही स्टार्ट करते थे। वो कभी भी हम सेम पेज पे यूज़ नहीं करते थे, ठीक है? या आप इसको, अगर आपके पास कम जगह है या आप यूज़ करना चाह रहे हो तब क्या करना है, आप एक बीच में लाइन खींच दीजिएगा ब्लैक पेन से या पेंसिल से लाइन खींच दीजिएगा और गैप हमेशा 4, 5, 6 लाइनों का ही रखिए। ये नहीं कि बहुत आपने 1-2 लाइन का रखा है, 2 लाइन में किसी को नहीं पता चलेगा कि आपका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। 5-6 लाइनों का रखोगे वो बहुत अच्छा रहेगा और बीच में लाइन खींच दोगे तो वो और अच्छा रहेगा। और सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप उसके नीचे लिखे ही ना, दूसरे पन्ने से स्टार्ट कीजिए आंसर, ठीक है? बस ये नहीं कि आप ये कर रहे हो कि जो पन्ना स्टार्ट ही हुआ है उसमें पहली लाइन पे खत्म हो गया आपका आंसर, उसके बाद आपने पूरा ब्लैंक ही छोड़ दिया पन्ना। ऐसे नहीं करना है आपको। कम से कम आपको ऊपर की 7, 8, 10 लाइनें तो यूज़ करनी ही करनी है। ठीक है? आधा यूज़ हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। 7-8 लाइन यूज़ कर लिया आपने फर्स्ट पेज की स्टार्टिंग की तो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है? ये नहीं करना आप, क्योंकि आपने बस पहली लाइन ही लिखी उतने में आपका आंसर खत्म हो गया और उसके बाद आपने पूरा पन्ना वेस्ट कर दिया। ऐसे नहीं करना है आपको। ठीक है? पेजेस का जितना हो सके अच्छे से यूज़ कीजिए, ज़्यादा वेस्ट मत नहीं करना, ठीक है? गैस पेपर कहाँ से लें? देखिए गैस पेपर का हमने बता रखा है, गैस पेपर से कुछ नहीं आता है, गैस पेपर फालतू की चीज़ है, इन पे पैसे बर्बाद मत कीजिए, जितना होगा सारा का सारा जो एग्ज़ाम है वो आपके उससे ही आएगा, स्टडी मटेरियल से, बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो जितना हो सके स्टडी मटेरियल पे फ़ोकस कीजिए, उससे ही आप ईज़िली अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो 70-80 आराम से, ठीक है? ओके। ओके, दोबारा हम चैट बॉक्स ओपन करते हैं। इस बारी चलो ग्रुप 1 की करते हैं, ग्रुप 1 लिंक 2। इधर किसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम से रिलेटेड डाउट हो तो बताइए, चैट बॉक्स हमने ओपन कर दिया है।
देखिए ये सारी चीज़ हमने बताई है आप सभी को। ओके, लिख लीजिए आप। जिस भी स्टूडेंट के हम बाकी जब और ग्रुप्स में पहुँचेंगे, जिस भी स्टूडेंट का जो भी डाउट होता हो, अगर ज़्यादा डाउट हो तो एक साथ लिख दिया करें। ठीक है? ओके, रुक जाइए। देखिए गैस पेपर यूज़फुल नहीं होते, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था, सेम क्वेश्चन पूछा गया, गैस पेपर यूज़फुल नहीं होते, इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है? देखिए हॉल टिकट रिलीज़ हो रखी है आपकी। देखिए हॉल टिकट रिलीज़ हो रखी है विवेक जी, आप हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हो। गूगल पे जाइए, लिखिए जाके वहाँ पर इग्नू हॉल टिकट दिसंबर 2024 आपकी हॉल टिकट रिलीज़ है, ठीक है? वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देखिए बीएम हमने बता रखा है, बीएम, बीकॉम ये सारी चीज़ें हमने बता रखी है। बीएम, बीकॉम, बीकॉम एफ, बीएससीएम ये सारे जितने भी ऑनर्स के हैं, इन सभी में 35 मार्क्स चाहिए होते हैं 100 में, ठीक है? 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है तो वहाँ पर 35 मार्क्स चाहिए, 50 मार्क्स का है तो 18 मार्क्स, ठीक है? क्लासेस का देखिए अभी हम नहीं बता सकते, एग्जाम से रिलेटेड ही बता पाएंगे अभी हम। देखिए आपका अगर सेम सिटी में एग्जाम सेंटर है तब चेंज नहीं होता है, अगर किसी दूसरी सिटी में आपका एग्जाम सेंटर चले गया है तब चेंज किया जाता है, ठीक है? एग्जाम एग्जाम कैसे दे, देखिए एग्जाम आपको पढ़ के अच्छे से समझ समझ के पढ़ के क्वेश्चन वो ऐसे ही एग्जाम देना है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? बुक्स नहीं मिली, देखिए बुक्स नहीं मिली, बुक्स का देखिए जिसको भी बुक्स नहीं मिली है, बुक्स आप ऑनलाइन डाउनलोड कीजिए ई ज्ञान कोश से और अपनी पढ़ाई जारी कीजिए, ठीक है? देखिए इन सभी चीजों को हमने बता रखा है कि कितने पेजेस के लिए कितना क्या करना है, पेजेस ये सारी चीजें हमने बता रखी है आप सभी को। स्टूडेंट ने दोबारा पूछा, हम दोबारा बता देते हैं। देखिए 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 3 से 4 पेजेस लिखने हैं आपके। फर्स्ट पेज होगा आपका फ्रंट पेज, सेकंड पेज होगा आपका बैक पेज जो बैक साइड होती है, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग आपको कितने 3 से 4 पेजेस लिखने हैं आपको, ठीक है? ओके, ठीक है। कहाँ तक हमने बता दिया था आपको? पासिंग मार्क्स बता दिए, गैस पेपर सारी बता दी चीजें, ठीक है? ये चीज हमने बता दी ग्रुप 1 वालों की। ओके, ग्रुप 2 वाले जरा बताइए, ग्रुप 2 में क्या कोई किसी की क्वेरी है, कोई हमसे पॉइंट छूट गया हो, कोई डाउट हो आपका? ग्रुप 2 वाले बताइए, लिंक 3 होगी ग्रुप 2। एक बार हम आपका चैट बॉक्स ओपन कर रहे हैं। ओके, बताइए आपकी कोई क्वेरी है? चैट बॉक्स ओपन कर दिया हमने। आज जो भी ग्रुप 2 वाले हैं, लिंक 3 होगी, ग्रुप 2 होगा। इसमें अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट हो या हमसे कोई पॉइंट रह गया हो तो वो हमसे पूछ सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं कहा जा सकता, हमने आपको पहले ही बता रहा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, वो आपके लिए एकदम सफिशिएंट है या इनफ है, ठीक है? अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो वही आपके लिए काफी है। बुक्स के क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि सारे आए, उसमें से कुछ आते हैं कुछ नहीं आते, लेकिन प्रीवियस ईयर में देखोगे तो प्रीवियस ईयर से ही सारे आते हैं, ठीक है? देखिए हॉल टिकट पे आपकी फोटो नहीं है तो फोटो आपको लगानी होगी, पासपोर्ट साइज फोटो लीजिए, उसको गम से चिपका दीजिए, ठीक है? जो भी आपका फोटो का स्पेस है वहां पे। देखिए किसी एक पेपर में आप फेल हो गए, बाकी में पास हो गए तो कुछ नहीं होगा आपका, जो जिसमें आप फेल हो गए उसका आप दोबारा एग्जाम दे सकते हो 6 महीने बाद, यानी कि जून में, ठीक है? हॉल टिकट का हमने बता दिया है, जिसकी फोटो नहीं है ये उनको क्या करना है। हाउ मैनी पेजेस इन बुकलेट, देखिए बुकलेट का हमने पहले ही बता रखा है कि जो आपकी बुकलेट होगी, जो आंसर बुकलेट दी जाएगी आपको, उसमें 28 पेज रहते हैं, जिसमें से 24 पेज पे आप आंसर लिख सकते हो। एंड ये 28 पेज का मतलब 24 पेज का मतलब ये नहीं है कि आप एक पूरा फुल पेज मानते हो कि एक पेज हो गया वो। यहाँ पर पेज जो फ्रंट साइड होती है पेज की, पेज में 2 साइड होती है, एक फ्रंट साइड और बैक साइड, उनको जोड़ के बोला जाता है। फ्रंट साइड हो गई वो 1 पेज हो गया, पीछे का जो साइड हो गई वो सेकंड पेज हो गई, ठीक है? उनको कंबाइंड करके एक पेज नहीं बोला जाता, उनका एक एक पार्ट को 1 पेज बोला जाता है, ठीक है? अब शायद हम थोड़ा पॉज कर देते हैं चैट्स को ताकि हम एक एक करके पढ़ सके। ओके, हमने बता दिया। प्रोजेक्ट के बारे में क्या जानना है आपको? देखिए जो जिनको ये सारी नॉलेजेस जाननी है प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये सारी चीजें हमने बता रखा है कि आपको उसमें लिखी हुई है। प्रोजेक्ट के लिए आपको बुक दी जाएगी, उस बुक में लिखा रहता है, आप गाइड में भी जाओगे तो वहां पे भी लिखी रहती है सारी चीजें कि क्या कैसे करना होता है, टॉपिक कैसे चुनना होता है, सिनॉप्सिस कहाँ देना होता है, ये सारी चीजें वहां दे रखी है।
देखिए किसी ने गेस्ट पेपर बाय भी कर ली है तो भी उस पे बिल्कुल पढ़ाई मत कीजिए, उसको बिल्कुल मत पीजिए पढ़िए उस सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने स्टडी मटेरियल और प्रीवियस ईयर को ही पढ़ें क्योंकि उसको पढ़ के जाओगे फेल होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो जितना हो सके अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को फ़ॉलो कीजिए और स्टडी मटेरियल को ही फ़ॉलो कीजिए क्योंकि उसमें से ही क्वेश्चन आएँगे, बाहर से कुछ नहीं आएगा और गेस्ट पेपर में से कुछ नहीं मैच होएगा आपका, ठीक है? नहीं, जिन स्टूडेंट्स ने अभी एडमिशन लिया है जुलाई 2024 में एंड उनका ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, जैसे एक स्टूडेंट का है बीएससीएम, इनके एग्ज़ाम अभी नहीं होंगे, इनके एग्ज़ाम जून में होंगे। जिन भी स्टूडेंट ने जनवरी 2024 में लिया था, उनका ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, उनके एग्ज़ाम अभी दिसंबर में होंगे। तो जिन भी स्टूडेंट ने जनवरी 2024 में बीएससीएम में लिया होगा या कोई भी प्रोग्राम में लिया होगा, तो उनके अभी एग्ज़ाम होंगे, ठीक है? बाकी जिन स्टूडेंट ने सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में लिया और जुलाई में एडमिशन लिया, तो उनके एग्ज़ाम अभी होंगे, ठीक है? आपका ईयरली बेस्ड है, तो आपका जून में होंगे, ठीक है? हाँ जी, जून वाले भी दिसंबर में एग्ज़ाम दे सकते हैं, दिसंबर वाले भी जून में एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। आवाज़ नहीं आ रही है। आई थिंक आवाज़ तो आ ही रही होगी शायद। झा जी आवाज़ आ रही है शायद एक बारी हम दोबारा चैट ऑन करके पूछ लेते हैं। ग्रुप 2 वाले ही बताएँ लिंक 3 आवाज़ आ रही है? झा जी ने बोला है कि आवाज़ नहीं आ रही है। आ रही है, आ रही है। ओके, आ रही है ना? बस। ओके, 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 आ रही है, आ रही है। ओके, हमने बता दिए यहाँ के सारे, ठीक है? ओके, अब ज़रा हम ग्रुप 3 का पूछ लेते हैं। ग्रुप 3 लिंक 4 आपकी ग्रुप 3 वाले भी अपने एक बारी डाउट्स बता दीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो चैट बॉक्स हमने ओपन कर दिया है। चैट बॉक्स में आप अपने डाउट्स बता दीजिए। ग्रुप 3 वाले लिंक होगी आपकी 4 ठीक है? अगर आपका कोई डाउट है, कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। आ, देखिए, आपको पहली बात 5 जैसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें से आपको लिमिटेड क्वेश्चन ही करने होते हैं। तो सबसे पहले ये देखा करें कि कितने क्वेश्चन करने के लिए कहा गया है, कि 4 क्वेश्चन करने के लिए कहा गया है, 5 क्वेश्चन करने के लिए कहा गया है, 4 क्वेश्चन या आप सारे के सारे क्वेश्चन करना कंपल्सरी है। तो ये देखा करें, अगर आप सारे अटेम्प्ट करोगे तो सारों के मार्क्स मिलेंगे आपको, कोई एक रह जाता है तो 1 के मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है? तो कोशिश कीजिएगा जितने भी कंपल्सरी क्वेश्चन होते हैं सारे अटेम्प्ट किया करें। ठीक है? जैसे 10 क्वेश्चन होते हैं तो उसमें से 5 का ऑप्शन दिया जाता है कि किन्हीं 5 को कीजिए, ठीक है? एनी 5 क्वेश्चन कीजिए, ठीक है? तो आपको 5 ही करने होते हैं, ज़्यादा मत कीजिएगा, ठीक है? ओके, असाइनमेंट हाँ जी, जिन स्टूडेंट ने एग्ज़ाम नहीं दिए थे जो नहीं, जिन स्टूडेंट ने असाइनमेंट नहीं दिए थे जून में वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, नो इश्यू। कोई ऐसी इश्यू वाली बात नहीं है कि असाइनमेंट नहीं दिया तो एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, आप एग्ज़ाम दे सकते हो। हाँ जी, जो एग्ज़ाम आपने एक एक बारी में जो एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर लिया है, जो आपकी हॉल टिकट में एग्ज़ाम सेंटर शो हो रहा है और जितने कोड्स आपके शो हो रहे हैं हॉल टिकट में, वो सारे के सारे एक ही एग्ज़ाम सेंटर पे होंगे, ठीक है? एंड कभी भी आपके 2 सेंटर नहीं होते, एक ही सेंटर में सारे एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी आपने फ़िल किए होंगे। एंड जिसका सेंटर में जैसे मान लीजिए किसी सेंटर में कोई सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं हो, तब नहीं होगा। बाकी ये नहीं कि आपके 2 सेंटर हो गए, सेंटर आपका हमेशा एक ही रहता है। देखिए एक एग्ज़ाम अगर आपने दे दिया, अगर आप उसमें पास हो तो आपके दोबारा कोई एग्ज़ाम नहीं चढ़ते हैं, जो आपने एग्ज़ाम पहली बार दिया था वही आपके एग्ज़ाम रहेंगे, ठीक है? अगर किसी स्टूडेंट के कम मार्क्स आए थे, वो फेल हो गया था, फिर वो दोबारा एग्ज़ाम देता है, तब उसके मार्क्स चढ़ते हैं दूसरे वाले, अगर वो उसमें पास हो जाता है, कुछ भी हो तब भी वो उसके दूसरे मार्क्स ही चढ़ेंगे, ठीक है? बस ये है कि अगर कोई स्टूडेंट पास है, वो दोबारा एग्ज़ाम देना देता है अच्छे मार्क्स पाने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता, जो आपके पहले मार्क्स है वही रहेंगे। अगर कोई स्टूडेंट फेल है, फिर वो दोबारा एग्ज़ाम देता है, अब उसमें वो पास हो चाहे फेल हो, उससे कोई मतलब नहीं है, जो उसने दूसरी बार एग्ज़ाम दिया है, वही मार्क्स उसके फाइनल होंगे। देखिए, जिनने एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरे, वो ऑफ़लाइन जाके भरने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऑफ़लाइन अभी भी भरे जा रहे थे आपके एग्ज़ाम फॉर्म, तो एक बारी आप जाके ट्राई कर सकते हैं। देखिए, आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर रीड आउट कर लेते हैं, तो आप आराम से पासिंग मार्क्स से बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकते हो।
देखिए स्टडी मटेरियल आपका इग्नू का ही बुक होती है, उसको स्टडी मटेरियल कहा जाता है। उसी स्टडी मटेरियल को हम कह रहे हैं कि इग्नू की बुक्स को ही पढ़ें, उसमें से क्वेश्चन आता है, बाहर से कुछ नहीं आता। देखिए अगर कोई कंपल्सरी क्वेश्चन छूट जाता है तो इससे कुछ नहीं होगा। अब ये है आपके वो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप क्वेश्चन करके आते हो तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं करके आते हो तो नहीं मिलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, आप आगे-पीछे कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है? इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ये हमने सोचा था बताएँ, फिर हमने बताया नहीं पॉइंट। आप कर सकते हो आगे-पीछे, कोई इश्यू वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है? जिसको आगे करना हो, जो देखा हमने पहले ही बता रखा है, जो क्वेश्चन अच्छा से आता हो आपको, वो सबसे पहले कीजिएगा, ठीक है? जो बेकार आता हो उसको बाद में रखिएगा, जो सबसे पहले अच्छे से आता हो वो सबसे पहले कीजिए, ठीक है? एमसीक्यू में थोड़ी कोशिश कीजिएगा कि एमसीक्यू वैसे तो आपकी ओएमआर शीट में होती है, बट फिर भी एमसीक्यू में तो आप नहीं कर पाएँगे, लेकिन अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस हो रखे हों एंड उसमें आपको आंसर शीट दी जा रही हो, ठीक है? कोई दूसरी आंसर शीट ना दी जा रही हो, नॉर्मल वाली आंसर शीट दी जा रही हो, तो वहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है? बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं उसमें आप आगे-पीछे कर सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। बस ये कोशिश कीजिएगा कि जैसे आप मान लीजिए, आप सबसे पहले ये ढूँढिए कि सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन-सा आता है आपको। अगर 8वाँ क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन है, चौथा है, 10वाँ है, 12वाँ है, 13वाँ है, 15वाँ है, कोई सा भी क्वेश्चन जो सबसे बेस्ट आता है उसको करने की कोशिश कीजिए। एंड एक और चीज़ और ध्यान में रखिए, अगर उसमें पार्ट्स में डिवाइड हो, जैसे ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, बी सेक्शन, सी सेक्शन हो गया, सी सेक्शन में 4 क्वेश्चन, बी सेक्शन में 2 क्वेश्चन, ए सेक्शन में 4 क्वेश्चन, ऐसे करके डिवाइडेड है, तो पहले ये देखिए लीजिएगा कि अगर सबसे पहले जो बेस्ट क्वेश्चन आता है उसके बाद भी आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन आने चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आप पहले मान लें ए सेक्शन से आपने एक क्वेश्चन किया, फिर बी सेक्शन से दूसरा क्वेश्चन कर रहे हो, फिर सी सेक्शन से तीसरा कर रहे हो, फिर दोबारा से ऐसे-ऐसे करोगे तो थोड़ी दिक्कत होती है चेकर को। ज़्यादा नहीं होती बट फिर भी थोड़ी दिक्कत होती है। जितना उनको रिलैक्स रखोगे, वो आपको मार्क्स भी उतने अच्छे देंगे, ठीक है? हाँ जी, आप दे तो सकते हैं बट एक बारी चेक कर लीजिएगा अपने रीजनल सेंटर पे जाके, ठीक है? जिनके दूर से जैसे मान लीजिए जिनका 2 तारीख से ये एग्ज़ाम है, उनके लिए इश्यू वाली बात है, वो नहीं कर पाएँगे। जिनका लेकिन बाद के एग्ज़ाम है, वो जाके अपना आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं या बाद के जो जिनके जितने भी बाद के आप एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे ना, वो अवेलेबल रहते हैं, वो जाके आप भर सकते हो। बट वो डिपेंड करता है आपके रीजनल टू रीजनल सेंटर, कोई रीजनल सेंटर अलाउ करता है, कोई नहीं करता है, ठीक है? नहीं, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा, आप किसी भी पेपर में फ़ेल हो जाएँ तो आपके सर्टिफ़िकेट में बैक, फ़ेल कुछ नहीं लिखा हुआ आएगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है? जोशी जी क्या सवाल है आपका? सही से बताएँ हमें समझ नहीं आया आपका। देखिए, आप अलग-अलग अपने जैसे एक स्टूडेंट ने फिर लिखा है जून सेशन के, ऐसा आप अलग-अलग लिखोगे ना तो हमें पता नहीं चलता, एक ही साथ सारी बातें लिखा करें। अब आप जून सेशन की क्या चीज़ पूछ रहे हो उसके लिए अब हमें आपके ऊपर के मैसेज पढ़ने पड़ेंगे तब जाके हमें समझ में आएगा। ठीक है? तो एक ही साथ में लिखा करें। देखिए, आप एक बारी में आप 18 सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो एग्ज़ाम फॉर्म में, ठीक है? देखिए, सिंपल सा फ़ॉर्मूला है आपका, जैसे 20 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, 20 मार्क्स में आपको 4 से 5 बताया तो उसको डबल कर दीजिए। जितने मार्क्स आपके जैसे मान लीजिए कोई 10 मार्क्स का है, फिर कोई 20 मार्क्स का है तो डबल-डबल करते रहिए मतलब करते रहिएगा। ठीक है? तो अपना आप पता चल जाएगा आपको कितने पेजेज़ चाहिए होता है। उसके लिए कोई अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। 20 मार्क्स के लिए 4 से 5 चाहिए होते हैं, तो ऐसे-ऐसे डबल-डबल करते जाओगे तो उसके लिए भी 5 से 6 ऐसे-ऐसे करके आपको पता चलते जाएँगे। ठीक है? देखिए अगर आप किसी प्रोग्राम के ग्रुप में जॉइन हुए हो तो प्रोग्राम में मोस्टली प्रोग्राम में रहते हैं, किसी-किसी प्रोग्राम में नहीं होंगे। ठीक है? मोस्टली प्रोग्राम में जैसे बड़े-बड़े प्रोग्राम हो गए, बीकॉम जी के प्रोग्राम में जाओगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ़ अपने फाइल्स में जाओ, फाइल्स में जाके स्क्रॉल डाउन करो, वहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएँगे या सिंपली आप सर्च बो ऑप्शन पे जाओ, सर्च ऑप्शन पे जाके अपना कोड लिख दो, वैसे ही मिल जाएँगे आपको। ठीक है? यहाँ पर सर्च करना थोड़ा ईज़ी है, लेकिन आप अगर प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर की साइड में जाओगे, वहाँ पर थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पहले आपको स्कूल्स में जाना पड़ेगा कि कौन-सा स्कूल है, कौन-सा डिपार्टमेंट है आपका, उसके बाद आपको ढूँढने पड़ेंगे, वहाँ पे मिलना थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पे मिलना थोड़ा आसान है। यहाँ पर आपको सिर्फ़ अपना कोड लिखना है, कोड लिखते ही आपका क्वेश्चन पेपर, बुक्स जो भी चीज़ है, मटीरियल वो आ जाएगा आपका, ठीक है?
नहीं, आपको देखो जिस भी स्टूडेंट की बैक आई है उसको दोबारा चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है असाइनमेंट, अगर वो पास है तो। वो अगर जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, जैसे अभी मान लीजिए दिसंबर में कोई एग्जाम दे रहा है, ठीक है? उस स्टूडेंट ने असाइनमेंट दे दिए, उसके मार्क्स चढ़ गए, वो पास हो गया और दिसंबर में उसने एग्जाम दिया, जनवरी में रिजल्ट आ गया, एक सब्जेक्ट में वो फेल हो गया जिसका असाइनमेंट उसने दे दिया, तो उसको दोबारा असाइनमेंट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको वो एग्जाम दोबारा देना होगा अगर वो एग्जाम में फेल है तो। ठीक है? तो असाइनमेंट दोबारा नहीं देना जब तक आप पास हो। एग्जाम आपको दोबारा तभी देना होगा, वही बात है, दोनों में वही बात है, जिसमें आप फेल होगे तो उस चीज को आपको दोबारा देना होगा, जब तक आप उस चीज में फेल हो तो दोबारा नहीं देना आपको। ठीक है? देखिए जो स्टूडेंट नहीं भर पाए, पहले तो आप एक बार ही ऑफलाइन जाने की कोशिश कीजिए, ऑफलाइन बनने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं भरता है तो अब आप जून में एग्जाम दीजिएगा। ठीक है? मई में आपके एग्जाम फॉर्म निकल जाएंगे, तब दे दीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, देखिए कोशिश कीजिए, या तो फिर आप अपना सेंटर चेंज करने की कोशिश कीजिए, किसी दूसरी सिटी में जाके एग्जाम देने की कोशिश कीजिए। या तो हो सकता है देखिए आपने अच्छे से तैयारी ना करी हो, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, जो चेकर्स हैं वो अच्छे मार्क्स नहीं दे रहे हैं आपको, तो कोशिश ये कीजिए कि आप सेंटर्स चेंज कर दीजिए, किसी दूसरी सिटी में जाके एग्जाम दीजिए। ठीक है? या रीचेकिंग के लिए अप्लाई कीजिए। ठीक है? यही सारे इश्यूज हो सकते हैं आपके। ठीक है? देखिए ऑफलाइन आपको अपने जो भी आपका सेंटर है, आपका रीजनल सेंटर, वहां पे जाना है। ठीक है? अब देखिए आपने अगर पासिंग मार्क्स क्वेश्चन कर दिया, ऐसा जरूरी नहीं है, देखिए कंपलसरी का कहीं कहीं अलग अलग मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन करना ही करना है, अगर वो क्वेश्चन नहीं करा तो फेल हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। कंपलसरी क्वेश्चन का मतलब होता है ये करने हैं। अगर आप नहीं भी कर पाए तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं, आपने बाकी क्वेश्चन किया उसमें आप पासिंग मार्क्स आपने अटेंड कर लिया तो आप पास हो। ठीक है? हाँ जी, एटलीस्ट आप 5 से कर लो, 5 कर लो, 4 भी कर लो, बहुत है आपके लिए। 5-6 करोगे, जितना ज़्यादा पीछे जाते रहोगे और आप इससे भी ज़्यादा कर सकते हो, आप 10 ईयर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। या तो मिनिमम आप 5-6 साल के कर लोगे, इनफ है। ठीक है? अगर आप नॉर्मली पासिंग मार्क्स या इससे ज़्यादा आप 70-60 मार्क्स लेके आना चाह रहे हो तो इतने मार्क्स आ जाएँगे आपके। अगर आपको डीपली रिसर्च करनी है तो भाई अच्छे से मार्क्स लेके आइए, अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको तो प्रीवियस ईयर जितना हो सके 10 ईयर, 15 ईयर जितने हो सके उतने ज़्यादा पढ़े, वो उतना ही अच्छे मार्क्स आ पाएँगे आपके। ठीक है? अली जी, हमने बता दिया आपके मार्क्स के बारे में कि मार्क्स को डबल करते जाइए, पेजेस आपके पता चलते जाएँगे कि कितने पेजेस कितने क्वेश्चन के लिए करने हैं। ठीक है? ग्रुप नंबर 3 हो गया था। ओके, एक बारी ग्रुप नंबर 4 में भी देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 4 होगा, लिंक नंबर 5 है। अब आप बताइए यहाँ पर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है, एग्जाम से रिलेटेड हो तो ही बताइएगा। चैट बॉक्स हमने ओपन कर दिया है ग्रुप नंबर 4 का, लिंक नंबर 5 है। अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, तो किसी स्टूडेंट का डाउट नहीं है यहाँ पे। ओके, तो हम मान के चल रहे हैं ग्रुप नंबर 4 में किसी स्टूडेंट के कोई डाउट नहीं है। ओके, बाकी हम देख लेते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 5 में एक बार पूछ लेते हैं, ग्रुप नंबर 5 में किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है। चैट बॉक्स ओपन कर दिया हमने, ग्रुप नंबर 5 वाले स्टूडेंट अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कोई डाउट हो तो। ग्रुप नंबर 5 है आपका और लिंक नंबर 6 होगी आपकी। है किसी स्टूडेंट का कोई डाउट? हाँ जी, बोलिए क्या डाउट है? देखिए जो प्रीवियस सेशंस के जो प्रीवियस ग्रुप्स के जो स्टूडेंट है, प्लीज वो मत पूछिए। आपके हमने पहले ही काफी बार सवाल बता दिए हैं। जो नए स्टूडेंट हैं जिनसे बात पाई है उनको पूछने देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
देखिए आपको अपने जो ऑफ़लाइन है वो अपने रीजनल सेंटर पे जाना है। रीजनल सेंटर पे जाके आपको एग्ज़ाम फ़ॉर्म वहाँ पर भी मिल जाएगा या आप ऑनलाइन भी डाउनलोड करके जा सकते हो एग्ज़ाम फ़ॉर्म। एग्ज़ाम फ़ॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड करो, उसको फ़िल कीजिए फिर डिमांड ड्राफ्ट बनाइए। अगर आपके रीजनल सेंटर वालों को डिमांड ड्राफ्ट चाहिए होगा तो डिमांड ड्राफ्ट बनाइए या कहीं-कहीं जैसे आपका जोधपुर है वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है, तो आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। रीजनल सेंटर जोधपुर वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है। ठीक है? तो आप ऑफ़लाइन जाइए, वहाँ पर आपको उसके अकॉर्डिंग दिए जाएँगे एग्ज़ाम फ़ॉर्म भरने दिया जाएगा, जहाँ पर अवेलेबल होंगे एग्ज़ाम आपके क्वेश्चन पेपर। जैसे कोई सेंटर है, उस सेंटर में 50 बच्चों ने एग्ज़ाम देने के लिए फ़ॉर्म भरा है, जिसमें से उनके पास कैपेबिलिटी या उनके पास क्वेश्चन पेपर 60 बच्चों के हैं। ठीक है? तो 60 बच्चे 10 बच्चे एक्स्ट्रा हैं उनके पास, तो 10 बच्चे वहाँ पर ऐड हो सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे दिए जाएँगे एग्ज़ाम सेंटर अगर अवेलेबल होंगी सीट्स तो, ठीक है? देखिए दूसरे ग्रुप्स के स्टूडेंट ना पूछे क्वेश्चन जो अभी जिन ग्रुप से हमारी बात नहीं हो पाई प्लीज़ वो पूछे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ग्रुप नंबर 6 मानवी जी आपका कोई है? क्वेरी आपका कोई डाउट तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मानवी जी आपकी कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके तो हम मान के चल रहे हैं। अब हम फर्स्ट ही लिंक पे चलते हैं, फर्स्ट लिंक पे ही शायद ओके एक बारी लास्ट ग्रुप में देख लेते हैं, लास्ट ग्रुप में किसी स्टूडेंट का कोई डाउट हो या हमसे कोई रह गया हो टॉपिक तो वो हमें क्लियर कर दीजिएगा। ग्रुप नंबर 10 चैट बॉक्स हमने ओपन कर दिया है, ग्रुप नंबर 10 है, लिंक नंबर 11 है। बताइए कोई आपका डाउट है? अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। देखिए सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है आपका जुलाई 2024 है तो आपके अभी एग्ज़ाम होंगे दिसंबर में। नहीं नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है एंड आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम नहीं है, ये शायद हमें पहले ही बता देना चाहिए था, हमने नहीं बताया। देखिए बहुत सारे प्रोग्राम सेमेस्टर बेस्ड शो होते हैं एडमिशन के टाइम वो बट सेमेस्टर बेस्ड नहीं है, वो ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है। तो आपका ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, ये सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम नहीं है, तो आपके जून में ही एग्ज़ाम होंगे। सेमेस्टर उसमें नहीं होंगे अभी दिसंबर में और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पासिंग मार्क्स जो आपको बताएँ वही रहेंगे आपके 100 में से 35 और 50 में से 18 ठीक है? नहीं एक्स्ट्रा पेजेज़ आप कैरी नहीं कर सकते हैं, नहीं आपको एक्स्ट्रा शीट्स दी जाएगी, ठीक है? ज़ूलॉजी के बारे में क्या जानना है? देखिए आप पूरी बात लिखेंगे तो ही हम बता पाएँगे, ज़ूलॉजी बोलोगे आप ज़ूलॉजी के बारे में बताइए तो हम ऐसे नहीं बता पाएँगे। हाँ जी, अगर देखिए आपका कोई प्रोग्राम बहुत पुराना प्रोग्राम है, उसको कम से कम 6-7 साल से ऊपर हो रखे हैं और उसमें से आप रिपीटेड क्वेश्चन ही कर रहे हो, तो वो इनफ है पासिंग मार्क्स के लिए, ठीक है? अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाना है तो उससे पे और पहले के जाइए, 10-15 साल के रिपीटेड क्वेश्चन देखिए, उसमें से आपके 90-80 मार्क्स ऐसे ही ईज़िली आ जाएँगे, ठीक है? अगर आपका 1 ही साल हुआ है, तब उसमें रिपीटेड क्वेश्चन देख रहे हो, तब वो आपके लिए पासिंग मार्क्स के लिए इनफ नहीं होगा, तब आपको असाइनमेंट भी फ़ॉलो अप करना पड़ेगा, ठीक है? तो असाइनमेंट को फ़ॉलो अप कीजिए, आराम से आप पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। देखिए जो आपका एडमिट कार्ड है, वो आपको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, अगर हम लिंक दे पाते तो दे देते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन डाउनलोड कर दीजिए, ऑनलाइन भी ईज़िली हो जाएगा, ठीक है? गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके लिखिए इग्नू हॉल टिकट दिसंबर 2024 ठीक है? वहाँ पे जाओगे तो आप आपकी हॉल हॉल टिकट आ जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी हॉल टिकट। देखिए, अगर पासिंग मार्क्स असाइनमेंट में कम हो तो आपको दोबारा से सबमिट करना होगा अपना असाइनमेंट, ठीक है? ऑनलाइन क्लासेस का अभी नहीं बता सकते हम, एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा? देखिए एडमिट कार्ड का हमने बता दिया है, गैस पेपर से पास हो जाएँगे, गैस पेपर के लिए हमने पहले भी मना किया है, गैस पेपर मत पढ़िए, उसमें से कुछ नहीं आता एग्ज़ाम में, अपना स्टडी मटीरियल पढ़िए, स्टडी मटीरियल नहीं पढ़ पाते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, उसमें से ही सारे क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है? देखिए
देखिए इंडक्शन मीटिंग हमने रिकॉर्डेड वाली भी अपलोड कर रखी है, आप वो देख सकते हैं, आपको कहीं जाने या सुनने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इंडक्शन मीटिंग में सिंपल सी वही चीज़ें होती है जहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है यूनिवर्सिटी और प्रोग्रामों के बारे में, ठीक है? तो वही सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, प्रोग्राम कब होता है, जो आपका प्रोग्राम है उसमें असाइनमेंट कब सबमिट होंगे, क्या-क्या ये सारी चीज़ें बताई जाती है। बट आपको डीपली नहीं बताया जाता है इंडक्शन मीटिंग में, सभी इंडक्शन मीटिंग में कहीं बताया जाता होगा बट मोस्टली किसी इंडक्शन मीटिंग में डीपली नहीं बताया जाता है। ठीक है? तो जो हमने इंडक्शन मीटिंग कंडक्ट करवाई थी उसकी रिकॉर्डिंग आपको ऑनलाइन मिल जाएगी या हमारे चैनल्स पे जाओगे, इंडक्शन मीटिंग करके सर्च कीजिएगा, वहाँ मिल जाएगी। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता रखी है बहुत अच्छे से। ठीक है? तो आप वो पढ़ोगे या सुनोगे तो अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी, ठीक है? ओके, ग्रुप नंबर 1 वाले स्टूडेंट ग्रुप 1 चैट बॉक्स में अपना डाउट्स लिख दीजिए, कोई आपके डाउट्स हैं तो। अप टू डेट वाले लिंक नंबर 1 ग्रुप 1 के स्टूडेंट जिनके भी कोई डाउट्स हों तो वो चैट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, पूछिए साक्षी जी क्या डाउट है आपका? एवरीथिंग क्लियर ओके और किसी का कोई डाउट? देखिए कोमल जी फिर से बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। बाकी चलो हम एक बारी आपको जल्दी-जल्दी बता देते हैं, उसमें ही थोड़ा समझ लीजिएगा जितना हो सके, ठीक है? देखिए 1 मार्क्स के लिए हमको आपको सभी को पहले ही बता रखा है, डीपली नहीं बताएँगे हम इस बारी पहले ही बता दिया है। इसको डीपली आप अच्छे से जाइएगा क्योंकि इसमें हम आधी-आधी जानकारी देंगे, पूरी नहीं देंगे इसमें, ठीक है? क्योंकि इसमें 1 वर्ड में भी ज़्यादा लिखना होता है, सिर्फ़ 1 वर्ड ही नहीं लिखना होता, लेकिन हम यहाँ पर 1 वर्ड ही बता के जा रहे हैं ताकि जल्दी कवर हो सके, ठीक है? तो इसलिए पूरा देखने के लिए आपको ये रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएँगे यूट्यूब पे, वहाँ पे चेक कर लीजिएगा या जब हम कल दोबारा लेंगे संडे को तो वहाँ पे एक बार आ जाइएगा, तो वहाँ पर हम दोबारा डीपली बताएँगे, ठीक है? तो 1 मार्क्स के लिए 1 वर्ड 2 मार्क्स के लिए 2 लाइन्स, 5 मार्क्स के लिए आधा पेज, ठीक है? 6 मार्क्स के लिए 1 पेज यानी कि फ्रंट साइड, बैक साइड इंक्लूडेड नहीं होती इसमें, सिर्फ फ्रंट साइड, ठीक है? 10 मार्क्स के लिए 2 पेजेस, 12 मार्क्स के लिए ढाई पेजेस, 15 मार्क्स के लिए 3 पेजेस, 20 मार्क्स के लिए 4 पेजेस, 25 मार्क्स के लिए 5 पेजेस, ठीक है? बाकी इसको डीपली समझने के लिए तो आपको कल का सेशन आना पड़ेगा या तो फिर जब ये लाइव रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेगा तो उसको आप एक बारी चेक कर लीजिएगा। उसमें हमने अच्छे से बता रखी है सारी चीज़ें। देखिए नंदिनी जी वो डिपेंड करता है अगर हमारे पास हमारे दिमाग में कोई दूसरे पॉइंट्स आए तो हम क्लियर करेंगे या और मोस्टली तो सेम ही रहेगी आपकी, बस ये है कि हमारे पास कोई नए पॉइंट्स आए या हमें कोई नई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी हो आपको, तो वो हम बताएँगे आपको कल टुमारो वाली जो भी आपकी संडे की होगी मॉर्निंग वाली। ठीक है? अभी तो हमें जैसे हमने सोचा है कि जैसे हम डायग्राम आपको दिखा सके, कुछ पीपीटी तैयार कर सके जिसमें हम आपको और अच्छी तरीके से जैसे डायग्राम वाली चीज़ हमने आपको सही से नहीं बता पाए थे इसमें, ठीक है? तो कोशिश करेंगे कि हम उसको थोड़ा बेहतर कर सकें नेक्स्ट वाली जो मीटिंग होगी उसमें थोड़ा और डीपली समझा सकें। तो हो सकता है कि नेक्स्ट वाली जो मीटिंग हो उसमें और डीपली आपको बताया जाए और चीज़ों के बारे में, ठीक है? हाँ जी, देखिए यादव जी हर चीज़ का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ हो गया, कोई सा भी प्रोग्राम हो आपका, ठीक है? देखिए बीएलआईएस के अलग होते हैं पासिंग मार्क्स, वो आप पोस्ट में चेक कर लीजिएगा, हमने सेंड कर रखा है पोस्ट, एक बारी वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा। देखिए किसी भी स्टूडेंट को सेमेस्टर बेस, ईयरली बेस जानना हो तो वो सिंपली अपना प्रोग्राम गाइड उठाए, उसमें बता रखा होता है ये सेमेस्टर बेस प्रोग्राम है, ईयरली बेस प्रोग्राम है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ज्योति जी अभी हम क्लासेस के बारे में नहीं बता सकते हैं। साक्षी जी देखिए आपके सेंटर पे कोर्स से कोई रिलेशन नहीं है इसका, आपको बस अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम फॉर्म भर के आ जाइए अपने रीजनल सेंटर में, ठीक है? वहाँ पर अवेलेबल हो चाहे ना हो उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है? देखिए एमबीए के कोर्स ज़्यादातर सारे सेमेस्टर बेस ही प्रोग्राम है, बाकी आप अपना एक बारी प्रोग्राम गाइड चेक कर लीजिएगा, ठीक है?
देखिए जो लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं उनको आप हिंदी में ही देना पड़ेगा आपको। बाकी जो आपके जैसे आपने बताया कोड, इसमें आपके कुछ कोर्सेज भी होते हैं, जैसे वो आपके हिंदी लैंग्वेज में ही रहेंगे क्योंकि वो हिंदी के ही क्वेश्चन पेपर है तो वो हिंदी में ही रहेंगे। बाकी जो आपके इलेक्टिव कोर्सेज होंगे वो आपके इंग्लिश में भी आएंगे, हिंदी में भी आएंगे, दोनों में आएंगे। ठीक है, तो आप उनको दे सकते हो इंग्लिश में। ठीक है, तो बस ये बात ध्यान में रखिए, जो भी क्वेश्चन पेपर 2 मीडियम में आ रहा है, 3 मीडियम में आ रहा है, जिस भी मीडियम में आ रहा है उतने मीडियम में आप एग्जाम दे सकते हो। हाँ जी, जिसका भी एग्जाम छूट गया है वो दोबारा एग्जाम दे सकता है। देखिए जितना आप अच्छे मार्क्स, जितना अच्छा लिखोगे आप, तो देखिए किसी किसी स्टूडेंट के 70 भी आ रखे हैं, 60 भी, 80 भी आ रखे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स भी आते हैं, बेकार बेकार भी मार्क्स आते हैं, जीरो भी मार्क्स आते हैं। तो जैसा आप लिखते हो उस अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स भी मिलते हैं। देखिए ये सारी चीजें हमने आपको बता रखी है, सारे टॉपिक्स को बार बार दोबारा रिपीट करना पॉसिबल नहीं होता है हमारे लिए। ठीक है, तो या तो आप रिकॉर्डेड सेशन देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड सेशन में हमने बता रखी है सारी चीजें, आप वो देख लोगे। ठीक है, या तो हम कल दोबारा लेंगे ये सेशन, तब आप हमसे दोबारा ये सारी चीजें पूछ सकते हो, या दोबारा सुन लीजिएगा तब। ठीक है, दोबारा हम बता देते हैं फिर भी आपको। देखिए इनफ नहीं कहा जा सकता, थोड़ा बहुत आप दूसरी चीजें भी पढ़ें, अपनी स्टडी मटेरियल भी पढ़ें। असाइनमेंट इनफ नहीं है, आप थोड़ा सा स्टडी मटेरियल भी पढ़ें। ठीक है, क्योंकि न्यू कोर्स है, असाइनमेंट भी पढ़ें, उसमें से भी क्वेश्चन आएंगे और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। बट अपना स्टडी मटेरियल भी पढ़ें। ये नहीं कि आप पूरा असाइनमेंट के भरोसे जा रहे हो, इतना भी इजी एग्जाम नहीं बनाया जाएगा आपका कि आप असाइनमेंट के भरोसे ही पूरा निकल जाए। ठीक है, तो थोड़ा आप अपनी भी मेहनत करोगे तब जाके पास होगे। देखिए आपको सिर्फ आईडी कार्ड और हॉल टिकट ले जानी है और कुछ नहीं ले जाना एग्जाम सेंटर में। ठीक है, देखिए 75 मार्क्स के लिए 27 मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है, देखिए पूरी बात लिखा करें, एग्जाम दोबारा हो जाएंगे ऐसे हमें पता नहीं चलेगा। पूरी बात लिखे तो ही हमें पता चल पाएगा। देखिए हिंदी ऑनर्स हो चाहे कोई सा भी लैंग्वेज कोर्स हो, आप उसकी दूसरी लैंग्वेज में दे सकते हो, अगर आपका वो जो पेपर है वो आपको अलाउ करे। अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिंट हो रहा है तो आप उसको दे सकते हो। बस ये याद रखिए कि जो लैंग्वेज कोड होते हैं वो हमेशा एक में ही आते हैं। तो आपके जो भी कोड मेन कोर्स होंगे, जैसे आपका 101 होगा, 102 होगा, ये सारे कोड आपके हिंदी में ही आएंगे, इंग्लिश में नहीं आएंगे, क्योंकि लैंग्वेज ही हिंदी सब्जेक्ट है। ठीक है, ABC, ये सारी आइडिया आपको कुछ नहीं ले जानी, बस आईडी कार्ड ले जाइए और हॉल टिकट ले जाइए, बस और कुछ नहीं ले जाना आपको। ये सारी चीजें हमने बता दिया आपको। हाँ जी, MEG में जो आपके पासिंग मार्क्स है वो 40 है 100 में से। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, बता दिया है हमने, बता दिया है। देखिए हॉल टिकट जो, हाँ जी, देखिए जिस भी सेमेस्टर के आपके असाइनमेंट सबमिट नहीं हुआ वो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप दे सकते हो। देखिए पता करने का तरीका बस यही है, आप अपना स्टेटस चेक करते रहिए असाइनमेंट का, उसमें ही पता चलेगा कि आपके असाइनमेंट चेकर्स के पास आपके सेंटर्स पे पहुंचे हैं नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, ये दोनों अलग है, हॉल टिकट और एग्जाम फॉर्म दोनों चीजें अलग हैं। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए पैटर्न के लिए।
देखिए आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके लिखिए इग्नू रीजनल सेंटर दिल्ली 3, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर स्टडी सेंटर पे क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको सारे सेंटर्स की लिस्ट मिल जाएगी कि कौन-कौन से सेंटर आपके दिल्ली 3 के अंडर आते हैं। देखिए आपने कैसे सबमिट किए थे वो बताइए? अगर आपने ऑफ़लाइन जाके सबमिट किए थे तो वेट कीजिए आपके मार्क्स आ जाएँगे। अगर आपने बाय पोस्ट थ्रू किए थे या ऑनलाइन सबमिट किए थे, ऑनलाइन भी आ जाते हैं, बाय पोस्ट किए हैं तो वहाँ पर आपको स्टेटस चेक करते रहना पड़ेगा जहाँ पे भी आपने जिस भी पोस्ट की सर्विस के द्वारा सेंड किए थे, भेजे थे। ठीक है? ऑफ़लाइन किए तो आप वेट कीजिए आपके मार्क्स अपडेट हो जाएँगे क्योंकि ऑफ़लाइन में ज़्यादा मिसप्लेस होने के चांसेस नहीं रहते, ऑफ़लाइन में सबसे कम रहते हैं। उसके बाद आपके रहते हैं ऑनलाइन में और सबसे ज़्यादा मिसप्लेस होने के चांसेस रहते हैं बाय पोस्ट वालों के। ठीक है?